तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परमार एसएससी पर। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे CBT 2 हो NTPC का और चाहे ग्रुप डी हो। ठीक है, लगभग 300 क्वेश्चन रहने वाले हैं इस क्लास में, और ये 300 क्वेश्चन जो है लगभग 500 क्वेश्चन जो है आपको तैयार करवा के जाएंगे। क्लास में थोड़ी सी देरी हुई, इसलिए मैं आपसे सर्वप्रथम माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, कुछ कारण रहे और आवाज़ से आपको आज भी लग रहा होगा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी भी है। ठीक है, कोई नहीं, सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए हम लोग क्लास को करते हैं शुरू। ठीक है, तो इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में इसीलिए प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि आप सभी लोग 1.5 या फिर 2x पर भी देख सकें और इस क्लास को अच्छे से रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो चलो भाई क्लास को करते हैं शुरू। स्क्रीन पर रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि विंडोज 11 व्हाट डज द Alt+D कीबोर्ड शॉर्टकट डू इन द फाइल एक्सप्लोरर और अ वेब ब्राउजर। जो Alt+D होता है, ठीक है, Alt+D की बात कर रहा है, तो Alt+D का शॉर्टकट आपके फाइल एक्सप्लोरर में क्या होता है। एक शॉर्टकट इसके लिए भी होता है, आपसे पूछ लेगा कि फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको विंडो की के साथ आपको ई प्रेस करना पड़ेगा, आपको फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। बात करते हैं Alt+D की। जब Alt+D हम प्रेस करते हैं, कह रहा है डिस्प्लेज डेस्कटॉप, ये नहीं करता है। फोकसेस द एड्रेस बार, बिल्कुल ठीक है, जो भी आपकी एड्रेस बार होती है फाइल एक्सप्लोरर की, आपने कभी कोई फाइल ओपन करी होगी तो फाइल जो आपकी ऊपर रिबन होती है, रिबन के जस्ट नीचे जो है वो एक सर्च बार होती है, यानी कि वो फाइल का पाथ दिखाता रहता है कि जो हायरार्की में आप फोल्डर्स को ओपन करते जाते हो तो वो उसमें शो करता है। तो उसी एड्रेस बार को वो फोकस कर देता है ताकि आप वहां से कोई भी चीज किसी भी पाथ पर पहुंच पाओ। ठीक है, इट फोकसेस द एड्रेस बार। तो बाकी की अगर बात करें, कह रहा है कि डिस्प्लेज डेस्कटॉप। सपोज दैट आप कई सारे एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हो और आप सिर्फ डेस्कटॉप पे जाना चाहते हो, डिस्प्ले करना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको विंडो की के साथ आपको डी प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है ना, विंडो की के साथ आपको डी प्रेस करना पड़ेगा। फिर कह रहा है डिलीट द सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर। कोई भी फाइल सेलेक्टेड होगा, कोई भी फाइल या कोई भी फोल्डर, उसको सिंपली डिलीट करने के लिए आप डिलीट बटन प्रेस कर सकते हो। ठीक है, कीबोर्ड में आपके जो एरो कीज होती है, एरो कीज के जस्ट ऊपर 4 कीज आपको मिलती है। एक इंसर्ट होती है, एक डिलीट होती है, एक होम, एक एंड, एक पेज अप और पेज डाउन। तो उसी डिलीट से पर्टिकुलर फाइल को अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है, बिना सेलेक्ट किए वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपकी फाइल सेलेक्ट है तो वो डिलीट बटन प्रेस करते ही फाइल डिलीट हो जाएगी। अच्छा, एक कारण और यहां पे होता है, क्वेश्चन और बन सकता है। क्या क्वेश्चन बनेगा, जब आपने डिलीट बटन को प्रेस किया तो ये फाइल कहां पहुंचती है। ठीक है, ये फाइल पहुंचती है आपकी रिसाइकिल बिन में। कहां पहुंचती, रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन एक आपका फोल्डर होता है, जितनी भी फाइल्स आप डिलीट करते हो, तो ये सिस्टम इसलिए रखा गया है इनकेस आपसे फाइल जो है कोई धोखे से डिलीट हो जाए, आप चाहते हो कि नहीं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट फाइल थी, तो रिसाइकिल बिन में जाके जो फाइल्स आप डिलीट किए कर चुके होते हो वो फाइल सारी की सारी उसमें उस फोल्डर में शो करता है। सपोज दैट आपको उस फाइल को रिस्टोर करना है, आप उस फाइल को सेलेक्ट करिए, है ना, और राइट क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू खुल के आएगा और उस मेन्यू में लिखा होगा रिस्टोर। जैसे ही इसको लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट करेंगे तो फाइल रिस्टोर हो जाएगी, यानी कि जिस पाथ से, जिस फाइल या फोल्डर या जिस ड्राइव से आपने फाइल डिलीट करी होगी वो फाइल वहीं जाके सेव हो जाएगी दोबारा से, यानी कि रिस्टोर हो जाएगी। एक क्वेश्चन फिर और बनता है कि आप चाहते हो कि मैं ये फाइल जो है बिना रिसाइकिल बिन में जाए इसको मैं डिलीट करूं, तो उसके लिए शॉर्टकट होता है, फाइल को आप सेलेक्ट करिए, उसके लिए शॉर्टकट होता है शिफ्ट के साथ डिलीट बटन। ठीक है, फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी
फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी, लेकिन डिलीट होने के बाद वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। डुप्लीकेट्स द करंट टैब, अगर हम वेब ब्राउजर की बात करें, चाहे क्रोम हो चाहे ओपेरा हो, अगर हम किसी भी टैब को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप पर्टिकुलर टैब पर आप क्लिक करिए, तो वहीं पर लिख के आएगा डुप्लीकेट, ठीक है ना। तो भाई सेम टैब जो है आपकी ओपन हो जाएगी, यानी कि डुप्लीकेट हो जाएगा उस टैब का, ठीक है ना। तो ऑल्ट प्लस डी आप समझ गए होंगे। बात कर लेते हैं कुछ और शॉर्टकट्स की जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। कह रहा है कि स्विच बिटवीन ओपन एप्स, डिफरेंट एप्स पर आप काम कर रहे हो एक ही समय पर, तो आप चाहते हो कि मैं किसी शॉर्टकट के माध्यम से उन एप्स पर स्विच कर जाऊं, तो उसके लिए शॉर्टकट होता है आपके पास ऑल्ट के साथ टैब, है ना। ऑल्ट के साथ जब आप टैब प्रेस करोगे तो ये फंक्शन काम करेगा। कह रहा क्लोज द एक्टिव आइटम और एग्जिट द एक्टिव ऐप, तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करना पड़ेगा। लॉक योर पीसी, पीसी को अगर आपको लॉक करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, विंडो की। अब देखो मैं ये विंडो की जो है वो बार बार नहीं लिखूंगा, उसके लिए मैं एक सिंबल यूज करूंगा ये वाला, तो आप समझ जाइए ये विंडो की का सिंबल है, ठीक है। तो विंडो की के साथ अगर आपको L प्रेस करना है, L प्रेस करेंगे तो आपका पीसी जो है वो लॉक हो जाएगा। डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप, ठीक है, अगर आपको डिस्प्ले को सारे प्रोग्राम्स को हाइड करते हुए आपको सिर्फ डायरेक्ट डिस्प्ले पर पहुंचना है, मैंने अभी बताया भी था आपको, तो क्या करना पड़ेगा, विंडो की के साथ आपको डी प्रेस करना पड़ेगा। सर्च फॉर फाइल और फोल्डर इन ए फाइल एक्सप्लोरर, किसी भी फाइल को आपको सर्च करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F3 प्रेस करना पड़ेगा। डिस्प्ले द एड्रेस बार, ठीक है, एड्रेस बार को अगर आपको डिस्प्ले करना है तो F4 प्रेस कर दीजिए आसानी से। अगले शॉर्टकट की बात करें, कह रहा है रिफ्रेश द एक्टिव विंडो, अगर हम रिफ्रेश की बात करते हैं तो आपको क्या प्रेस करना पड़ता है, F5। रिफ्रेश क्यों करते हैं कि कभी कभी सिस्टम क्या होता है, कुछ फाइल्स के हिसाब से मैसअप हो जाता है, तो उसके रेट को बढ़ाने के लिए, यानी कि उसके रिफ्रेश रेट को बढ़ाने के लिए, ताकि सिस्टम जो है स्मूथली काम करे, तो हम रिफ्रेश का फंक्शन यूज करते हैं, तो F5 से वो इजीली हो जाता है। साइकिल थ्रू स्क्रीन एलिमेंट्स इन अ विंडो और ऑन द डेस्कटॉप, सपोज दैट कोई भी विंडो आपकी खुली हुई है किसी भी एप्लीकेशन की, तो कह रहा है कि साइकिल थ्रू स्क्रीन एलिमेंट्स, अब उस स्क्रीन एलिमेंट्स पर आपके पास कई सारे ऐसे कमांड होंगे जो काम करेंगे, तो उनमें अगर आपको मूव करना है तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, आपको F6 प्रेस करना पड़ेगा, है ना। सेट फोकस टू द फर्स्ट आइकन इन द सजेस्टेड एक्शन मेन्यू, सेट फोकस टू द फर्स्ट आइकन इन द सजेस्टेड एक्शन मेन्यू, तो इसके लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, आपको Alt प्लस A, क्या प्रेस करना पड़ेगा, Alt प्लस A प्रेस करना पड़ेगा। सो योर पासवर्ड ऑन द साइन इन स्क्रीन, जब आप किसी भी स्क्रीन पर साइन इन कर रहे हो तो ना पासवर्ड अगर आपको दिखाना है तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, Alt के साथ F8, क्या करना पड़ेगा, Alt के साथ F8। साइकिल थ्रू आइटम्स इन ऑर्डर इन विच दे आर ओपनड, इसके लिए क्या करोगे भाई, इसके लिए आपको Alt के साथ एस्केप बटन प्रेस करनी पड़ेगी। परफॉर्म द कमांड फॉर द लेटर, परफॉर्म द कमांड फॉर द लेटर। अब देखो होता क्या है कि कभी कभी, जैसे मैंने आपको, हो सकता है आपने देखा हो कि किसी भी, जैसे MS वर्ड पे ही काम कर रहे हो या फाइल एक्सप्लोरर पे ही काम कर रहे हो, तो यहां पर लिखा है फाइल, अलग अलग टैब होती हैं, फाइल है, होम है, व्यू है, वगैरह वगैरह। तो जैसे ही आप ऑल्ट बटन प्रेस करते हो, तो ऑल्ट बटन के प्रेस करते ही जितने भी एक्टिव मेन्यू होते हैं एज ए शॉर्टकट, उनके नीचे एक अंडरलाइन बन जाती है। इसका मतलब ये है, अगर ऑल्ट की के साथ अगर आप उस अंडरलाइन वाले लेटर को प्रेस करोगे तो वो उसी तरीके से काम करेगा जैसे आप माउस को लेफ्ट क्लिक से उसको ओपन कर रहे हो। जैसे आप माउस ले गए, यहां पर आपने होम पे क्लिक कर दिया, तो जैसे माउस काम करेगा उस ऑप्शन को ओपन करने के लिए, उसी तरीके से ये ऑल्ट के साथ ये भी काम करेगा। ऑल्ट के साथ अंडरलाइन लेटर अगर आप प्रेस करते हो
अंडरलाइंड लेटर, ठीक है ना। परफॉर्म द कमांड फॉर दैट लेटर, अब आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो उस कमांड को परफॉर्म करने के लिए हमें ऑल्ट के साथ वो अंडरलाइंड लेटर जो है वो प्रेस करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, तो आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब ये स्क्रीन है, जैसे ही मैंने ऑल्ट को प्रेस किया, देख पा रहे होंगे पर्टिकुलर, जैसे होम है, होम के साथ H प्रेस हो गया, इंसेक्ट है तो N हो गया, ड्रॉग JI हो गया, डिजाइन का Z हो गया। इसका मतलब ये है, अगर मैं ऑल्ट बटन के साथ ये लेटर प्रेस करूंगा, जैसे मैं ऑल्ट के साथ अब मैं P प्रेस करने जा रहा हूं, तो देखना ये लेआउट वाला ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। देखो लेआउट वाली टैब एक्टिव हुई। अब इस लेआउट टैब में जितने भी मेन्यू हैं, मैं कह रहा हूं कि ओरिएंटेशन पे मुझे जाना है, तो ऑल्ट के साथ मैं O प्रेस करूंगा, देखो ओरिएंटेशन वाला खुला कि नहीं खुला। तो इस तरीके से भी हम इन शॉर्टकट्स का यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऑल्ट प्रेस करेंगे, सारे लेटर एक्टिव हो जाएंगे। जिस मेन्यू को आपको जाना है उस पर आप ऑल्ट के साथ उस अंडरलाइन लेटर को क्लिक करिए, कॉम्बिनेशन के साथ में आपका काम हो जाएगा। फिर कह रहा है कि डिस्प्ले प्रॉपर्टीज फॉर द सिलेक्टेड आइटम। कोई भी आइटम सिलेक्टेड है, अगर उसकी प्रॉपर्टीज को देखना है तो आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट के साथ एंटर की, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। ओपन द शॉर्टकट मेन्यू फॉर द एक्टिव विंडो। जो भी एक्टिव विंडो है उसके लिए अगर शॉर्टकट मेन्यू ओपन करना है तो भाई ऑल्ट के साथ आपको स्पेस बार प्रेस करनी पड़ेगी। क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट को अगर आपको क्लोज करना है तो कंट्रोल के साथ F4 भी कर सकते हो, या फिर ऑल्ट के साथ F4 भी कर सकते हो। डिलीट द सिलेक्टेड आइटम एंड मूव इट टू द रिसाइकिल बिन, ठीक है। अगर आपको डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ D भी कर सकते हो, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और सिंपली डिलीट बटन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। डिलीट द सिलेक्टिव आइटम एंड मूव इट टू द रिसाइकिल बिन, तो कंट्रोल+D भी कर सकते हो, लेकिन फाइल या फोल्डर जो है वो सेलेक्ट होना जरूरी है। बिना सेलेक्ट हुए कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। ओपन सर्च ऑप्शन को ओपन करने के लिए कंट्रोल+E का भी यूज कर लेते हैं। रिफ्रेश द एक्टिव विंडो मैंने आपको बताया था, या तो F5 प्रेस कर लो, है ना, या फिर कंट्रोल के साथ R कर लो, ठीक है। CTRL कंट्रोल के साथ R। आगे देखते हैं ओपन स्टार्ट मेन्यू। अगर आपको ओपन करना है तो सिंपली आप विंडो की को प्रेस कर सकते हो, या फिर आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल के साथ एस्केप बटन, है ना। कंट्रोल के साथ एस्केप बटन अगर आप प्रेस करोगे तो आपका स्टार्ट मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। ओपन टास्क मैनेजर इंपॉर्टेंट है ना। टास्क मैनेजर को अगर आपको ओपन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट होगा कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एस्केप बटन, है ना। एस्केप बटन जो है वो कीबोर्ड में सबसे टॉप पर लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर पे होती है एस्केप बटन। डिस्प्ले द शॉर्टकट मेन्यू फॉर द सिलेक्टेड आइटम। अगर किसी भी आइटम के लिए शॉर्टकट मेन्यू ओपन करना है, किसी भी सिलेक्टेड आइटम के लिए, सपोज कोई फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट किया है, आप उस पर राइट क्लिक करोगे तब जाके वो मेन्यू खुल के आएगा। आप चाहते हो फाइल को सिलेक्ट करिए, तुरंत उसकी सेलेक्टेड मेन्यू शॉर्टकट मेन्यू जो है उसके लिए ओपन हो जाए, तो उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा शिफ्ट के साथ F10, ठीक है। डिस्प्ले ऑल फोल्डर्स अबव द सेलेक्टेड फोल्डर। अब देखो, जो भी सिलेक्टेड फोल्डर है उसके अंदर के सारे फोल्डर जो हैं वो आपको सेलेक्ट हो जाएं, उसके लिए क्या, डिस्प्ले ऑल फोल्डर्स अबव द सेलेक्टेड फोल्डर। जो भी सिलेक्टेड फोल्डर है उसके ऊपर के सारे फोल्डर जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएं, तो आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ E, है ना। क्रिएट अ न्यू फोल्डर, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा। अगर आपको नया फोल्डर बनाना है, जब तक आप राइट क्लिक करोगे, ठीक है, न्यू पे जाओगे, फोल्डर पे जाओगे, तब तक फोल्डर क्रिएट हो चुका होगा विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट। तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ आपको N प्रेस करना है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई।
डिस्प्ले ऑल सब फोल्डर्स बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये सीजीएल में पूछा भी गया है। मैं सीजीएल की अगर मैं बात करूं, सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। डिस्प्ले ऑल सब फोल्डर्स अंडर द सेलेक्टेड फोल्डर। अब देखो, जब आप विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करते हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नेविगेशन पेन दिखता है। उस नेविगेशन पेन पे आपको हायरार्की दिखती है फोल्डर्स की, किसी ड्राइव में कितने फोल्डर, उस पर्टिकुलर फोल्डर में फिर कितने फोल्डर, जो आपने फोल्डर सेलेक्ट कर रखा है उसके अंदर कितने फोल्डर हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे सब फोल्डर्स को अगर आपको डिस्प्ले करना है तो उसके लिए शॉर्टकट होता है नमलॉक, जो आपकी न्यूमेरिक कीपैड होता है, ठीक है, उसी में आपकी एक नमलॉक की होती है। तो नमलॉक की के साथ अगर आपको एस्टेरिक साइन प्रेस करोगे, ठीक है, ये जो स्टार वाला, ठीक है, एस्टेरिक साइन आप प्रेस करोगे तो आपके उसमें जितने भी सब फोल्डर्स होंगे वो आपको दिख जाएंगे। क्लियर है बात? आगे देखते हैं। डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड फोल्डर। अब देखिए, कोई भी फोल्डर आपने सेलेक्ट किया है, अब उस पर्टिकुलर सेलेक्टेड फोल्डर के अंदर का कंटेंट आपको देखना है उसी नेविगेशन पेन के अंदर। तो आपको ये कैसे दिखेगा? बिल्कुल सेम रहेगा, नम लॉक के साथ। नम लॉक के साथ इस बार आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? प्लस साइन। देखो, सारे के सारे आपको देखने हैं तो प्लस साइन। अब कोलैप्स करना है यानी कि हाइड करना है, तो हाइड के लिए यानी कि इसी का अपोजिट हो जाएगा। तो नम लॉक की के साथ, ठीक है, नम लॉक की के साथ आपको प्रेस करना पड़ेगा क्या? माइनस साइन। ठीक है, मैं लिखे भी दे रहा हूं, नहीं तो आपको हो गया प्लस के साथ माइनस कैसे। ठीक है, नम लॉक की के साथ आपको माइनस साइन प्रेस करना पड़ेगा। सारे के सारे सेलेक्टेड फोल्डर्स जो है वो क्या हो जाएंगे? कोलैप्स हो जाएंगे। ओपन फाइल एक्सप्लोरर इजिली मैंने बताया, विंडो की के साथ आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा मेरे भाई? ई प्रेस करना पड़ेगा। अब देखो, ओपन सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है। किसी भी सिस्टम की जो सेटिंग्स होती हैं उसको अगर आपको ओपन करना है तो विंडो की के साथ आपको आई प्रेस करना पड़ेगा। क्लियर? लॉक योर पीसी और स्विच अकाउंट्स मैंने अभी बताया था आपको, विंडो की के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? एल प्रेस करना पड़ेगा। मिनिमाइज ऑल विंडोज को मिनिमाइज करना है तो विंडो की के साथ आपको एम प्रेस करना पड़ेगा। अब मिनिमाइज की विंडोज को वापस से रिस्टोर करना है तो बस वही रहेगा, लेकिन साफ में क्या आ जाएगा? शिफ्ट, और बीच में आ जाएगा शिफ्ट। विंडो की के साथ शिफ्ट के साथ एम। मेरे भाई इसको ध्यान रखना, ये विंडो की का सिंबल है, मैं बार बार ना लिखूं, इसलिए अगर कोई बीच में देख रहा होगा तो उसको ये ना समझ में आ जाएगी ये हैज क्या है। तो हैज का मतलब ये विंडो की है, मैं बार बार विंडो की ना लिखूं इसलिए सिंबल का यूज कर रहा हूं। विंडो की के साथ शिफ्ट के साथ एम यूज करोगे। ओपन द रन डायलॉग बॉक्स इंपॉर्टेंट है। अगर रन डायलॉग बॉक्स को अगर आपको ओपन करना है तो विंडो की के साथ आपको आर प्रेस करना। ओपन स्टार्ट सेटिंग सिस्टम अबाउट पे जाना है तो आपको क्या करना है? हैज के साथ आपको पॉज बटन प्रेस करनी है, यानी कि हैज नहीं, विंडो की के साथ आपको पॉज बटन प्रेस करनी है। पॉज बटन जो है वो आपको वही जो आपकी एरो की होती है, एरो की के जस्ट ऊपर आपको इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड मिल जाएगा। उसी के जस्ट ऊपर प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, पॉज, ब्रेक की बटन्स होती हैं, 3 बटन्स। एक पॉज होता है, ठीक है, उसी के नीचे एक लाइन होती है और नीचे लिखा होता है ब्रेक, है ना। तो इस बटन का इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी सिस्टम की सेटिंग्स को आप देख पाओगे। ठीक है, अबाउट सेक्शन पे जाएगा, मतलब कि उस सिस्टम्स में क्या क्या फीचर्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो उस सिस्टम के बारे में आप जान पाओगे विंडो की के साथ पॉज बटन का यूज करते हुए। सेव फुल स्क्रीन स्क्रीनशॉट टू अ फाइल, सिंपल है। आपको क्या करना पड़ेगा? विंडो की के साथ आपको प्रिंट स्क्रीन के बटन का यूज करना पड़ेगा। एक बटन होती है प्रिंट स्क्रीन नाम की, है ना, तो इसका यूज आप कर लोगे। तो आई होप कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स जो थे वो आपने यूज कर लिए होंगे। यूज क्या आपने समझ लिए होंगे, जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। Which of these element is not a part of the standard Windows 7 desktop? Which of these element is not a part of standard Windows? अब कह रहा है कि जो Windows 7 थी उनमें से इसका कौन सा एक एलिमेंट नहीं है। नोटिफिकेशन एरिया, स्टार्ट बटन, टास्क बार, ये तीनों होते थे, लेकिन कंट्रोल पैनल जो है वो नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका
सही जवाब हो जाएगा। एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो डेस्कटॉप पे जो फीचर आते हैं उसमें नोटिफिकेशन आ जाता है, स्टार्ट बटन आ जाती है, टास्क वाला, लेकिन कंट्रोल पैनल जो है आपका अंदर सिस्टम में रहता था, लेकिन डेस्कटॉप की बात नहीं हो रही है। What does the abbreviation EVCDIC stand for? बताइए, EVCDIC stand for ये क्या है? अगर हम EVCDIC के मतलब की बात करूं तो इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये जो है, जो ASCII होता है हमारा, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसके लिए ए जो है वो इसके लिए सही जवाब होगा। अगर मैं EBCDIC की बात करूं तो ये भाई 8 बिट कैरेक्टर कोड होता है ना। कितना होता है? 8 बिट कैरेक्टर कोड होता है, और ये 256, ठीक है, रिप्रेजेंट्स 256 कैरेक्टर्स, ठीक है। जिस तरीके से हमारा ASCII होता था, आप कमेंट में जल्दी से ASCII का फुल फॉर्म बताएंगे। जिस तरीके से हमारा ASCII जो है वो 7 बिट कैरेक्टर पे काम करता है, ठीक है, 7 बिट कैरेक्टर कोड, और ये रिप्रेजेंट करता है कितना? ये रिप्रेजेंट करता है आपका 128 कैरेक्टर, यानी कि कहां से कहां तक? 0 से लेकर 127, 0 से लेकर 127 नंबर्स तक रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो आपके कुछ नंबर्स हो गए, स्मॉल लेटर्स हो गए, कैपिटल लेटर, उनके लिए एक अलग कोडिंग चलती थी। उसी से ये सिस्टम जो है वो चीजें कंप्यूटर सिस्टम जो है पहले समझता था। तो एक ASCII चलता था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन था EBCDIC। तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड ASCII का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। कितने कोड यूज करता है मैंने बता दिया, कितने बिट यूज करता है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप उसकी बिट लेंथ पूछ लें, ठीक है, अगर पूछ ले EBCDIC जो कोड एब्रीविएशन है ना, जो कोड एक्सचेंजेस है, तो उसमें उसकी बिट लेंथ कितनी होती है? तो 8 बिट बताएंगे। अगर ASCII में पूछ ले तो वो 7 बिट होती है। अब जल्दी से ASCII का फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस टू क्रिएट अ फाइल, टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन वर्डपैड ऑन अ विंडोज कंप्यूटर। अब देखो, वर्डपैड में आपको एक नई फाइल बनानी है, तो सिंपल सा है। उसके लिए क्या ही करना पड़ेगा आपको? फाइल पे जाओगे, ठीक है, उस एप्लीकेशन को आप ओपन करिए, फाइल पर जाइए, न्यू पे जाइए। न्यू फाइल ऑप्शन नहीं होता है कोई, फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाएंगे, आपकी जो नई फाइल है वो बन जाएगी। अब ये मोस्टली जो है वो हर एक एप्लीकेशन में होता है। अब वर्डपैड की जगह MS वर्ड भी कर सकता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी कर सकता है, एक्सेल भी कर सकता है, नोटपैड भी कर सकता है। सारे चीजों के लिए नई फाइल बनाने के लिए आपको फाइल पर जाना पड़ेगा, न्यू पे जाना पड़ेगा। इन केस आपको शॉर्टकट का यूज करना है तो शॉर्टकट का यूज आप कर सकते हो Ctrl+N का, है ना, Ctrl+N का। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं अभी एक फाइल पे काम कर रहा हूं, मुझे लगा मुझे दूसरी फाइल चाहिए, मैंने Ctrl+N कर दिया। देख पा रहे होगे एक दूसरी फाइल खुल गई डॉक्यूमेंट 2 के साथ। पहली फाइल क्या थी? पहली फाइल तो यही थी जिसपे मैं काम कर रहा था, लेकिन मैंने कहा मुझे एक नई फाइल और चाहिए, तो मैंने Ctrl+N प्रेस कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि नई फाइल जो है वो क्रिएट हो गई। समझ के बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, फाइल पे जाओगे आप, ये फाइल ऑप्शन दिख रहा है, तो फाइल पर क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इस तरीके का। तो यहां से जाने के बाद आप न्यू पे जाओगे। अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है तो आप यहां से ओपन कर ले, वो फाइल को सेव करना है, ठीक है, Ctrl+S भी कर सकते हो। सेव एज के लिए आप F12 प्रेस कर सकते हो। प्रिंट करने के लिए आप Ctrl+P भी यूज कर सकते हो। पेज सेटअप है, सेंड एन ईमेल, ये तमाम सारे ऑप्शन आप फाइल ऑप्शन पे जाके यूज कर सकते हो। ये वर्डपैड का सेटअप है ना। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग शॉर्टकट्स, लिंक्स एंड डेस्कटॉप विजुअल लेआउट। शॉर्टकट, लिंक्स एंड डेस्कटॉप विजुअल लेआउट को आप किससे मैनेज करते हो? तो वही विंडोज सेल नाम का एक फीचर होता है। इसका विंडोज सेल नाम का एक फीचर होता है, वहां से आप ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी, है ना। फाइल एक्सप्लोरर बता दिया, टास्क शेड्यूलर और कमांड प्रॉम्प्ट। इस तरीके से हमारा जब आप कमांड प्रॉम्प्ट को कैसे ओपन कर सकते हो, तो आप विंडो की के साथ
विंडो की के साथ R प्रेस करेंगे, है ना, एक रन डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि आप कमांड प्रॉम्प्ट को, पैनल को कैसे ओपन कर सकते हो। विंडो की के साथ R प्रेस करोगे, रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। रन डायलॉग बॉक्स के ओपन होते ही आपको जो बार होगी उसमें आपको टाइप करना है CMD। क्या टाइप करना है? CMD, और प्रेस एंटर करेंगे, आपका कमांड प्रॉम्प्ट वाला जो फीचर है वो एनेबल हो जाएगा। क्लियर हुई बात? समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो समझ लो भाई, CMD क्या है और पावर शेल क्या है। पावर शेल जो है एक्चुअली एक एडवांस्ड टास्क ऑटोमेशन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है जो एडमिन्स होते हैं डेवलप, मतलब कि ये थोड़ा सा कोडिंग पे काम करता है पावर शेल। CMD इसमें कुछ स्पेसिफिक कमांड्स होती हैं उसके रिगार्डिंग ही काम करता है। ट्रेडिशनल कमांड लाइन इंटरप्रेटर इन विंडोज मेनली फॉर बेसिक फाइल एंड सिस्टम टास्क। कुछ बेसिक फाइल्स को रिमूव क्रिएट करने के लिए या फिर कुछ सिस्टम के कुछ स्पेसिफिक टास्क होते हैं, अलग अलग कमांड के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं, तो वो CMD से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस परफॉर्म्स ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन जो है वो किससे परफॉर्म कर सकते हो? तो OCR। अब OCR जो है वो एक तरीके की क्या है, आपकी एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? याद रखिएगा, क्या है? इनपुट डिवाइस है। OCR हो, OMR हो, MICR हो, ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, आपके इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन जो है वो किसको यूज करेगा? OCR स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, याद रखिएगा। OMR बोले तो ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन होता है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन होता है। क्वेश्चन 7 पे आएंगे। हाउ कैन यू एक्सेस मेन्यूज इन द मेन्यू बार इन विंडोज। विंडोज में मेन्यू को आप कैसे एक्सेस करोगे? देखो भाई, कह रहा प्रेस ऑल्ट एंड देन लेटर अंडरलाइन इन द मेन्यू टाइटल टू एक्सेस अ मेन्यू। मैंने आपको एक चीज बताई थी, ठीक है ना, ये भी स्टेटमेंट सही है, आगे भी देख लेते हैं। राइट क्लिक ऑन द टाइटल बार टू ओपन द मेन्यू बार, ऐसा तो नहीं होता है। कंट्रोल M मेन्यू को ओपन करने के लिए कंट्रोल M यूज नहीं करते हैं। F5 मेन्यू बार नहीं होता है। सबसे बेस्ट आंसर है कि प्रेस ऑल्ट बटन को प्रेस करिए, जो भी अंडरलाइन वर्ड होगा तो आप मेन्यू बार पे जितने भी मेन्यू हैं उनको आप एक्सेस कर पाओगे। अभी मैंने आपको डेमो दिया भी था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। व्हाट इज द एब्रिविएशन PCB स्टैंड फॉर इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो PCB का फुल फॉर्म क्या होगा? तो PCB का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, याद रखिएगा। ठीक है, क्या कैसे काम करता है? एक ये फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर होता है दैट स्टोर्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक प्रोसेस टू अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज एंड कंट्रोल इट्स एग्जीक्यूशन स्टेट एंड रिसोर्सेज। यानी कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर्टिकुलर टाइम पर जो भी टास्क को परफॉर्म करने की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, एक प्रोग्राम तैयार करता है कि कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होंगी, फिर कैसे एग्जीक्यूट होंगी, कैसे प्रोसेस होंगी, तो उन पूरे का जो लेखा जोखा है जो तैयार करता है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंतर्गत किया जाता है। याद रखिएगा, इन ऑपरेटिंग सिस्टम। Which of the following is used to access programs, files and settings in Windows 7? सिंपल सी बात है, आप तमाम सारे प्रोग्राम्स को, फाइल्स को, सेटिंग्स को आप स्टार्ट बटन के माध्यम से सारी की सारी चीजों को आप एक्सेस कर पाओगे। स्टार्ट बटन जैसे प्रेस करोगे आपके सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उनकी लिस्ट खुल जाएगी। सेटिंग वाला फीचर भी आप वहां से जा सकते हो और फाइल्स को भी ओपन कर सकते हो। When renaming a file or folder in MS Windows, what happens if a user changes the file extension? Example.txt to .doc। कोई भी MS Windows में किसी भी फाइल का कोई भी रीनेम चेंज कर रहा है, यानी कि रीनेमिंग कर रहा है, तो रीनेम करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका शॉर्टकट जानिए। रीनेमिंग अ फाइल, फाइल को रीनेम करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? सेलेक्ट अ फाइल, सेलेक्ट अ फाइल, प्रेस F2। बिना फाइल को सेलेक्ट हुए वो काम नहीं करेगा। फाइल को आप सेलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करेंगे तो जो भी नाम लिखा होगा फाइल का वो हाईलाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि वो रेडी टू एडिट हो जाएगा। अब जैसे ही आप सपोज दैट यहां पर ABCD लिखा हुआ था,
तो ये हाईलाइट हो गया। अब जैसे भी आप कोई भी बटन प्रेस करोगे, ABCD के नाम को चेंज करना चाहते हो आप, क्या EFGH, तो जैसे ही आप ई दबाओगे ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। EFGH आप डाल दोगे और प्रेस एंटर कर दोगे, आपकी फाइल जो है वो रीनेम हो चुकी होगी। क्लियर? पहला था क्वेश्चन ये। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे कि जब आप रीनेम कर रहे होते हो और उस समय अगर आपने एक्सटेंशन को भी चेंज कर दिया तो सिस्टम क्या एरर डिस्प्ले करेगा, यानी कि क्या मैसेज देगा, उसकी क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा था फाइल विल नो लॉन्गर ओपन और एक्सेसिबल, ऐसी तो बात नहीं है। अब वार्निंग इज डिस्प्ले टू कंफर्म द चेंज इन एक्सटेंशन, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको एक वार्निंग मैसेज आएगा कि आप बाकी इसको चेंज करना चाहते हो। ठीक है, जब आप एक्सटेंशन चेंज कर चुके होंगे तो वो एक एरर देगा। जब आप एक्सटेंशन चेंज कर रहे होगे .txt से .doc, क्या आप वाकई में कंफर्म हो कि इस एक्सटेंशन को चेंज करना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, FIFO। इस पे आते हैं FIFO। कह रहा है FIFO शेड्यूलिंग विच प्रोसेस इज एग्जीक्यूट्स फर्स्ट। अगर हम FIFO की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि जब कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती है, यानी कि ये प्रोसेस का ये शेड्यूलिंग सिस्टम है कि पाइपलाइन में जितनी भी प्रोसेस उस समय पर होती हैं, जो पहले पाइप में घुस गया वही प्रोसेस इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी या एग्जीक्यूट होगी और आपको आउटपुट देगी। ऐसा नहीं है कि बीच से उठ के कोई भी आगे पीछे हो सकता है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो विच प्रोसेस इज एग्जीक्यूट फर्स्ट, तो कह रहा है कि कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी, तो जो पहले आई होगी, द प्रोसेस दैट अराइव्स फर्स्ट, जो प्रोसेस पहले आई होगी वही पहले होगी। ठीक है, इसका एक दूसरा भी पूछ लिया जाता है कभी कभी FIFO का, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। ठीक है, पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये भी याद रखिएगा, है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसको थोड़ा सही से लिख लो, नहीं तो आप लोग हल्ला कर दोगे, क्या लिख दिए हो, एक मिनट। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। ठीक, ओके। आगे क्वेश्चन पे कहते हैं which की कॉम्बिनेशन इज कॉमनली यूज्ड इन विंडोज OS टू ओपनिंग द टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, जल्दी से बताएंगे भाई। टास्क मैनेजर को ओपन करना है तो मैंने बताया था कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ अगर आपको एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो आपकी टास्क मैनेजर जो है वो ओपन हो जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन तो इसके लिए हो गया। ठीक बात। अगर Alt + F4 की बात करें, ठीक है, तो सिस्टम को क्लोज करने के लिए, एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए, Alt + Tab के लिए बात करें, ठीक है, तो स्विच बिटवीन द टैब्स। अच्छा, अगर आप कंट्रोल भी यूज कर लो, कंट्रोल के साथ Alt Tab, तो ये स्विच तो होगा टैब्स के बीच, लेकिन वो सारे के सारे एप्लीकेशंस को स्क्रीन पर लाके आपको शो करेगा एज ए थंबनेल में। जब आप Alt Tab एक बार यूज करोगे तो प्रोग्राम स्विच होके आप उस प्रोग्राम पे चले जाओगे, लेकिन अगर आपने कंट्रोल Alt + Tab यूज कर लिया, ठीक है, तो सारे के सारे, अब जैसे देखो मैं Alt Tab यूज कर रहा हूं, जैसे एक बार मैंने प्रेस किया तो मैं इस पे आ गया। अगर मैं कंट्रोल Alt Tab यूज कर लूं तो देखो स्क्रीन पर सारे प्रोग्राम जो है वो ऐसे ही विजिबल रहेंगे। तो आप एरो की के माध्यम से किसी भी प्रोग्राम पर जा सकते हो। मुझे पता चल रहा होगा कि आपको ये सारी दोनों में डिफरेंस पता हो गया होगा। मैंने अभी कंट्रोल Alt Tab यूज किया तो ये सारे जितने प्रोग्राम ओपन हैं, ठीक है ना, तो उनका एक ये थंबनेल में एज ए प्रोग्राम बता देता है, ये स्क्रीन जाएगी नहीं। लेकिन अगर आपने सिर्फ Alt Tab यूज किया, देखो मैंने एक बार यूज किया तो मैं ये आ गया, मैंने 2 बार यूज किया मैं इस पे स्विच कर गया, मैंने और यूज किया तो मैं दूसरे फोल्डर पे, देखो इस पे चला गया। तो ये चीज है, बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस है Alt Tab और कंट्रोल Alt + Tab में, ठीक है।
बात समझ गए हो? ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। विच द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रीड ओनली मेमोरी, ROM, यानी कि रीड ओनली मेमोरी के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सही स्टेटमेंट की बात करें, देखिए भाई, इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी दैट स्टोर्स डेटा टेम्परली। नहीं भाई, अगर यही काम रैम के लिए होता तो ये ट्रू होता। रैम जो है वो आपकी वोलेटाइल होती है, रोम जो है आपकी नॉन वोलेटाइल। अब वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल मेमोरी से मतलब ये है कि जो भी उस मेमोरी में प्रोसेस चल रहा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इन केस अगर पावर कट हुआ तो पावर कट होने से उस मेमोरी के अंदर टेम्परेरी बेसिस पर सेव हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी लॉस्ट हो जाएंगी बाय पावर कट। इसका मतलब है वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल का मतलब इट स्टोर्स डेटा परमानेंट, तो दैट वन इज रोम। रोम जो है, जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी है सारी की सारी आपकी नॉन वोलेटाइल है। क्लियर बात? रैम जो है वो आपकी कैसी है? वोलेटाइल है। इट प्रोसेस द लॉजिकल ऑपरेशंस, नहीं, ये भी काम नहीं है इसका। इट स्टोर्स डेटा दैट कैन बी मॉडिफाइड बाय द यूजर, ऐसा भी नहीं है। बात समझ रहे हो? इट स्टोर्स द बूटिंग इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली, ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट है। रोम यानी कि जब रोम जो है वो एक तरीके से फर्मवेयर की तरह काम करता है वाइल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उस दौरान जो भी इंस्ट्रक्शंस इसमें डाल दिए जाते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, बूट कराने के लिए, तो वो इंस्ट्रक्शन इसके अंदर स्टोर रहते हैं, वो भी परमानेंटली, वो लॉस्ट नहीं होते हैं पावर कट पे, तो इसलिए ये नॉन वोलेटाइल है और इसमें जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो परमानेंटली स्टोर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। इन सम फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू कॉपी अ सिलेक्टेड आइटम इंस्टेड ऑफ मूविंग इट। देखो भाई, किसी भी सिस्टम को जब आप कॉपी करते हो तो आपने शॉर्टकट कॉपी का सुना होगा Ctrl+C, लेकिन यहां तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। पेस्ट के लिए आपने सुना होगा Ctrl+V और कट के लिए आपने सुना होगा Ctrl+X। ठीक बात, लेकिन यहां पर सारे ही दूसरे हैं। Alt+F4 मैंने आपको बता दिया किसी भी प्रोग्राम को क्विट करने के लिए, क्लोज करने के लिए। Shift+Delete की अगर मैं बात करूं और Ctrl+Insert की बात करूं या Shift+Insert की बात करूं, देखो भाई, जब हम Ctrl+Insert की बात करते हैं तो इसको ही हम यूज करते हैं किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए। Shift+Insert की जब हम बात करते हैं तो हम फाइल को पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, है ना। और जब हमें कट करनी होती है तो शिफ्ट के साथ डिलीट, फाइल को कट करना। अब ये मत कहना शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में पहुंच जाएगा, है ना। शिफ्ट के साथ डिलीट करोगे तो वो रिसाइकल बिन में पहुंचेगा ही पहुंचेगा, लेकिन वो फाइल आपकी क्लिप बोर्ड में एज अ पेस्ट हो जाती है, यानी कि वहां से वो कट भी हो जाती है। अगर आप Shift+Delete कर लिए किसी भी फाइल को, तो अगर आप उसी दौरान बिना किसी दूसरे एक्शन को किए, जब तक क्लिप बोर्ड में वो फाइल पेस्ट है, अगर आप कहीं दूसरी लोकेशन पे जाके Ctrl+Insert करते हो तो वो फाइल वहां पर पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये दूसरे शॉर्टकट्स हैं, अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो इन पे जाना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है उसका सही आंसर होगा। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+R? Ctrl+R जो है वेब ब्राउजर्स में क्या करता है? रिफ्रेश द एक्टिव विंडो की, बिल्कुल सही बात है। क्या करेगा? रिफ्रेश द एक्टिव विंडो, ऑप्शन नंबर। किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना है तो आप, मैंने बताया था, आप फाइल को सिलेक्ट करिए, F2 बटाइए। रिस्टोर डिलीटेड फाइल्स, रिसाइकल बिन में जाएंगे, फाइल्स जो आपने डिलीट करी होंगी वहां पर आपको मिल जाएंगी, उस पर राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन मेन्यू खुल जाएगा और रिस्टोर पे क्लिक करते फाइल सारी की सारी आपकी रिस्टोर हो जाएंगी, ठीक है। विच शॉर्टकट की ओपन सिस्टम सेटिंग? सिस्टम सेटिंग्स को ओपन करने के लिए आपको विंडोज के साथ आई के साथ जाना पड़ेगा, विंडोज के साथ आई, है ना। विंडो के साथ आई प्रेस करोगे। अच्छा, Ctrl+Alt+Delete। Ctrl+Alt+Delete क्या होता है? ये एक सिक्योरिटी स्क्रीन पे लेके जाता है आपको, जहां पर कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, अभी आपको दिखाऊंगा। Alt+F4 बिल्कुल सेम, उस प्रोग्राम को बंद करने के लिए। विंडो डी, ये डिस्प्ले द डेस्कटॉप,
ठीक है, मैंने आपको सारे एक विंडोज एक्सप्लोरर के मोस्टली शॉर्टकट बता दिए हैं, तो आपको काम आएंगे। जैसे ही आप देखो विंडो से कंट्रोल और डिलीट प्रेस करते हो, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, कंट्रोल और डिलीट प्रेस करते हो तो आपको यहां पर ले जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपका सिस्टम जो है वो अधिक लोड होने की वजह से, जैसे एक ही समय पर आपने 8-10 एप्लीकेशन, हाई वर्जन के एप्लीकेशन आपके खोल लिए और सिस्टम आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं है कि उन सारे सिस्टम्स को एक टाइम पर एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है, रन कर पाए, तो सिस्टम जो है वो क्या होने लगता है, धीमा हो जाता है, हैंग होने लगता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रोग्राम्स बताने लगता है। तो आप क्या करोगे, सिंपली कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट प्रेस करोगे, आप यहां पे आ जाओगे, आप जाओगे टास्क मैनेजर पे, है ना। टास्क मैनेजर पे जाते ही आपके जितने भी प्रोग्राम्स उस समय पे रन कर रहे होंगे, प्रोग्राम को सेलेक्ट करो, वहां से एंड टास्क कर दो, ठीक है। आपके प्रोग्राम जो है वो इस प्रोसेस से आप उनको क्लोज कर सकते। आप डायरेक्टली अगर आप उसी एप्लीकेशन में क्लोज कर रहे होगे क्रॉस बटन पे जाकर, तो वो नहीं हो रहा होगा, कभी कभी आपके साथ हुआ होगा, देखा होगा। तो इस फीचर का यूज करते हुए आप इसको क्लोज कर सकते हो। टास्क मैनेजर पे जाओगे, पर्टिकुलर प्रोग्राम को सेलेक्ट करोगे और एंड टास्क पर प्रेस करते हुए वो पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है वो क्या हो गया, क्लोज हो जाएगा। तो ऐसी स्क्रीन, यानी कि इसको सिक्योरिटी स्क्रीन बोलते हैं, लॉक कर सकते हो, स्विच यूजर कर सकते हो, तो रिस्टार्ट भी कर सकते हो अपने सिस्टम को। तो इस कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट बटन से आपको ये स्क्रीन पे पहुंच जाओगे। Which of the following is a primarily a system configuration tool rather than a direct visual element of the MS Windows desktop interface? बताइए भाई, which of the following is the primarily system configuration tool rather than a direct visual element of MS Windows desktop interface? क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं, देखो भाई, एक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन टूल होता है जहां से आप सारे के सारी चीजों को मैनेज कर सकते हो सिस्टम की, तो उसको बोलते हैं हम कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल बोला जाता है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। कुछ ऐसा दिखता है, जब कैटेगरी वाइज अगर आप देखते हो, सिस्टम एंड सिक्योरिटी से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी यहां से कर पाओगे, हार्डवेयर एंड साउंड को भी यहां से कर पाओगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कि आपसे पूछ लेगा हाउ यू हैव टू इंस्टॉल अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम। कोई भी एप्लीकेशन आपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है, उसको अनइंस्टॉल करना है, तो कहां से करोगे, तो कंट्रोल पैनल पे जाओगे, फिर किस कैटेगरी में जाना होगा आपको, प्रोग्राम्स पे जाना होगा, पर्टिकुलर प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे, वहां से उसको अनइंस्टॉल कर पाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे, विच टाइप ऑफ रोम कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। कह रहा है ये रोम के कई सारे टाइप हैं। अब कह रहा है कि ऐसी कौन सी रोम मेमोरी है जिसको सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम किया जा सकता है वाइल मैन्युफैक्चरिंग, जब आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तब, तो वो होती है आपकी पी रोम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे कौन कौन से टाइप हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। पहला होता है मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, डेटा परमानेंटली रिटेन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग कांट बी चेंज्ड, ठीक है, याद रखिएगा, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। फिर है पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कैन बी प्रोग्राम्ड वंस बाय द यूजर, नॉट इरेजेबल, है ना। ईपीरोम की बात करें तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। अब ये देखो, इसका फुल फॉर्म तो पूछता ही पूछता है, साथ ही साथ ये भी पूछता है कि इसमें प्रोग्राम को जो इरेज किया जा सकता है इंफॉर्मेशन को किसकी मदद से, कैन बी इरेज्ड यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एंड रिप्रोग्राम्ड मल्टीपल टाइम्स। डबल ईपीरोम की बात करें तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होता है, इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम इलेक्ट्रिकली वन एट अ टाइम, मतलब कि हाई वोल्टेज से उसको पास करा जाता है, तो इस वजह से इसको इस रोम को भी इरेज किया जा सकता है। फ्लैश एक्सटेंडेड वर्जन है डबल ईपी रोम का, ठीक है, फास्टर देन डबल ईपी रोम, इरेज रिटेन इन ब्लॉक्स, वाइडली यूज्ड इन यूएसबी एंड एसएसडी में यूज होती है फ्लैश, ठीक है। तो सारी की सारी मैंने बता दी, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। What happens when you create a folder with the same name in the same location? अब एक ही लोकेशन पर एक ही नाम के अगर आप दो फोल्डर बनाओगे तो वो क्या करेगा, देखो भाई, इट ओपन्स द ओरिजिनल फोल्डर
नहीं, ऐसा तो काम नहीं करेगा। द सिस्टम ऑटोमेटिकली रीनेम्स इट, इट रिप्लेसेस द ओल्डर फोल्डर, द इट गिव्स एन एरर। क्या करेगा? ये एरर देगा जब भी आप, क्योंकि एक ही फाइल पे सेम फोल्डर सेम लोकेशन की बात करें तो सेम लोकेशन पर एक ही नाम के दो फोल्डर नहीं हो सकते, अलग अलग नाम उनको करना पड़ेगा। ठीक बात। अच्छा एक चीज और, जब आप कोई भी फाइल न्यू फोल्डर जैसे आपने क्रिएट किया न्यू फोल्डर, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बना देता है? न्यू फोल्डर। ठीक है। अगर आपने फिर से न्यू फोल्डर बनाया तो ये उसी के आगे क्या कर देगा? 1 कर देगा। फिर से आपने न्यू फोल्डर बनाया तो उसी के आगे 2 कर देगा। तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज आप अपने हिसाब से करता जाता है ताकि सेम नाम के फोल्डर ना बने। अगर आप बार बार न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली कौन सा नाम देता है? न्यू फोल्डर 1, न्यू फोल्डर 2, इस तरीके से। तो एक ही लोकेशन पर सेम नाम के दो फोल्डर नहीं बनाए जा सकते। स्टेटमेंट ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। Which of the following is the correct method to create a new folder using the file menu in Windows 7? कह रहा है कि which of the following the correct method to create a new folder? न्यू फोल्डर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो न्यू फोल्डर बनाने के लिए आपको स्टार्ट पे जाना पड़ेगा, फाइल फोल्डर तो ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। कंट्रोल पैनल पे जाओगे, फाइल पे जाओगे, ऐसा भी नहीं है, है ना। कंप्यूटर को ओपन करिए, डिजायर्ड जिस ड्राइव में आपको बनाना है वो ओपन करिए, क्लिक ऑन फाइल करिए, है ना, फिर न्यू पे जाइए, फिर आप फोल्डर पे जाइए, आपका फोल्डर जो है वो बन जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके लिए सही जवाब होगा। क्लियर। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द कैश मेमोरी इज, जो आपकी कैश मेमोरी होती है, अगर मैं कैश मेमोरी की बात करें तो ये भी आपकी कैसी है? ये भी आपकी वोलेटाइल है ना। ये भी आपकी कैसी है? वोलेटाइल मेमोरी है। कैश मेमोरी की बात करें तो सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी है। अगर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी की बात करें तो वो होती है आपकी रजिस्टर्स। ठीक है, जो कि आपकी कंट्रोल यूनिट का हिस्सा होते हैं। रजिस्टर्स हो गई, कैश मेमोरी हो गई। अब ये काम क्या करता है वो देख लीजिए जरा। कह रहा है कि स्टोर डेटा फॉर लेटर यूज, बिल्कुल नहीं। डिस्प्ले इमेजेस ऑन द स्क्रीन, ये भी नहीं। इंक्रीज द स्पीड ऑफ डेटा रिट्रीवल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसके लिए सही जवाब। देखिए कैश मेमोरी कैसे काम करती है। सपोज दैट जब आप एक ही समय पर बार बार वो पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है वो ओपन करने की कोशिश करते हो तो कैश मेमोरी क्या करता है? उस पर्टिकुलर आपके द्वारा किए गए टास्क को अपने अंदर शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर करके रखता है। अगर आप सेम प्रोग्राम को फिर से ओपन करना चाहते हो तो वो डेटा रिट्रीवल की स्पीड को फास्ट बना देता है ताकि आप सेम टास्क को दोबारा अगर कर रहे हो तो वो इजीली जल्दी ओपन हो पाए, है ना। तो वो इस टास्क को काम करता है। जैसे कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब आप 2 फाइल एक्सप्लोरर ओपन किए हो, 2 नहीं अगर आप 4 ओपन किए हो और एक समय पर आप इन्हीं 2 पर स्विच कर रहे हो, तो जब आप इन्हीं 2 पर स्विच कर रहे हो तो कैश मेमोरी में इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है कि इस टाइम पर इन्हीं 2 यूजर जो है वो इन्हीं 2 पर स्विच करने के काम कर रहा है। लेकिन अगर आपने कहा कि मैं इस पे आ जाऊंगा तो जब आप इसको स्विच करोगे, इसको स्विच करोगे, जब आप तीसरे नंबर पे आओगे तो फिर जब आप वापस से स्विच करोगे तो आप इस पे नहीं आप जाओगे, फिर ये इस पे चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप एक प्रोग्राम पर स्विच कर रहे थे तो उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन सेव हो गई कि इस समय पे यूजर इन्हीं 2 के अंदर काम करना चाह रहा है। बात समझ गए? तो इसलिए वो कहीं ना कहीं आपके डेटा रिट्रीवल की स्पीड को क्या करता है? फास्ट करता है बाय स्टोरिंग द सम ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोग्राम्स जो ओपन है उनको स्टोर करते हुए। ठीक है। दिस शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन अलाउ यू टू क्विकली स्विच बिटवीन ओपन द एप्लीकेशन ऑन अ विंडोज कंप्यूटर। सीधी सी बात है, ऑल्ट के साथ टैब, कई बार बताया। ऑप्शन नंबर ए, ऑल्ट प्लस F4 प्रोग्राम को क्लोज कर देगा। कंट्रोल टैब कुछ नहीं, ऑल्ट प्लस J कुछ नहीं। विच कीवर्ड शॉर्टकट अलाउ यू टू सेलेक्ट मल्टीपल स्पेसिफिक फाइल्स और फोल्डर्स एट वंस? बताइए भाई कौन सा शॉर्टकट जो है वो मल्टीपल फाइल्स को एक ही बार में सेलेक्ट कर देगा? शिफ्ट के साथ क्लिक नहीं, टैब क्लिक नहीं, ऑल्ट क्लिक नहीं, कंट्रोल के साथ क्लिक।
है ना। कंट्रोल के साथ अगर आप क्लिक करोगे तो मल्टीपल फाइल्स को आप सेलेक्ट कर पाओगे एक ही समय पर। शिफ्ट प्लस क्लिक करोगे, है ना, तो वो सिंपल फाइल जो है वो क्या होगी, सेलेक्ट होती जाएगी, पर्टिकुलर फाइल। तो कंट्रोल प्लस क्लिक से ये आप आसानी से काम कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। विच की यूज टू रीनेम फाइल और फोल्डर बताया था, F2 प्रेस करोगे, फाइल को सिलेक्ट करिए, F2 करिए और आपका जो भी नेम चाहते हो उसको आप डाल दीजिए, फाइल आपकी रीनेम हो जाएगी। F5 से रिफ्रेश कर सकते हो, कंट्रोल प्लस एन से नई फाइल बना सकते हो। इन मोस्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन व्हाट डज कंट्रोल प्लस एस डू इफ प्रेस्ड मल्टीपल टाइम्स। अब देखो कंट्रोल प्लस एस जो है वो क्या काम करता है, इफ प्रेस्ड मल्टीपल टाइम्स, अगर आपको मल्टीपल टाइम्स अगर उसको प्रेस किया गया है तो क्या करेगा, देखिए भाई। अपडेटेड द सेव्ड फाइल विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू वन, बिल्कुल यही बात है। यानी कि आप काम कर रहे हो, आपने किसी भी डॉक्यूमेंट में 2 लाइन ऐड करी, कंट्रोल प्लस एस कर दिया, फिर आपने 4 लाइन ऐड करी तो कंट्रोल प्लस एस कर दिया। तो जितना टास्क आप करते जाओगे और करने के बाद कंट्रोल प्लस एस करते जाओगे तो उतना टास्क जितना आप कर चुके हो वो फाइल को सेव करें, यानी कि अपडेट करते हुए फाइल को सेव करता जाएगा बिना किसी नई फाइल को बनाए। नई फाइल नहीं बनाएगा, उसी फाइल में डेटा को अपडेट करते हुए फाइल को सेव करता जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सेव्स अ न्यू कॉपी ईच टाइम, नहीं ऐसा नहीं है। डिलीट प्रीवियस वन, ऐसा भी नहीं। रिवर्स द डॉक्यूमेंट, ऐसा भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम परफेक्ट है। अगर आप सेव एज करते तो आपकी फाइल जो है वो नई क्रिएट होती विद अपडेट के साथ। विच डेस्कटॉप एलिमेंट इन विंडोज डिस्प्ले सिस्टम्स नोटिफिकेशन डेट एंड टाइम एंड बैकग्राउंड एप्स स्टेटस। डेस्कटॉप का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जहां से आप नोटिफिकेशन हो गया, डेट एंड टाइम हो गया, या बैकग्राउंड ऐप स्टेटस जो है वो आप देख सकते हो। तो नोटिफिकेशन एरिया से, ऑप्शन नंबर ए। नोटिफिकेशन एरिया जो है वो यहां पर आपको डेस्कटॉप पर कॉर्नर में मिल जाता है। विच द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्रोवाइड एक्सेस टू सिस्टम सेटिंग्स, इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स एंड पावर ऑप्शंस फ्रॉम द डेस्कटॉप। कौन सा ऐसा फीचर है, तो ये फीचर हो जाएगा आपका स्टार्ट मेन्यू से आप सारे के सारे सिस्टम सेटिंग्स, इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स, ठीक है, धोखे से कंट्रोल पैनल मत कर देना। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द एब्रिविएशन SRAM स्टैंड फॉर द कंप्यूटर मेमोरी। अब देखो SRAM जो क्या है, रैम तो हो गया आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस का मतलब क्या हो गया, स्टैटिक। ऑप्शन नंबर सी जो है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो रैम की अगर बात करें तो एक स्टैटिक होती है, डायनेमिक होती है ना। एक स्टैटिक होती है और एक डायनेमिक होती है। स्टैटिक मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन डायनेमिक मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बस यही थोड़ा सा अंतर होता है स्टैटिक और डायनेमिक में। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टाइप्स ऑफ रैम की अगर मैं बात करूं, देखो SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, DRAM डायनेमिक हो गया, SDRAM जो होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम होता है, DDR SDRAM डबल डेटा रेट, ठीक है। DDR का मतलब क्या होता है, डबल डेटा रेट। SDRAM ये DDR जो है 1 से लेकर 5 तक अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो मोस्टली जो आज की जो सिस्टम्स आते हैं तो DDR4 या DDR5 की रैम का यूज किया जाता है। RDRAM की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो रैम्बस डायनेमिक मेमोरी होती है। EDORAM की बात करें तो एक्सटेंडेड डेटा आउट रैम होता है, ठीक है। ये ओल्ड टाइप वर्जन था, ठीक है। SRAM जो है काफी फास्ट होता है, कॉस्टली होता है, ये कैश मेमोरी में यूज किया जाता है। DRAM को हम मेन मेमोरी में यूज करते हैं। SDRAM को हम जो आपकी CPU क्लॉक होती है उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए, ठीक है, उसको यूज करते हैं। DDR SDRAM में हम ये हमारी मेन रैम होती है जो आपको फास्टर बनाती है हर एक जनरेशन के कंप्यूटर्स को। तो मोस्टली आजकल यही यूज हो रहा है, DDR4 या 5। DDR1 है तो और स्लो होगी, DDR2 है थोड़ी उससे ज्यादा फास्ट होगी, कॉस्टली होती चली जाएगी और उसका जो प्रोसेस रेट है जो है वो फास्ट होता जाएगा, ठीक है। तो इनको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स। फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या हेल्प करता है, नॉट सेविंग एनी फाइल्स, गलत बात। सेविंग ऑल फाइल्स इन वन फोल्डर, प्लेसिंग ऑल फाइल्स ऑन द डेस्कटॉप, नेमिंग फाइल्स मीनिंगफुली। देखो जब फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने की बात होती है, ठीक है ना, तो क्या करते हो,
फाइल्स को हमें नेमिंग देना बहुत जरूरी है, वो भी मीनिंगफुल, जबकि जो कि फ्यूचर में जब हम उस फाइल को यूज करते हैं तो ताकि उस रीनेमिंग से वो फाइल जो है वो आसानी से मिल जाए। तो रीनेमिंग बड़ा सोच समझ के करी जाती है जब फाइल को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि लंबे समय तक सिस्टम्स पे काम करते हैं, काफ़ी फाइल्स पर काम करना पड़ता है। तो आपने कोई एक फाइल बनाई आज, अब नाम रख दिया उसका ABCD, ठीक है, और पर्टिकुलर फाइल का जरूरत पड़ी 1-2 महीने बाद, अब आप ढूंढ रहे हो फाइल कहाँ है ना। अब AB फाइल से रिलेटेड अगर आपने नेमिंग करी होती, ठीक है, सपोज दैट उस फाइल में टाइम टेबल है आपके पढ़ने का, आपने उस फाइल को बना दिया ABCD नाम से, 2 महीने बाद आपने सिस्टम में अपने खोया टाइम टेबल कहाँ है मेरा जो मैंने बनाया था। तो अगर आप टाइम टेबल सर्च करते हैं तो टाइम टेबल वाली फाइल मिल जाती। अब आप तो भूल गए ना कि ABC नाम से कोई फाइल हमने टाइम टेबल के लिए बनाई थी। तो फाइल्स को मीनिंगफुली रीनेम, मतलब कि नेमिंग करना बहुत जरूरी है, एक हिस्सा है फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने का। ऑप्शन नंबर डी। Which option in the control panel allow a user to add or remove hardware devices in MS Windows? देखो भाई, कंट्रोल पैनल में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां से आप ये चीज कर सकते हो? तो ये चीज आप कर सकते हो डिवाइस मैनेजर से। कहां से कर सकते हो? डिवाइस मैनेजर से। ऑप्शन नंबर बी। किसी भी हार्डवेयर को रिमूव करना है तो डिवाइस मैनेजर से कर सकते हो। What does Control plus F helps users to do? कंट्रोल प्लस F की अगर मैं बात करूं तो फाइंड अ फाइल ऑन द डेस्कटॉप, फाइंड टेक्स्ट इन द करंट डॉक्यूमेंट और वेब पेज, फॉरवर्ड एन ईमेल, फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट। देखो, ना तो फॉरवर्ड ईमेल करेगा ना डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करेगा। फाइंड अ फाइल ऑन द डेस्कटॉप या फाइंड टेक्स्ट इन द करंट डॉक्यूमेंट और वेब पेज। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट है, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे होगे तो उस डॉक्यूमेंट में जो आप टेक्स्ट ढूंढना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस F से यूज कर सकते हो। अब देखो, जब हम MS वर्ड पे काम कर रहे होते हैं तो एक कंट्रोल प्लस F होता है, एक कंट्रोल प्लस H होता है, एक कंट्रोल प्लस G होता है और एक F5 होता है ना। कंट्रोल प्लस F क्या करता है? ओपन्स नेविगेशन पेन टू फाइंड अ टेक्स्ट। ठीक, मैं भी दिखाऊंगा। कंट्रोल प्लस एस क्या करता है? रिप्लेस करता है। कंट्रोल प्लस जी क्या करता है? उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पर गो टू करता है। और F5 है टू ओपन, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा AM AN अमन और दूसरा वर्ड मैंने और लिख दिया, मान लो, ठीक है, तीसरा वर्ड और मैंने लिख दिया आकाश लिख दिया। ठीक, मैं कंट्रोल प्लस F कर रहा हूं। देखो, नेविगेशन पेन खुल गया और नेविगेशन पेन में अब जो भी आप सर्च करोगे, जैसे मैंने AMN लिखा तो देखो उस चीज को उसने तुरंत क्या कर दिया? हाईलाइट कर दिया कि अमन नाम से ये एक लेटर है। अब अगर आप कंट्रोल प्लस H करोगे तो देखो फाइंड एंड रिप्लेस वाला खुला। फाइंड क्या करना चाहते हो और उसको किससे रिप्लेस करना चाहते हो तो ये भी हो जाएगा, है ना। अगर मैं कंट्रोल G किया तो देखो गो टू वाला खुल के आया, है ना। अगर मैं F5 प्रेस किया तो देखो फिर भी फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग खुल के आया, यानी कि आप किसको कहां जाना चाहते हो। ठीक है, तो ये सारे चारों शॉर्टकट्स जो है वो आपको याद रखने चाहिए। क्लियर? व्हाट इज द करेक्ट वे टू कॉपी अ फाइल और फोल्डर यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड? ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से किसी भी फाइल को या फोल्डर को आप कैसे कॉपी कर सकते हो? क्या इसका एक सही तरीका है? कह रहे डबल क्लिक द फाइल, ड्रैग इट बैक इनटू द सेम फोल्डर, गलत बात। राइट क्लिक द फाइल, ड्रैग इट टू द फोल्डर, गलत बात। कह रहा सेलेक्ट द फाइल इन द राइट पेन, फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए, बिल्कुल सही है। ड्रैग इट टू द फोल्डर इन द लेफ्ट पेन, और उस फाइल या फोल्डर को लेफ्ट पेन में ओपन कर दिया और ड्रॉप कर दिया, बिल्कुल सही है। सपोज अगर आपके पास 2 फोल्डर हैं, 2 विंडो खुली हुई, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। इस फाइल को सिलेक्ट किया
और इसको ऐसे क्लिक करते हुए इसको छोड़ा नहीं, ड्रैग करते हुए इसको यहाँ पे लाके छोड़ दिया, तो इसकी कॉपी क्या है, बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, 32 का सी नंबर। आगे देखते हैं, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफरेंशिएट रोम फ्रॉम रैम इन टर्म्स ऑफ वोलेटिलिटी एंड यूजेस। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो गया। आगे देखते हैं, कह रहा है रैम और रोम को कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से डिफरेंशिएट कर रहा है। पहला स्टेटमेंट, रोम इज यूज्ड फॉर मल्टीटास्किंग, रैम इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग बायोस। क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है। रोम इज वोलेटाइल, बिल्कुल गलत बात। रोम वोलेटाइल नहीं होती है भाई मेरे, रैम वोलेटाइल होती है। यहीं पे गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। रैम इज परमानेंट, ये भी गलत हो गया। रैम परमानेंट नहीं होती है, रोम परमानेंट होती है। ठीक बात, दोनों तीनों गलत हो गए हमारे। ठीक, अब चौथा स्टेटमेंट फिर सही होगा। रैम इज वोलेटाइल, सही बात, स्टोर्स टेम्परेरी डेटा। रोम इज नॉन वोलेटाइल, स्टोर्स बूट इंस्ट्रक्शंस या फिर परमानेंट डेटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट डिफरेंशिएट कर रहा है रैम और रोम को ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटिलिटी एंड यूजेस के। Which of the following applications can help you not create a file? कह रहा कि किसी भी फाइल को अगर आपको क्रिएट करना है तो इनमें से कौन सा एक हेल्प नहीं करेगा? एमएस वर्ड में भी नई फाइल बन जाएगी, पेंट में भी नई फाइल बन जाएगी, नोटपैड में भी नई फाइल, विंडोज एक्सप्लोरर में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। व्हाट डज द एब्रीविएशन ASCII स्टैंड फॉर? बताइए भाई, मैंने आपसे पूछा था कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन आ भी गया है। तो क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, ये 7 बिट पे काम करता है, 128 कैरेक्टर्स होते हैं, 0 से लेकर 127 तक इसमें यूज किया जाता है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? इनमें से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है? देखो भाई, रोम हो गया, रैम हो गया, कैश मेमोरी हो गया, ये तीनों जो हैं ये किसके एग्जांपल हैं? प्राइमरी मेमोरी के, है ना। बचा हुआ हमारा हार्ड डिस्क, ठीक है ना, बचा हुआ हमारा हार्ड डिस्क जो है वो किसका एग्जांपल है? ये सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है। तो यही आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, आगे बढ़ेंगे। कैश मेमोरी को जरा एक बार देख लेते हैं, कुछ हो सकता है फीचर्स जो हैं वो इससे रिलेटेड पूछ लिए जाएं। कैश मेमोरी इज ए स्मॉल हाई स्पीड वोलेटाइल मेमोरी होती है ना, सीपीयू और मेमोरी के बीच में होती है। फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, रिड्यूसिंग द एक्सेस टाइम, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए उसका टाइम को रिड्यूस करती है। स्पीड मच फास्टर देन रैम बट स्लोअर देन सीपीयू रजिस्टर, इसीलिए सेकेंड फास्टेस्ट मेमोरी है कैश मेमोरी। साइज की बात करें तो स्मॉल इन कैपेसिटी, कॉस्ट की बात करें रैम से एक्सपेंसिव होती है लेकिन सीपीयू का रजिस्टर से चीपर होती है, वोलेटाइल होती है। ठीक है ना, चलो भाई। विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल मीनिंग इट रिटेन्स डेटा इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ? नॉन वोलेटाइल आंख बंद करके किस पे लगाओ? रोम पे। ऑप्शन नंबर पहला। वर्चुअल मेमोरी भी वोलेटाइल होती है, रैम भी वोलेटाइल होती है, कैश मेमोरी भी वोलेटाइल होती है, रजिस्टर्स भी आपकी वोलेटाइल होती हैं। ठीक है ना, तो रोम जो है वो आपका नॉन वोलेटाइल। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू चेंज द सिस्टम सेटिंग्स इन एमएस विंडोज? सिस्टम सेटिंग्स को अगर आपको चेंज करना है तो किस पे जाना पड़ेगा भाई? कंट्रोल पैनल पे जाना पड़ेगा, इस तरीके से। ठीक है, देखो अब ये लार्ज आइकन वाइज आ गया, वो कैटेगरी वाइज था, वहीं से आप चेंज कर सकते हो कंट्रोल पैनल को। जब आप ओपन करोगे तो वहां ऑप्शन मिल जाएगा। Which type of memory loses all its stored data when power is turned off? तो जो वोलेटाइल होगा, जब पावर ऑफ होगी तो सारा का सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। अब हार्ड डिस्क होती है वो क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी है, उसमें डेटा लॉस्ट नहीं होता है, नॉन वोलेटाइल है। रोम हो गया, यूएसबी फ्लैश ड्राइव हो गया या रैम हो गया। तो कौन डेटा अपना लूज कर देती है पावर ऑफ होते ही? ये जो है रैम है ना, ये रैम यही होती है, वोलेटाइल अपने डेटा को लॉस्ट कर देती है। What is the function of keyboard shortcut Ctrl+Z? अब देखो Ctrl+Z इसके लिए होता है undo the last action, ऑप्शन नंबर सी। इसी का दूसरा Ctrl+Y redo an action,
कंट्रोल प्लस वाई यूज करते हैं। क्लोज द विंडो, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F4 कर सकते हो, ठीक है ना। जूम द विंडो, आप जो विंडो को अगर आपको जूम करना है तो आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। MS वर्ड पे अगर आप काम कर रहे हो तो उसको विंडो को जूम करना है तो आप माउस की जो स्क्रॉल व्हील होती है कंट्रोल के साथ प्रेस करते हो उससे कर सकते हो, या फिर जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्टेटस बार होता है वहां से आके आप जूम इन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, टू रिपीट द लास्ट एक्शन, तो इसके लिए होता है F4, ठीक है। MS वर्ड में सपोज दैट आपने कोई काम किया तो जो पीछे काम जिस तरीके से किया होगा वही काम F4 प्रेस करने से दोबारा हो जाए, ठीक है। डेमो देखना चाहते हो तो एक बार डेमो देखो। देखो मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, अब मेरा ये जो एक्शन है मेरा क्या है, पेस्ट का एक्शन है, कंट्रोल प्लस B किया। अब तो लास्ट एक्शन क्या हुआ, आकाश नाम के वर्ड को पेस्ट करना। अब मैं कंट्रोल V यूज नहीं कर रहा हूं, आप सोचो कंट्रोल प्लस V यूज कर रहे हो, मैं आप F4 यूज कर रहा हूं। देखो F4 यूज करूंगा, आकाश 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 आकाश, जो एक्शन मैं कर चुका हूँ वही लिखेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे H लिखा, ठीक है, अब वो वाला एक्शन छूट गया, अब लास्ट एक्शन क्या हुआ H, अब मैं F4 दबाऊंगा तो H ही लिखेगा, देखो लिखा H। अब देखो मेरा लास्ट एक्शन क्या था, मेरा लास्ट एक्शन था किसी वर्ड को लिखना, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा इंक, अब लास्ट एक्शन इंक को लिखना हो गया तो F4 देखो, इंक 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 इंक, एक ही बटन पे इंक जो है वो लिखता जा रहा है। तो F4 यूज करते हैं टू रिपीट द लास्ट, कुछ भी आप करिए। जैसे मैंने इस वर्ड को मैंने क्या किया, रेड कर दिया, लास्ट एक्शन अब ये हो गया, ठीक है ना। मैंने इसको सेलेक्ट किया, F4 किया, रेड हो गया, इसको सेलेक्ट किया F4 किया तो रेड हो गया, इसको सेलेक्ट किया F4 हो गया तो रेड हो गया। बात समझ में आई। तो F4 क्या करता है, टू रिपीट द लास्ट एक्शन, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। What happens when user right clicks on an empty area of the MS Windows desktop? किसी भी खाली स्थान पर अगर वो राइट क्लिक करता है तो क्या होगा, देखो राइट क्लिक जैसे ही वो क्लिक करेगा तो उसके पास एक मेन्यू ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू विद व्यू एंड डिस्प्ले सेटिंग्स इज ओपन, ऑप्शन नंबर D, ये आपका सही जवाब हो गया, ठीक है। Which the following is considered a poor file management practice on a computer system? कह रहा है इनमें से कौन सा एक poor file management system है। देखिए भाई, क्रिएट सेपरेट फोल्डर्स फॉर डॉक्यूमेंट, इमेजेस एंड वीडियोस, ये तो सही बात है, पुअर फाइल मैनेजमेंट क्यों होगा भाई। अगर आप सेपरेट फोल्डर, इमेजेस के लिए अलग, डॉक्यूमेंट के लिए अलग, वीडियोस के लिए एक, तो अगर आपको कभी इमेजेस ढूंढना तो इमेज वाले फोल्डर पे चले जाओ, ढूंढ लो, तो ये तो अच्छा तरीका है। गिविंग फाइल मीनिंगफुल एंड डिस्क्रिप्टिव नेम्स, ये भी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप फाइल्स को नेमिंग कर रहे हो तो एक अच्छे तरीके से नेमिंग कर रहे हो तो अच्छी बात है। सेविंग टेम्पररी फाइल्स इन अनरिलेटेड एंड स्कैटर्ड फोल्डर्स, अगला स्टेटमेंट और पढ़ते हैं। यूजिंग नेस्टेड फोल्डर्स टू ऑर्गेनाइज लार्ज सेट ऑफ डेटा, देखो ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर C जो है ना वो गलत है। सेविंग टेम्पररी फाइल्स इन अनरिलेटेड एंड स्कैटर्ड फोल्डर, मतलब कोई रिलेशन नहीं, कौन सी फाइल कहाँ रखनी है और फोल्डर्स का क्राइटेरिया नहीं, बस ऐसे ही सारी फाइल भरे पड़े हो, तो एक वो अच्छा मैनेजमेंट नहीं है फाइल का। तो ऑप्शन नंबर C जो है वो आपका एक पुअर फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर C जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो सही तरीका नहीं है। Which of the following is the correct method to rename a file or folder using a left mouse button? अब देखो अलग अलग तरीके से फाइल की रीनेमिंग हो रही है, अब फाइल की रीनेमिंग शॉर्टकट से नहीं हो रही है। मेथड रीनेम अ फाइल और फोल्डर यूजिंग द लेफ्ट माउस बटन, पहले लेफ्ट माउस बटन से उसकी रीनेमिंग होगी। देखो भाई, फाइल को आपने सेलेक्ट किया होगा, पहली बात, बिना फाइल को सेलेक्ट किए कोई भी काम नहीं होगा, तो फाइल को सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा। प्रेस F1, ये तो नहीं होने वाला, F1 तो काम खत्म, ठीक। ड्रैग एंड फाइल रीनेम टू द पॉपअप विंडो, ये भी भाई फाइल को ड्रैग करते हुए रीनेम, हमने तो बताया नहीं आपको। डबल क्लिक द फाइल मेन्यू, टाइप द न्यू नेम, प्रेस एस्केप। देखो डबल क्लिक कर दोगे अगर किसी भी फाइल पर तो वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी फाइल, रीनेम के लिए नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा हुआ लास्ट भाई सही है, फाइल को सिलेक्ट करिए माउस की लेफ्ट बटन से, उसके बाद प्रेस 2 करिए या फिर एक सिंगल क्लिक कर दीजिए नेम के ऊपर, ठीक है, अपना नाम डाल दीजिए और प्रेस एंटर कर दीजिए, आपकी फाइल जो है वो रीनेम हो चुकी होगी, ठीक है ना।
आपकी फाइल रीनेम हो चुकी होगी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर है। क्लियर, ठीक है ना। आगे देखिए, which of the following steps describes how to move a file or folder using the cut and paste method? कट एंड पेस्ट मेथड से किसी भी फाइल को कैसे मूव कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 44 पूछ रहा है। ओपन फाइल, क्लिक क्लोज, ओपन रिसाइकिल बिन, गलत बात, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। सेलेक्ट फाइल, राइट क्लिक, कॉपी, गो टू द न्यू लोकेशन, ऐसा भी नहीं। फाइल को सिलेक्ट करिए, एडिट पे जाइए, कट या फिर कंट्रोल एक्स करिए। कट के लिए या तो कट करो या फिर कंट्रोल एक्स शॉर्टकट को यूज कर लो। गो टू न्यू लोकेशन, नई लोकेशन पे जाओ, एडिट पे जाओ, या तो पेस्ट करो या फिर कंट्रोल वी कर दो। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बेस्ट है। ठीक है। क्वेश्चन 45, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर अगर आपको एक नया फोल्डर बनाना है तो क्या करोगे? ओपन फाइल एक्सप्लोरर, राइट क्लिक डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर, नहीं। आपको डेस्कटॉप पे तो ओपन फाइल एक्सप्लोरर को ओपन क्यों करना है ना। राइट क्लिक करोगे किस पे? डेस्कटॉप पे। न्यू पे जाओगे, फोल्डर पे जाओगे, आपका जो फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी, यानी कि नया फोल्डर है जो वो क्रिएट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप किसी शॉर्टकट से जाना चाहते हो तो शॉर्टकट मैंने क्या बताया था? कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ, ठीक। व्हाट इज द एब्रीविएशन मैन, यानी कि एक टाइप ऑफ नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा। ठीक है, किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो भी नेटवर्क यूज होता है दैट वन। कुछ और भी होते हैं, जरा देख लीजिए। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, लैन जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, ठीक है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, डब्ल्यू लैन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है, कैन कैंपस एरिया नेटवर्क है, ठीक है। SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क है, VPN इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, HAN होम एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग के देखो 2 4 5 6 और एक VPN 7 लगा के ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किनके एग्जांपल्स हैं, फुल फॉर्म है, तो उसको एक बार आप देखिएगा, है ना। Which of the following is the characteristics of a primary memory in a computer? प्राइमरी मेमोरी के रिगार्डिंग कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सही है? बताओ भाई। कह रहा है इट स्टोर्स डेटा परमानेंटली। अब प्राइमरी मेमोरी क्या डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है क्या? नहीं, ठीक है। डेटा को वो क्या करती है? सेकेंडरी मेमोरी जो है वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है। इट होल्ड्स डेटा टेम्परेली फॉर क्विक एक्सेस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। कुछ कुछ तो ये सही लग रहा है, लेकिन आगे स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज स्लोअर देन सेकेंडरी मेमोरी। नहीं, सेकेंडरी मेमोरी से ये फास्ट होती है, ये भी गलत, ये भी गलत। इट इज यूज्ड टू बैकअप फाइल्स एक्सटर्नली। नहीं, ऑप्शन नंबर बी ही सही है। इट होल्ड्स डेटा टेम्परेरी डेटा को अपने अंदर स्टोर करती है, और क्विक एक्सेस यानी कि कोई भी टास्क तेजी से परफॉर्म हो उसके लिए उसको प्रोसेस करने का काम करती है। ऑप्शन नंबर बी। Which of the following allows users to delete a file using the mouse? माउस का यूज करते हुए किसी भी फाइल को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं? मिनिमाइज द विंडो, नहीं। लेफ्ट क्लिक द फाइल, ड्रैग टू द रिसाइकिल बिन, कॉपी द फाइल। ठीक है, सीधी सी बात है, उस फाइल को ले जाकर ड्रैग कर दो किसमें? रिसाइकिल बिन में। ऑप्शन नंबर सी, फाइल जो है वो क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। सिंपल सा मेथड है। अगर आप शॉर्टकट यूज करना चाहते हो तो फाइल को सेलेक्ट कर लो और Ctrl+D यूज कर लो, या फिर ये नहीं करना चाहते हो तो डिलीट बटन का प्रेस कर लो। ये भी नहीं करना चाहते तो माउस की फाइल को सेलेक्ट करिए, माउस का राइट की करिए, एक मेन्यू खुल के आएगा, नीचे ऑप्शन होगा डिलीट का, उसको डिलीट कर दीजिए। 3 से 4 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके को यूज कर सकते हो, लेकिन जो तरीका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसी को तो फॉलो करना पड़ेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 49 है, यूजर वांट्स टू रीनेम मल्टीपल फाइल्स। मल्टीपल फाइल्स को उसको रीनेम करना है, तो कह रहा है इनमें से कौन सी करेक्ट अप्रोच हो सकती है? ड्रैग फाइल्स टू अनदर फोल्डर एंड रीनेम देम हियर। ऐसा तो कुछ काम नहीं करना है आपको, ड्रैग एंड ड्रॉप तो नहीं करना है, ठीक है, किसी फाइल को रीनेम करने के लिए। ओपन ईच फाइल एंड सेव इट विद इन योर। अगर हर एक फाइल को ओपन करना है फिर नए नाम से सेव करना है तो ये बड़ा टास्क हो जाएगा, नहीं करना है। सेलेक्ट प्रेस Ctrl Alt ऑल रीनेम फाइल्स, ये भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा?
सारी फाइल को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, रीनेम करो, टाइप ऑफ बेस नेम दे दो, वो फाइल को क्या कर देगा, रीनेम कर देगा। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन सब सिस्टम्स ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से मेन सब सिस्टम्स आते हैं? क्वेश्चन नंबर 50। देखो भाई, कंट्रोल यूनिट आता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट अलग से काम करता है, ठीक है, सीपीयू के अंदर नहीं आता है। लॉजिक यूनिट, इनपुट, अब देखो इनपुट यूनिट जो है वो अलग से आता है, सीपीयू के अंदर नहीं होता है। अर्थमेटिक, ग्राफिक्स, कंट्रोल, बस ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये तीनों जो है वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं, ये भी नहीं होता है। देखो जरा, कंट्रोल यूनिट में आपकी एएलयू आ जाएगी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट तो होती है। इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट जो है वो अलग से होती है, ठीक है ना। What is the function of devices, device drivers in an operating system? जितने भी डिवाइसेस आपकी लगी हुई होती हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस, उनको ऑपरेट करने के लिए ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है। बिना ड्राइवर के वो फाइल जो है पर्टिकुलर तरीके से ऑपरेट नहीं हो पाएगी। तो क्या फंक्शन है उसका? टू क्लीन टेम्परेरी फाइल्स नहीं, टू क्रिएट अ न्यू यूजर अकाउंट्स नहीं, टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं, टू मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन ओएस एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन सही से हो पा रहा है कि नहीं, ये काम करता है कौन? ड्राइवर। बिना ड्राइवर के सपोज एक आपने प्रिंटर ऐड करना चाहा अपने सिस्टम पे, जब तक उस मॉडल का ड्राइवर आपके सिस्टम पर इंस्टॉल नहीं होगा, आपका प्रिंटर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेट नहीं होगा। आपको ड्राइवर तो यूज करना ही होगा। और कोई भी दूसरी डिवाइस हो, है ना, सिर्फ प्रिंटर ही नहीं, अगर आपकी कोई भी दूसरी डिवाइस है तो आपको वहां पर यूज करना पड़ेगा ड्राइवर। विच विंडोज फीचर हेल्प्स टू क्विकली लोकेट अ स्पेसिफिक फाइल इन अ लार्ज फोल्डर? विंडोज में ऐसा कौन सा फीचर है? क्विकली लोकेट टू अ स्पेसिफिक फाइल इन लार्ज फोल्डर। बड़े फोल्डर में तेजी से, आसानी से किसी फाइल पे अगर आपको जाना है तो कैसे जा पाओगे? तो सिंपल सा एक मेथड होता है, फाइल को क्या कर लो, सर्च कर लो उसी नेम से, सर्च बॉक्स इन द फाइल एक्सप्लोरर। ऑप्शन नंबर सी। विच एमएस विंडोज फीचर अलाउ यू टू पर्सनलाइज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, थीम एंड स्क्रीन सेवर सेटिंग्स? डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को पर्सनलाइज करना, थीम को चेंज करना, स्क्रीन सेवर की सेटिंग्स को चेंज करना। तो ये ऑप्शन आप किसकी मदद से कर सकते हो? डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनलाइजेशन का, तो वहां से आप ये सारे चीजें जो है वो चेंजेस कर सकते हो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द Alt प्लस F4? Alt प्लस F4 का काम क्या होता है? मैंने आपको बताया था, क्लोजेज द करंट विंडो और एप्लीकेशन। सेव करना है तो कंट्रोल प्लस S यूज करोगे, रिफ्रेश के लिए F5 यूज करोगे, ओपन सा न्यू विंडो तो कंट्रोल प्लस O, या फिर किसी नई ओपन सा न्यू विंडो तो ओ नहीं न्यू करो, कंट्रोल प्लस N करो। ओ क्या करता है? नई फाइल को, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करता है, ठीक है। नई विंडो अगर आपको ओपन करनी है किसी भी एप्लीकेशन की तो कंट्रोल प्लस N करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज फाइल्स इन विंडोज? कह रहा है इनमें से कौन सा एक अच्छा तरीका है फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने का विंडोज में? स्टोर्स ऑल फाइल्स ऑन द डेस्कटॉप, क्रिएट सेपरेट फोल्डर्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, रीनेम ऑल फाइल्स विद रैंडम नंबर्स, की फाइल विद डिफरेंट सब्जेक्ट इन वन फोल्डर। क्रिएट सेपरेट फोल्डर्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, यानी कि अलग अलग फाइल्स के लिए आपको अलग अलग तरीके के फोल्डर बनाने पड़ेंगे। ये एक बेस्ट तरीका होता है। ऑप्शन नंबर बी। टू चेंज द डेस्कटॉप वॉलपेपर, विच ऑप्शन वुड यू चूज? अगर आपको वॉलपेपर चेंज करना है डेस्कटॉप तो किस पे जाओगे? सेटिंग्स पे जाओगे एंड गो टू पर्सनलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। सेटिंग्स पे जाओगे और पर्सनलाइजेशन पे जाओगे। हाउ कैन यू रिसाइज अ विंडो यूजिंग इट्स कॉर्नर्स और बॉर्डर्स इन विंडोज? कोई भी विंडो अगर आपकी रिसाइज होनी है, यानी कि वो छोटी होके आ रही है, आप उसको बड़ा करना है, तो आप तो एक मैक्सिमम ऑप्शन पूरे पे ऑपरेट हो जाएगी।
आप चाहते हो कि थोड़ा थोड़ा सा उसको बढ़ाएं, तो आप क्या करोगे, उसकी एजेस पर माउस के कर्सर को लेके जाओगे। अब जैसे उस माउस का कर्सर डबल हेडेड एरो में चेंज होगा तो तुरंत आप उसको वहां पर क्लिक करके उसको उसी की तरफ खींच दोगे, जिस एरो की तरफ, तो उसी एरो की तरफ वो उसकी विड्थ को बढ़ा देगा। ठीक है, तो प्रेस द माउस पॉइंटर ओवर अ बॉर्डर और कॉर्नर अंटिल इट टर्न्स इनटू अ डबल हेडेड एरो देन ड्रैग। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट मेथड है फॉर डूइंग द पर्टिकुलर टास्क। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट विद इन अ सीपीयू? कंट्रोल यूनिट का सीपीयू के अंदर एक बेसिक फंक्शन क्या हो सकता है? डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। बिल्कुल सही बात है, यानी कि डेटा किस तरीके से आ रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है और फिर कैसे जा रहा है, तो पूरे के पूरे डेटा को इंस्ट्रक्ट करता है, डायरेक्ट करता है, जितना भी इंस्ट्रक्शंस आ रहा है डेटा के लिए। तो ऑप्शन नंबर है। मैनेजिंग एक्सटर्नल डिवाइसेस नहीं होता है, ठीक है। स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली यूज डेटा, ये भी नहीं। परफॉर्मिंग अरिथमेटिक कैलकुलेशन, इसका काम तो कौन करता है? ये एएलयू काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। Which of the following accurately represent the two main component of the CPU and their function? CPU के दो मेन कंपोनेंट बताइए, उनके फंक्शन भी बताइए। दो मेन कंपोनेंट की बात करूं CPU के, मॉनिटर कीबोर्ड CPU के फंक्शन तो है नहीं, ठीक है। रैम ऑन रैम CPU के फंक्शन तो है नहीं, HDD SSD तो है नहीं, लेकिन कौन है? ALU और कंट्रोल यूनिट जो है वो CPU के अंतर्गत आता है। परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड ऑल कंट्रोल ऑल कंप्यूटर ऑपरेशंस। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बेस्ट फिट है इसके लिए, ऊपर पूछे गए क्वेश्चन के लिए। टू एडजस्ट द स्क्रीन रिजोल्यूशन और चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड इन विंडोज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ यूजर टिपिकली एक्सेस? अगर आपको स्क्रीन रिजोल्यूशन चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेटिंग्स पे जाओगे और क्या करोगे? दिस पीसी क्या ही करना। ऑप्शन नंबर डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ कंट्रोल यूनिट विद इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? इनमें से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के रोल को डिफाइन कर रहा है? It performs all mathematical and logical operations. देखो ये काम किसका है? कंट्रोल यूनिट का नहीं है, किसका है? ALU का है, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का है। ये काम कौन करता है? ALU करेगा, ठीक है ना। It displays the processed output to the user, नहीं भाई। It stores data instruction temporarily during processing, ये भी नहीं करता है। It direct and coordinate the activities of all components of the computer. Option number D. बिल्कुल बेस्ट फिट एग्जाम्पल। What is the primary function of the taskbar in Windows 7? टास्क बार का फंक्शन क्या होता है? देखो जो सबसे नीचे पट्टी बनी रहती है वो होती है टास्क बार, ठीक है ना। कह रहे टू इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर नहीं, टू डिस्प्ले द सिस्टम बायोस नहीं, टू शो ओपन प्रोग्राम्स एंड अलाउ क्विक एक्सेस टू देम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जो भी ऑप्शन प्रोग्राम खुले हुए होते हैं, ओपन होते हैं, तो नीचे जो पट्टी होती है सबसे नीचे उसको टास्क बार बोलते हैं। वो अपने लोगों के साथ यहां पर आपको दिखते हैं। सपोज दैट आपने क्रोम पे क्लिक कर दिया तो क्रोम पे आ गए, आप एमएस वर्ड पे क्लिक करोगे एमएस वर्ड पे आ जाओगे। तो यहां से इसको इजिली यानी कि क्विक एक्सेस करने के लिए प्रोग्राम्स पे उसको यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी को। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रैम? रैम का मुख्य काम क्या है? टू प्रोवाइड ग्राफिक्स नहीं, टू स्टोर परमानेंट डेटा नहीं, टू कंट्रोल द प्रिंटर नहीं, टू प्रोवाइड टेम्परेरी स्टोरेज फॉर रनिंग प्रोग्राम्स। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रैम के बर्तन की बात करें, टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड करता है जो भी पर्टिकुलर प्रोग्राम्स इंस्टेंट टाइम पर रन हो रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो फास्ट पेस के साथ रिवीजन करते हुए चलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है, ठीक है, तो एक प्यारा सा कॉमेंट मैं भी लिख देता हूं, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट जो है वो जरूर ड्रॉप करके जाइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए आगे से जो भी एफर्ट किए जाते हैं तो उसमें करने में मजा आता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्राइमरली यूज्ड टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू साउंड और ऑडियो आउटपुट? डिजिटल सिग्नल को साउंड या फिर ऑडियो आउटपुट में चेंज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो सिंपल सी बात है, स्पीकर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। और स्पीकर एक कैसी डिवाइस है? आपकी आउटपुट डिवाइस है, ठीक। विच टूल इन विंडोज हेल्प्स वन मैनेज एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स और फोल्डर्स? फाइल और फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम किसको, विंडोज में एक टूल होता है जिसको बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर। ऑप्शन नंबर डी। किससे ओपन करते हो? विंडो की के साथ
ये इसका शॉर्टकट होता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स इज नॉट टिपिकली यूज्ड ऑन डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप पे हम विंडोज यूज कर सकते हैं, मैक ओएस यूज कर सकते हैं, लाइनक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉयड जो है वो किसके लिए बना है, ये मोबाइल फोन्स के लिए बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली यूज्ड ऑन लैपटॉप। अब देखिए जना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। गूगल क्रोम क्या है, एक ही वेब ब्राउजर है भाई, है ना। एडोब फोटोशॉप क्या है, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, विंडोज 11 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली क्लासिफाइज वन इनपुट एंड वन आउटपुट डिवाइस। कौन सा एक इनपुट है, कौन सा एक आउटपुट है। देखो भाई, जॉयस्टिक आउटपुट डिवाइस नहीं, जॉयस्टिक कैसी है, जॉयस्टिक आपकी इनपुट डिवाइस है। स्पीकर कैसी है, आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, सही जवाब है। कीबोर्ड आउटपुट, कीबोर्ड में इनपुट है। प्रिंटर कैसा है, प्रिंटर भी आउटपुट है। माउस जो है वो इनपुट है, और स्कैनर भी कैसा है आपका, इनपुट है। स्कैनर इनपुट है, ठीक था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही जवाब होगा, दोनों ही पेयर जो है वो सही है। इफ अ लैन सेटअप विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर आपके सेटअप में लैन उसको सेटअप किया गया है तो क्या कह रहा है, लैन कैन नॉट शेयर प्रिंटर्स फॉर फाइल बिटवीन डिवाइसेस। लैन से आप प्रिंटर्स को शेयर कर सकते हो, ठीक है, ये कह रहा नहीं कर सकते हो, तो गलत हो गया। लैन इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। लार्ज जियोग्राफिकल एरिया के लिए नहीं करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क यूज करते हैं, जैसे आपके ऑफिस में, आपके घर में, तो वहां पर लैन यूज कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। लैन रिक्वायर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नहीं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं चाहिए होता है। लैन कनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन अ लिंक्ड एरिया लाइक होम और ऑफिस। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बेस्ट फिट है, आपका आंसर सही है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स। विंडोज यूज कर सकते हैं, यूनिक्स यूज करते हैं, लाइनक्स, लेकिन एंड्रॉयड जो है वो किसमें यूज की जाती है, मोबाइल में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, यही इनकरेक्ट है। Which of the following option best describe the main function of an operating system? कह रहा है इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन का। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कनेक्शन क्रिएट करता है किसके किसके बीच में, जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं और जो हार्डवेयर ऑपरेट हो रहे हैं पर्टिकुलर डिवाइस पर। तो आप कह सकते हो एक इंटरफेस क्रिएट करता है यूजर और सिस्टम के बीच में। जो भी आपका सिस्टम पे यूज कर रहे हो और जो यूजर है तो उसके बीच में एक इंटरफेस भी क्रिएट करता है, यानी कि एक कनेक्शन स्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। जो भी हार्डवेयर यूज हो रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, उनको भी मैनेज करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमें इसमें सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डिस्प्लेइंग वेब पेजेस की काम नहीं होता है, ठीक है। परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं होता है। कंपाइलिंग हाई लेवल कोड नहीं। मैनेजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर बी सही है। द डेस्कटॉप बैकग्राउंड इज ऑल्सो नोन है, जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड होता है उसको क्या बोलते हैं, वॉलपेपर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। अच्छा देखो, इसमें अगर हम आइकन की बात करें, अगर हम आइकन की, तो आइकन बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा सिंबल होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, एप्लीकेशन के लिए, जिसकी मदद से हम उस एप्लीकेशन को पहचानते हैं और उसी आइकन को हम यूज करते हुए उसको ओपन भी करते हैं, ठीक है ना। तो आइकन हो गया। मेन्यू की बात करें, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी टाइप्स के मेन्यूज होते हैं, जितने भी टाइप्स के फीचर्स होते हैं, उन सारे के सारे फीचर्स को एक मेन्यू में कैटेगराइज करके रखा जाता है, तो उसको मेन्यू बोलते हैं। फाइल क्या होता है, सेट ऑफ डेटा जो है वो क्या है, आपके लिए एक फाइल का काम करती है। Which of the following is the correct way to create a new folder on the desktop in Windows? डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाना, राइट क्लिक करिए डेस्कटॉप पर, न्यू पे जाइए, फोल्डर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टास्क बार इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार का क्या फंक्शन है, तो मैंने आपको अभी भी बताया था। टास्क बार बेसिकली क्या करता है, जो रनिंग एप्लीकेशंस होते हैं उनके आइकन को शो करता है ताकि आप आसानी से उसके बीच में स्विच कर पाओ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर है, ठीक है।
व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन क्रिएटिंग अ फाइल और फोल्डर? जब आप कोई भी फाइल या फोल्डर बनाते हो तो क्या जरूरी होता है? ईमेल आईडी नहीं, शॉर्टकट नहीं, उस फाइल का नाम, यही तो सही है, या पासवर्ड नहीं, ठीक है ना। आपको उस फाइल का नाम पता होना चाहिए जिस फाइल नेम से उस फाइल या फोल्डर को आप बनाओगे। क्लियर? व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर इन ऑपरेटिंग सिस्टम? GUI की बात करें तो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। एक टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक CUI भी होता है, करेक्टर यूजर इंटरफेस होता है ना, जो करेक्टर बाय करेक्टर ऑपरेट करता है, ग्राफिकली ऑपरेट होता है। जो आजकल के जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, विंडोज है ना, 7 है, 9 है, विंडोज 9 तो नहीं आया, विंडोज 7 के बाद 10 आया था, विंडोज 11 आया, तो ये सब के सब क्या है? GUI पे ऑपरेट होते हैं, तो यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर डी। शॉर्टकट फॉर Ctrl+V किसके लिए यूज होता है? ये क्या करता है? टेक्स्ट द कॉपीड टेक्स्ट और फाइल्स। जो भी टेक्स्ट आप कॉपी करते हो, जो भी टेक्स्ट आप जो भी फाइल को कॉपी करते हो, उनको पेस्ट करने का काम करता है कौन? Ctrl+B। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। कट के लिए मैंने बताया Ctrl+X यूज करते हो, सेव के लिए Ctrl+S यूज करते हो, सेव एज के लिए F12 यूज करते हो। व्हाट इज द करेक्ट वे टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर यूजिंग राइट माउस बटन? अब देखो अलग अलग तरीके से रीनेमिंग बता रहा है। राइट माउस बटन से रीनेम कैसे करोगे? क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा राइट क्लिक ऑन द फाइल। अब राइट क्लिक करोगे किस पे? फाइल पर। फाइल पर राइट क्लिक करोगे, एक मेन्यू खुल के आएगा। मेन्यू में ओपन करना, रीनेम को सेलेक्ट करिएगा। रीनेम करते टाइप करने के लिए वो आ जाएगा, वहां पर टाइप करना और प्रेस एंटर करना। आपका ऑप्शन जो है वो, यानी कि फाइल जो है वो रीनेमिंग हो चुकी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है, 78 का ए नंबर। विच द फॉलोइंग इज एन एफिशिएंट वे टू ऑर्गेनाइज फाइल्स ऑन कंप्यूटर? क्रिएटिंग डिफरेंट फोल्डर्स बेस्ड ऑन कैटेगरी फाइल्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शायद रिपीट हुआ है क्वेश्चन। व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तो सबको ही पता होगा, ऑप्शन नंबर डी। बताने की बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स करेक्टली डिस्क्राइब हाउ टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर यूजिंग अ फाइल मेन्यू? अब देखो रीनेम कर रहे हैं किसका यूज करते हुए? फाइल मेन्यू का यूज करते हुए। अब जब फाइल मेन्यू को जब आप यूज करोगे तो फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। फाइल पे जाइए, रीनेम पे जाइए, टाइप रीनेम करिए, प्रेस एंटर करिए, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल मूव अ फाइल टू द रिसाइकिल बिन इन विंडोज? अब किसी भी फाइल को अगर आपको रिसाइकिल बिन में ले जाना है तो क्या करोगे? सिंपल, उस फाइल को क्या करना है? राइट क्लिक द फाइल, सेलेक्ट रीनेम नहीं, प्रेस एंटर द सिलेक्टिव नहीं, राइट क्लिक द फाइल, सेलेक्ट डिलीट। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। फाइल को राइट क्लिक करते हुए एक मेन्यू ओपन होगा और डिलीट ऑप्शन पे जैसे ही आप जाओगे फाइल डिलीट होगी, और फाइल डिलीट होते ही वो कहां पहुंच जाएगी? रिसाइकिल बिन में पहुंच जाएगी, ऑप्शन नंबर सी में। Which of the following combination of shortcuts, short keys and functions is correctly matched? कह रहा है इसमें कौन सा करेक्टली मैच है? Ctrl+C कॉपी कंटेंट सही है, Ctrl+T कॉपीज द सिलेक्टेड डेटा, ये तो गलत है, ठीक है। Ctrl+V फाइंड ए स्पेसिफिक वर्ड, ये तो पेस्ट करने के लिए काम आता है। Ctrl+F स्विच बिटवीन द टैब्स, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो सही है। कॉपी करने के लिए Ctrl+C यूज करते हैं, फाइंड ए स्पेसिफिक वर्ड Ctrl+F यूज करते हो, है ना। Ctrl+Tab यानी कि Alt+Tab यानी कि एप्स के बीच में स्विच करने के लिए यूज करते हैं। You want to create a file called notes.txt. Which tool would you use? अब देखो जो txt होती है वो टेक्स्ट फाइल होती है, जैसे वर्ड प्रोसेसर में बनती है या फिर नोटपैड पे बनती है, तो नोटपैड को आप यूज करते हुए इस एक्सटेंशन के साथ फाइल को बना सकते हो, ऑप्शन नंबर सी पे। हाउ कैन यू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन विंडोज? विंडोज में एक नया फोल्डर बनाना है तो क्या करोगे? यूजिंग अ राइट क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। या फिर शॉर्टकट यूज कर सकते हो Ctrl+Shift+N। व्हाट हैपेंस व्हेन यू डबल क्लिक ऑन द आइकन ऑन द डेस्कटॉप? किसी भी आइकन पर डबल क्लिक करोगे तो क्या करेगा? वो जो है वो इट ओपन्स द एप्लीकेशन और फाइल, ऑप्शन नंबर डी। किसी भी आइकन पर अगर आप डबल क्लिक कर देते हो इंस्टेंट, तो फाइल या फोल्डर क्या है? ओपन हो जाएगा। After deleting a file from a folder, a user realizes that it was an important file. Which of the following steps should they follow to restore it?
एक फाइल थी गलती से डिलीट हो गई, आप चाहते हो कि ये इंपॉर्टेंट फाइल थी हमारी, इसको वापस से हम रिस्टोर कर पाए, तो इस फाइल को कैसे रिस्टोर करोगे? मैंने बताया फाइल आपकी डिलीट हो गई, डिलीट होते ही पहुंचते ही रिसाइकल बिन में, आप रिसाइकल बिन पर जाइए, अपनी फाइल को ढूंढिए, राइट क्लिक करिए, एक ऑप्शन खुल के आएगा जहां लिखा होगा एक रिस्टोर, उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी फाइल पुनः उसी स्थान पर आ जाएगी जिस स्थान से, जिस प्लेस से, जिस फाइल लोकेशन से आपने डिलीट करी थी, आपसे डिलीट धोखे से हो गई थी। तो इसके लिए कौन सा बनेगा? ओपन रिसाइकल बिन, राइट क्लिक द फाइल, क्लिक द रिस्टोर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। What happens when a user renames a file in MS Windows? MS Windows में जब ये यूजर एक फाइल को रीनेम करता है तब क्या होता है? क्या होता है? फाइल का नाम क्या चेंज हो जाता है, लेकिन फाइल सेम रहती है। A file name changes but its contents remains the same. फाइल का नाम बदलता है लेकिन फाइल का ऐसा नहीं है कंटेंट भी बदल जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब। Which of the following steps allow you to create a new folder on the desktop in Windows? नया फोल्डर बनाने के लिए डेस्कटॉप पर क्या करना पड़ेगा? राइट क्लिक करिए, न्यू करिए, फोल्डर करिए, 89 में सी नंबर हो जाएगा, है ना। राइट क्लिक करोगे कि मेन्यू खुल के आ जाएगा, वहां से आप यूज कर सकते हो। अ कंप्यूटर सिस्टम मेनली इंक्लूड्स द विच 3 कंपोनेंट? कौन से 3 सिस्टम होते हैं भाई? माउस, सीपीयू, मोबाइल, सीपीयू, स्कैनर, एयर कंडीशनर? नहीं भाई, एयर कंडीशनर कहाँ आओगे। मॉनिटर, यूएसबी लाइट, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आपका पहला ही ऑप्शन है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, ऑप्शन नंबर ए। Which of the following is a small handheld pointing device? देखो पॉइंटिंग डिवाइस की बात करें तो पॉइंटिंग डिवाइस that controls 2-dimensional movement of the cursor on a screen. 2-dimensional की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा पॉइंटिंग डिवाइस हमारी माउस होती है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। Why is it important to organize files in folders? कितनी बार बताएं? To easily locate and access files, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन आपसे पूछ रहा है तो इट सेंड आउटपुट ऑफ प्रिंटर, मॉनिटर? नहीं। रिसीव्स इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड माउस ओनली? नहीं। रिसीव तो करता है लेकिन इन्हीं से सिर्फ, तो ऐसा भी नहीं। एक्सट्रीम कीवर्ड निट्टो लगा दो भैया। इट प्रोसेसेस डेटा एंड कंट्रोल्स ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर? बिल्कुल मस्त फंक्शन है, ठीक है। टिक करके चले जाओ एकदम से। बेसिक अगर जानकारियां हैं तो क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 94, विच फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर सेविंग एमएस पावरपॉइंट टेम्पलेट? अब देखो एमएस पावरपॉइंट टेम्पलेट, देखो बेसिकली जनरली अगर नॉर्मल एमएस पावरपॉइंट फाइल को सेव करते हो तो वो सेव होती है .pptx में। 2007 या उसके पहले के वर्जन्स का जो एक्सटेंशन था तो वो .ppt था, ठीक। और 2007 के बाद के वर्जन्स का जो प्रेजेंटेशन का जो एक्सटेंशन हो गया वो .pptx हो गया। अब हम ये चीज पूरी लिखेंगे नहीं, आप सुन पा रहे होगे और मैं लिख रहा हूं, ठीक है। अब यहां पूछ रहा है कि पावर पॉइंट टेम्पलेट के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज करते हैं, तो उसके लिए यूज करते हो भाई .potx, ऑप्शन नंबर ए। मैं सारे एक्सटेंशन आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अभी सब्र करो, दिखाऊंगा मैं। In most Unix-based operation systems, which command is used to create an empty file if the file does not already exist? जो Unix ऑपरेटिंग बेस्ड सिस्टम होता है, कह रहा है इनमें से कौन सी ऐसी कमांड है एक एम्प्टी फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज करी जाती है जो पहले से एग्जिस्ट नहीं है? तो cp, mkdir या टच या फिर mk फाइल। तो इसके लिए एक सिंपल सी कमांड होती है, दैट वन इज टच, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। Consider a hierarchical file systems if a user attempts to delete a non-empty directory using a standard delete directory command without any recursive operation. What is the most likely outcome? कह रहा है कि किसी hierarchical file system में अगर किसी यूजर ने एक नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी से मतलब होता है फोल्डर, ठीक है, यानी कि फाइल से मतलब है। अगर किसी यूजर ने एक नॉन एम्प्टी फाइल को डिलीट कर दिया है यूजिंग अ स्टैंडर्ड डिलीट डायरेक्टरी कमांड, इस कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज मोस्ट लाइकली आउटकम, कह रहा है इनमें से क्या होगा। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कह रहा है द ऑपरेटिंग सिस्टम विल ऑटोमेटिकली डिलीट ऑल फाइल्स सब डायरेक्टेड विद इट। ऐसा तो काम नहीं होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम सारी की सारी फाइल्स को ऑटोमेटिकली डिलीट कर दे। ऑल फाइल्स कह रहा है ना।
द ऑपरेटिंग सिस्टम विल प्रॉम्प्ट द यूजर फॉर कंफर्मेशन टू डिलीट ईच आइटम विद इन द डायरेक्टरी। नहीं, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जो फोल्डर आपने सेलेक्ट किया होगा सिर्फ वही डिलीट होगा, ईच आइटम डिलीट नहीं होगा किसी भी फोल्डर के अंतर्गत। ये भी याद रखिएगा, तो गलत हो गया। ओनली द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर विल रिमूव्ड लीविंग द फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज ऑर्फन्ड। ओनली द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर विल रिमूव्ड। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भैया क्यों रिमूव होगा? अगर आप कोई फाइल रिमूव कर रहे हो तो वो फाइल रिमूव होगी। द ऑपरेटिंग सिस्टम विल रिटर्न एन एरर इंडिकेटिंग दैट द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगर आप वो फोल्डर एम्प्टी नहीं होगा तो वो एक एरर दे देगा। अगर आप ऐसी प्रोसेस कमांड के थ्रू उस फाइल को क्रिएट करने की या डिलीट करने की कोशिश कर रहे होगे, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। विच कमांड इन विंडोज 10 CMD विल डिलीट all .log files in the current directory without asking for confirmation। कह रहा है कि जितने भी लॉग फाइल्स हैं विंडोज 10 में, जो कमांड प्रॉम्प्ट में कैसी कौन सी कमांड है जो सारी की सारी लॉग फाइल्स को बिना कंफर्मेशन लिए डिलीट कर देगा। 97 का बताना है भाई कौन सी फाइल। तो इसके लिए कमांड होती है डिलीट *log as -/q। ऑप्शन नंबर 3। ठीक, कुछ और भी कमांड्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। CMD कमांड्स जैसे dir1 सारी की सारी फाइल्स और फोल्डर्स को लिस्ट कर देता है करंट फोल्डर करंट डायरेक्टरी में। CD यानी कि चेंजेस द करंट डायरेक्टरी। CLS क्लियर्स द स्क्रीन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉपी फाइल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, कॉपी यूज करते हो। मूव यूज करते हो, मूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए del यूज करते हो। क्रिएट अ न्यू फोल्डर या डायरेक्टरी, मैंने बताया ना, अगर नाम नई डायरेक्टरी या फोल्डर बनाना चाहते हो तो mkdir यूज करते हो या md यूज करते हो। फोल्डर को डिलीट करना है तो rmdir, ठीक है। पिंग यानी कि कनेक्टिविटी को अगर आपको चेक करना है तो पिंग कमांड होती है, ठीक है। IP कॉन्फ़िगरेशन, तो कुछ इंपॉर्टेंट वाली कमांड्स थी वो आपको देख लेनी है। यू हैव अप्लाइड अ स्पेसिफिक कैरेक्टर स्टाइल टू सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ प्रोडक्ट name throughout the lengthy MS Word document. If you need to change the font and color of all these instances, what is the most efficient method? कह रहा है कि जो भी आप स्पेसिफिक कैरेक्टर स्टाइल चाहते हो, ठीक है, तो उसको आप चेंज करना चाहते हो फॉन्ट और कलर इंस्टेंटली, तो कैसे चेंज करोगे? देखिए भाई, कॉपिंग द फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन इंस्टेंट यूजिंग फॉर्मेट पेंटर एंड अप्लाइंग इट टू द अदर। देखो ये काम इससे हो तो जाएगा, लेकिन एक बार में नहीं होगा। वो जिस पे आप अप्लाई करोगे उस पे होता चला जाएगा। जो भी फॉर्मेटिंग आप कॉपी करके लेके आए हो फॉर्मेट पेंटर्स के थ्रू। यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मॉडिफाइंग द डेफिनेशन ऑफ द करेक्ट स्टाइल, बिल्कुल सही, ठीक है। जो भी आपकी करंट स्टाइल लगी हुई है उस स्टाइल को आप क्या करोगे? मॉडिफाई करोगे विद कलर और फॉन्ट, तो आपकी पूरी की पूरे डॉक्यूमेंट में जो स्टाइल लगी है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैन्युअली सिलेक्टिंग इंस्टेंट ये भी नहीं, ठीक है। जो भी स्टाइल लगी हुई है, जैसे देखो जरा MS Word में आपको दिखाऊं, ये स्टाइल है, ये आपका टेक्स्ट जो है वो किस तरीके से होगा, पूरा का पूरा टेक्स्ट ऐसे हो जाएगा। देखो एक ही बार में चेंज हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप अपने स्टाइल में ही चेंज कर दीजिए पूरे डॉक्यूमेंट में। और जो मैं कर रहा हूं वो प्री इनबिल्ड स्टाइल्स लगी हुई हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई उसमें कर सकते हो। इन मॉडर्न CPUs व्हाट टेक्निक इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस साइमल्टेनियसली। आधुनिक CPU में एक साथ कई निर्देशों को निष्पादित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? पाइपलाइनिंग का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। Which of the following scenarios would most effectively necessitate the use of a 3-dimensional reference within a MS Excel formula? कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा सिनेरियो आप अपनाओगे, यानी कि जो बेस्ट है टू यूज अ 3-dimensional reference within an MS Excel formula. कह रहा है अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू रेंज ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन वैल्यूज इन अदर वर्कशीट विद इन द सेम वर्कबुक, ऐसा तो नहीं है ना। क्रिएटिंग ए चार्ट, नहीं कर सकते हो ऐसा MS Excel फॉर्मूला में, चार्ट का क्या काम, ठीक है। समिंग वैल्यूज फ्रॉम अ स्पेसिफिक सेल अक्रॉस अ सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट रिप्रेजेंटिंग मंथली डेटा फॉर अ ईयर।
ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो ऑप्शन नंबर सी को। समिंग वैल्यूज फ्रॉम अ स्पेसिफिक सेल, जो भी स्पेसिफिक सेल से आप वैल्यूज को सम अप करिए, ठीक है, और जो भी सीक्वेंस आप अपनाना चाहते हो उसको अकॉर्डिंग आप अपनी वर्कशीट में डेटा में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैलकुलेट द एवरेज सेल्स फिगर्स अक्रॉस मल्टीपल नॉन कंटिन्यूअस वर्कशीट फॉर द सेम प्रोडक्ट कैटेगरी, नहीं, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। विच कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन्स द विंडोज 11 ओएस सेटिंग्स, सेटिंग्स को ओपन करने के लिए विंडोज का आई के साथ। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप किसके लिए यूज कर सकते थे हम, टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए, है ना, किसको ओपन करते थे, टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए यूज करते थे, ठीक है। विच वर्जन ऑफ विंडोज इंट्रोड्यूस्ड द स्टार्ट मेन्यू, ठीक है, स्टार्ट मेन्यू जो है वो किस विंडोज के वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो इंट्रोड्यूस हुआ था आपका विंडोज 95 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल। देखो एमएस एक्सेल में मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, मिक्स्ड में क्या होता है कि एक रो फिक्स्ड हो और दूसरी ना हो, मतलब कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव उन दोनों का जो मिक्सअप होता है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग, ठीक है। तो ये उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ये जो डॉलर साइन लगा है इसका मतलब जो है वो कॉलम जो है किसी भी सेल का कॉलम क्या है, एड्रेस फिक्स्ड हो गया, अगर डॉलर साइन लग जाता है तो वो फिक्स्ड हो जाता है। 1 को 1 2 3 से क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, रोज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो फिक्स नहीं है, तो ये मिक्स्ड रेफरेंसिंग हो गई। देख लीजिए जरा, रिलेटिव रेफरेंसिंग में क्या होता है, जो सेल एड्रेस होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है जब भी आप फॉर्मूला को कॉपी करते हो किसी दूसरी सेल में, तो वो इस तरीके से होता है। A1 देखो यहाँ पर भी कोई भी कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, लेकिन एब्सोल्यूट में क्या होता है कि जो भी सेल होती है वो फिक्स्ड हो जाती है, उसका सेल एड्रेस वो फिक्स्ड हो जाता है। फिक्स्ड का पता किससे चलता है, इस डॉलर साइन से पता चलता है, ठीक है ना। तो जब भी आप कुछ भी चेंज करने के लिए जो कोई भी फॉर्मूला चेंज करते हो तो उसका सेल एड्रेस जो है वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। मिक्स्ड में refers to a cell address where either row or column is fixed। यहाँ पर रो या तो फिक्स्ड होगा या फिर कॉलम फिक्स्ड होगा, जो भी फिक्स्ड होगा उसके पहले क्या लगा होगा, डॉलर साइन लगा होगा। तो ये 3 तरीके की रेफरेंसिंग होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रेफरेंसिंग इन एमएस वर्ड, तो ये 3 होती है, बाकी चौथी जो है वो उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 104, which of the following accurately describe the function of the spill range feature introduced in new versions of MS Excel। spill range का जो फीचर है वो हम किस में यूज कर सकते हैं, जो नए MS Excel के जो फीचर्स आए हैं उसमें यूज किया जाता है। तो देखिएगा जरा, it allows multiple users to simultaneously edit different ranges within the same worksheet, नहीं। it automatically saves the workbook to cloud location, ऐसा भी नहीं। It dynamically resizes the formula output range when the formula returns multiple values, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो यूज कर सकते हैं स्पिल रेंज के थ्रू, ठीक है। Which of the following statement does not describe the primary difference। अब देखो यहां पे पूछ रहा है कि does not प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन SRAM और DRAM। इसको समझने से पहले आप समझिए पहले इस टेबल को, देखो भाई जरा, जस्ट देखा आपने इस टेबल को, प्रॉपर तरीके से डिफरेंस को दर्शाया गया है इस टेबल के थ्रू। SRAM और DRAM में क्या डिफरेंस है, तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। अगर स्टोरेज टेक्नोलॉजी की बात करें, 6 ट्रांजिस्टर्स पर बिट होते हैं, ठीक है, यूजिंग फ्लिप फ्लॉप सर्किट का यूज करता है, ठीक है। इसमें एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर होता है, 1 ट्रांजिस्टर पर बिट होता है DRAM में, इसमें 6 होते हैं। रिफ्रेश रेट, नो रिफ्रेश नीडेड स्टैटिक में, रिक्वायर्स कांस्टेंट रिफ्रेश। स्पीड वेरी फास्ट एक्सेस होता है, नैनो सेकेंड, स्लोअर एक्सेस होता है कंपेयर टू SRAM,
क्योंकि बार बार रिफ्रेश होती है ना, इसलिए उसका टाइम स्लो हो जाता है। डेंसिटी की बात करें, लो स्टोरेज डेंसिटी मेक्स मोर स्पेस पर बिट सिंस 6 ट्रांजिस्टर्स आर नीडेड। हाई स्टोरेज डेंसिटी होती है, कॉस्ट वेरी कॉस्टली होती है, मच चीपर होती है एसरैम से। पावर कंजप्शन की बात करें, मोर पावर कंज्यूम करती है एसरैम, वो लेस पावर कंज्यूम करती है। वॉलेटिलिटी की बात करें तो ये वॉलेटाइल है और ये भी वॉलेटाइल है। रिलायबिलिटी की बात करें, मोर रिलायबल स्टेबल डेटा स्टोरेज, नो नीड टू रिफ्रेश, है ना, ये लेस रिलायबल है। एप्लीकेशंस यूज्ड इन कैश मेमोरी, अब ये कहां यूज होती है एसरैम में, ये L1 L2 L3 CPU की कैश मेमोरी में यूज होती है, रजिस्टर्स में यूज होती है ना, और ये मेन मेमोरी में यूज होती है, जैसे रैम हो गया, पीसी के लैपटॉप सर्वर्स में हो गया। चिप साइज लार्ज चिप होती है, स्मॉल चिप होती है इसमें। डेंस डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स सर्किट डिजाइन 6 ट्रांजिस्टर्स पर सेल होता है, उसमें 1 ट्रांजिस्टर 1 कैपेसिटर पर सेल होता है। परफॉर्मेंस इंपैक्ट, इंप्रूव सीपीयू परफॉर्मेंस, प्रोवाइड लार्ज अफोर्डेबल स्टोरेज बट स्लोअर कंपेयर टू द कैश। अब इस टेबल से अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। पढ़ो भाई, पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, कह रहा नॉट डिस्क्राइब द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन एसरैम और डीरैम में। पहला स्टेटमेंट पढ़िए भाई, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है एसरैम यूज मोर ट्रांजिस्टर्स टिपिकली 6 पर सेल। देखो 6 ट्रांजिस्टर पर सेल यूज कर रहा था, सही बात है, विच मेड 6 लेस डेंस, while DRM यूज जस्ट 1 ट्रांजिस्टर एंड 1 कैपेसिटर पर सेल। तो ये तो स्टेटमेंट क्या है, सही है। SRAM यूजेस मोर ट्रांजिस्टर्स पर बिट टू स्टोर, SRAM ज्यादा ट्रांजिस्टर यूज कर रहा है जिससे कि उसका जो फास्टर रेट है वो ज्यादा है DRM से, तो ये भी सही है। SRAM इज मच फास्टर बिकॉज इट इज अ सिंपल डिजाइन एंड डजंट नीड टू रिफ्रेश, बिल्कुल है, SRAM को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये भी सही हो गया। SRAM इज फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव, इतना तो सही है, ठीक। मेकिंग इट सुटेबल फॉर मेन सिस्टम मेमोरी, मेन सिस्टम मेमोरी में DRM का यूज करते हैं, ये मेन सिस्टम मेमोरी में यूज इसका नहीं होता है। While DRM is slower and cheaper, slower और cheaper होती है, मेकिंग इट आइडियल फॉर कैश मेमोरी। यही इतनी लाइन गलत है इसके लिए, कैश मेमोरी में SRM को यूज करते हैं और जबकि मेन सिस्टम मेमोरी में हम उसको यूज करते हैं DRM को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत लिखा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। In the context of computer memory hierarchy, which of the following statement regarding access speed and cost per bit is generally true as you move from registers to secondary storage? देखो सबसे टॉप पे कौन होता है, रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद कैश मेमोरी, फिर प्राइमरी मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो जो सेकेंडरी मेमोरी सबसे लास्ट में होती है ना, हायरार्की की अगर बात करें, तो कह रहा है कि अगर एक्सेस स्पीड बढ़ेगी तो कॉस्ट पर बिट बढ़ेगी, तो उन बीच का रिलेशन बताना है हमें, एक्सेस स्पीड का इसका। देखो जब भी आप एक्सेस स्पीड घटाओगे तो कॉस्ट पर बिट भी घटेगी। रजिस्टर्स की एक्सेस स्पीड ज्यादा होती है तो उसकी सबसे कॉस्टली होती है, कॉस्ट पर बिट भी उसकी सबसे ज्यादा होती है। तो यानी कि पहला ऑप्शन ही सही है, अगर एक्सेस स्पीड घटेगी तो कॉस्ट पर बिट भी घटेगी, ऑप्शन नंबर 1। In a Linux, which command is used to rename a file from old name.txt to new name.txt? Linux OS ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर किसी फाइल को रीनेम करना है तो आपको किस कमांड का यूज करना पड़ेगा? तो आप यूज करोगे mb, ठीक है, move old name.txt to new name.txt, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 mb का यूज करोगे, ठीक है, mb कमांड होती है, इसका यूज करोगे, ऑप्शन नंबर 4। कुछ कमांड्स हैं आपके लिए, जरा देखिए। ls लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का मतलब वही सेम फोल्डर। pwd प्रिंट्स द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। cd चेंजेस द करंट डायरेक्टरी। mkdir क्रिएट्स अ न्यू डायरेक्टरी। rmdir रिमूव एन एम्प्टी डायरेक्टरी। cp कॉपी। mb देखो क्या है, mb किसके लिए यूज हुआ है, मूव और रीनेम्स फाइल और डायरेक्टरी। तो यही तो पूछा गया था, तो बेसिक मेन कमांड क्या थी, मूव थी।
ठीक है। टच का क्या, क्रिएट्स एन एम्प्टी फाइल और अपडेट द टाइम स्टैम्प्ड। CAT डिस्प्ले ऑल कंटेंट ऑफ अ फाइल, ठीक है। CHMDO UNM फाइंड क्लियर, क्लियर्स द टर्मिनल स्क्रीन, इको प्रिंट्स टेक्स्ट टू द टर्मिनल। तो ये तमाम सारी कमांड्स हैं, इसको आप देखिए एक बार। When saving in MS PowerPoint presentation, what is the primary purpose of the save as picture presentation option? जब आप सेव एज पिक्चर प्रेजेंटेशन ऑप्शन करते हो तो इसका मतलब क्या है? देखो भाई, जब आप सेव एज पिक्चर प्रेजेंटेशन करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि सारी की सारी स्लाइड्स को आप एज अ इमेज सेव कर रहे होते हो प्रीव्यू जब आप दिखाओगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं जरा। टू ऑप्टिमाइज द प्रेजेंटेशन फॉर व्यूइंग और लैंड इंटरमीडिएट कनेक्शन, ऐसा तो नहीं है। टू प्रिवेंट एनी फर्दर एडिटिंग प्रेजेंटेशन कंटेंट, नहीं। टू सेव ईच स्लाइड एज अ सेपरेट इमेज फाइल विद इन द फोल्डर, नहीं। टू एम्बेड अ स्टैटिक इमेज ऑफ द फर्स्ट स्लाइड एज अ प्रीव्यू, ऑप्शन नंबर चौथा ही जो है वो आपका सही हो जाएगा। देखो जरा, जब आप किसी भी पावर पॉइंट फाइल को सेव करने जाओगे तो तमाम सारे ऑप्शंस जो हैं आपको सेव करने के लिए पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछ रहा था क्या, सेव एज पिक्चर प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो सेव एज पिक्चर प्रेजेंटेशन ये रहा, यानी कि पावर पॉइंट पिक्चर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो देखो जरा, इनके लिए सबके एक्सटेंशन भी जान लो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम सिंपली क्या यूज करते हैं, .pptx। मैक्रो में .pptm यूज कर सकते हैं, 97 से 2003 तक हम ppt यूज करते थे .ppt। PDF में .pdf, XPS में .xpc। देखो पावर पॉइंट टेम्पलेट, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पावर पॉइंट टेम्पलेट में हम .potx यूज करते हैं। पावर पॉइंट मैक्रो इनेबल टेम्पलेट .potm यूज करते हैं, ठीक है। पावर पॉइंट 97 से 2003 टेम्पलेट में हम .pot यूज कर रहे थे। अब यहाँ POTX क्योंकि 2007 या उसके बाद का वर्जन है, 97 और 2003 में .pot यूज कर रहे थे, ठीक है। तो ये तमाम सारे एक्सटेंशन हैं, इनको एक बार देख लेना है कौन किस में सेव हो रहा है। अब जैसे एक क्वेश्चन था ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, पिक्चर प्रेजेंटेशन, तो .pptx तो होगा, लेकिन हर एक स्लाइड को वो क्या बना देगा, एज अ इमेज बना देगा। स्लाइड तो रहेगी, वो नॉन एडिटेबल होगी, उसमें आप एडिट नहीं कर पाओगे क्योंकि वो पूरी की पूरी स्लाइड जो है वो किस में चेंज हो चुकी होगी, एज अ इमेज में। तो ईच स्लाइड सेव्ड एज एन इमेज इनसाइड pptx रिड्यूसेस एडिटिंग, तो वो एडिटिंग को क्या करेगी, रिड्यूस कर देगा। समझ गए बात। तो पावर पॉइंट पिक्चर प्रेजेंटेशन में आपको उसको सेव करना होगा। तो बहुत सारे एक्सटेंशन है, सारे एक्सटेंशन को देखिए, उनकी यूज और पर्पज को जानिए। हो सकता है क्वेश्चन आपसे अगला इसी से पूछ लिया जाए। इन विंडोज बेस्ड सिस्टम्स विच ऑल्ट की कॉम्बिनेशन इज मोस्ट लाइकली टू डिस्प्ले द कॉन्टेक्चुअल कंट्रोल मेन्यू ऑफ द एक्टिव विंडो स्पेशली व्हेन द टाइटल बार इज इनएक्सेसिबल। ऑल्ट की कॉम्बिनेशन का हम यूज कब करते हैं, बताओ भाई। देखो भाई, ऑल्ट प्लस F4 या ऑल्ट प्लस डिलीट या ऑल्ट के साथ स्पेस। बीच ऑल्ट क्यों, डिस्प्ले द कॉन्टेक्चुअल कंट्रोल मेन्यू, यानी कि थोड़ा सा एक छोटा सा मेन्यू जो है वो आपके सामने उस विंडो से रिलेटेड अपीयर हो जाएगा। तो ऑल्ट के साथ स्पेस यूज करते हो, ऑल्ट प्लस स्पेस बार, ठीक है। ऑल्ट F4 किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। When saving an MS PowerPoint presentation, which of the following option would be most suitable if the primary goal is to ensure the presentation opens in slideshow view by default for recipients who may not have MS PowerPoint installed। यानी कि किसी भी MS PowerPoint को आप किस टाइप से सेव करोगे जिसमें वो प्रेजेंटेशन जो है वो सिर्फ एज ए स्लाइड शो की तरह काम करे, जिसने अगर MS PowerPoint इंस्टॉल भी नहीं किया है तो भी उसके में वो चीज काम कर जाए। तो उस फीचर को थ्रू हम कैसे खोलेंगे, तो उसको हम सेव करेंगे PowerPoint शो के टाइप से, .ppsx यानी कि PowerPoint शो के टाइप से हम उस फाइल को क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ASCII वैल्यू ऑफ अपर केस लेटर। अब ASCII वैल्यू को करने के लिए पहले इसको समझिए। कुछ कंट्रोल कैरेक्टर्स की वैल्यू है 0 से 1 से 31, सिर्फ 31 तक। डिजिट यानी कि 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू है। 0 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा 48, यानी कि 0 को रिप्रेजेंट करेगा 48,
1 को रिप्रेजेंट करेगा 49, 2 को रिप्रेजेंट करेगा 50, इसी तरीके से 57 तक जाएगा, है ना। अपर केस लेटर से यानी कि ए से लेकर जेड तक, तो ए स्टार्ट हो रहा है 65 से, तो कैपिटल ए 65 और फिर चलता चला जाएगा, बी 66 हो जाएगा, सी 67 हो जाएगा, इसी तरीके से जेड जो है वो 90 रहेगा। लोअर केस लेटर्स की बात करें तो लोअर केस आपका 97 से स्टार्ट होगा, 122 तक जाएगा। तो आप डिजिट को याद कर लीजिए, अपर केस लोअर केस, उसी हिसाब से चीजों को बस ये याद रख लीजिए कि कहां से शुरू हो रहा है। फिर बाकी आगे की तो वैल्यूज को आप काउंट कर ही जाओगे। स्पेस को याद कर लीजिए, स्पेस बार को आप 32 से यूज कर सकते हो, बाकी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना, क्वेश्चन हो सकता है 1-2 पूछ लिया जाए इससे। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो कैपिटल बी को किससे रिप्रेजेंट कर दोगे? ए जो है वो स्टार्ट हो रहा था 65 से, तो ऑटोमेटिकली बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 66, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। Which of the following operating system concepts is most directly involved in ensuring that multiple processes can access and modify files concurrently without causing data corruption? कह रहा ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट के आधार पर मोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इंश्योरिंग दैट मल्टीपल प्रोसेस कैन एक्सेस, एक समय पर कई सारी प्रोसेस जो है वो एक्सेस हो रही हों, और मॉडिफाई फाइल्स कंकरेंटली विदाउट कॉजिंग डेटा करप्शन। अब देखो, एक ही समय पर कई सारी फाइल्स प्रोसेस हो रही होती हैं, एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, एक्सेस होती हैं, उन फाइल्स में मॉडिफिकेशन भी सेम टाइम पर, रियल टाइम पर चल रहा होता है। तो जितना भी आप खुशी में चेंज कर सकते हो, तो बिना किसी डेटा लूज के, बिना किसी डेटा फॉल्ट के, वो सारे के सारे सिस्टम जो है प्रॉपर काम करते रहते हैं। इस मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है? इस मैकेनिज्म को बोलते हैं फाइल लॉकिंग मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, ठीक है। हाउ मेनी यूनिक कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग स्टैंडर्ड कोड ASCII कोड? देखो 0 से लेकर 127 तक यूज होता है, तो 0 से लेकर 127 टोटल कितने कैरेक्टर हो गए? 128, तो ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। When applying a watermark on MS Word document, which of the following setting offers the least control over its precise placement and size on each page? जब आप किसी MS Word document पे watermark लगाते हो, तो ऐसी कौन सी सेटिंग है? Which of the following settings offer least control over its precise placement and size on each page? जो अपने साइज को और पर्टिकुलर एरिया में उसको आप सेट कर पाओ, तो कौन सी सेटिंग है? देखिए जरा, कह रहा है कि इंसर्टिंग अ कस्टम पिक्चर वाटरमार्क एंड एडजस्टिंग इट्स स्केल एंड वॉश आउट सेटिंग्स, नहीं, ठीक है। इंसर्टिंग अ ग्राफिकल एज अ हेडर और फुटर और प्रोजेक्टिंग, ऐसा भी नहीं। इंसर्टिंग अ कस्टम टेक्स्ट वाटरमार्क विद स्पेसिफिक लेआउट, ऑप्शन नहीं। यूटिलाइजिंग अ प्री डिफाइंड वाटरमार्क, जो पहले से प्री डिफाइंड वाटरमार्क है, टेम्पलेट फ्रॉम द वाटरमार्क गैलरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। Which of the following scheduling algorithm is most prone to convey effect where a long running process blocks order process behind it? तो इसको क्या बोलते थे? वही फीफो था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसी का जस्ट बगल वाला क्या था, मतलब कि सिनोनिम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। Which of the following operating systems is most suitable for ethical hacking? एथिकल हैकिंग के लिए हम सबसे ज्यादा जो मोस्ट पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम था या सुटेबल सिस्टम है वो होती काली लाइनेक्स, ऑप्शन नंबर ए। Consider the fundamental operation of a computer. What is the immediate effect of pressing the tab key within a command line interface, CLI और terminal? देखो, जब भी आप टैब की को यूज करते हो, तो टैब की बेसिकली क्या करता है, जितनी भी उस पर्टिकुलर विंडो में जो भी कमांड्स एक्टिव होती हैं, जिनसे कुछ ना कुछ फीचर काम करेगा, तो उनको वो उन पे ले आके कर्सर को, मतलब कि नेक्स्ट कमांड पर वो कर्सर को लेके जाता है। तो क्या फीचर होगा? इट एग्जीक्यूट द करंटली टाइप कमांड, नहीं। इट स्विचेस टू अ डिफरेंट वर्चुअल टर्मिनल और कंसोल, नहीं। इट अटेम्प्ट्स टू ऑटो कंप्लीट द करंटली टाइप कमांड और फाइल नेम, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है ना। इट डिलीट द लास्ट टाइप कैरेक्टर, ऐसा भी नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि विच एलिमेंट ऑफ द MS Excel इंटरफेस डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करंटली एक्टिव सेल और द सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स। जब हम MS Excel की बात करते हैं, तो MS Excel में कोई भी सेल जो एक्टिव होती है ना, तो उस एक्टिव सेल का जो एड्रेस है वो आपको कहां दिखता है? नेम बॉक्स में दिखता है, ऑप्शन नंबर तीसरा। कैसे दिखता है जरा एक बार देखिएगा।
सपोज दैट कि ये इस समय देखिए हमारी ये बी और 3 नाम की जो एक्टिव सेल है वो एक्टिव है। अब ये एक्टिव सेल कैसे है, ये कैसे पता चलेगा? इसको पता करने के लिए ये कोई भी सेल जो है वो डार्क बाउंड्री से इनक्लोज होती है, तो इसका मतलब वो सेल जो है वो क्या है, एक्टिव सेल है। अब एक्टिव सेल बी नंबर का कॉलम है, 3 नंबर की नो है, यानी कि B3 इसका एड्रेस है। तो एड्रेस देखो ये B3 में दिख रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या है, नेम बॉक्स है। और दूसरी बात एक बता दूं कि किसी भी सेल में जो भी लिखा हुआ होगा, एक्टिव सेल के अंदर लिखा हुआ कंटेंट आपको कहां शो होगा, फॉर्मूला बार में। ये जो बार दिख रही है आपको फॉर्मूला, देखो ये कंटेंट इसमें लिखा हुआ है, ये कहां शो हो रहा है, फॉर्मूला बार में भी शो हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा कि उस सेल का जो एड्रेस है वो आपको कहां दिखेगा, नेम बॉक्स में दिखेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, रेंज ऑफ सेल्स भी अगर आप देखें तो देखो रेंज ऑफ सेल्स मैंने इतनी सिलेक्ट करी, तो देखो रेंज ऑफ सेल भी आपको यहां पर शो हो रहा है 14R into 5C, यानी कि 14 रो सेलेक्ट है, 5 कॉलम सेलेक्ट है। इस तरीके से आपको देखो वेरी होता हुआ दिख रहा होगा। तो या तो एक सेल हो उसका एड्रेस या फिर सेल रेंज का एड्रेस आपको नेम बॉक्स में दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया नेम बॉक्स, है ना। और ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला बार। क्या हो गई, फॉर्मूला बार। शिफ्ट प्लस F3 यूज करते हैं टू इंसर्ट अ फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूले को अगर आपको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ F3 यूज करेंगे। तो ये भी शॉर्टकट है, आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। टू इंसर्ट अ फॉर्मूला। और MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला हमेशा किससे शुरू होता है, इक्वल टू साइन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, a user wants to have a bulleted list in MS Excel, MS PowerPoint. After typing a list item and pressing enter, they want to create a sub bullet point, a lower level bullet. Which of the following action will reliability achieve this? देखिए, जब भी हम किसी भी बुलेट में अगर हम सब बुलेट पॉइंट भी यूज करते हैं तो वो कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे हमने सपोज यहां पर एक बुलेट लगा ली, अब बुलेट का नाम दे दिया टाइप ऑफ रॉक्स। बुलेट का नाम क्या दिया, टाइप ऑफ रॉक्स नाम दिया। अब इसके नीचे जब सब बुलेट लगाएंगे तो इसके जस्ट नीचे तो लगाएंगे नहीं, कुछ स्पेस दे के लगाएंगे। सपोज इतना स्पेस दिया और यहां से हमने बुलेट लगाना शुरू कर दिया, तो ये ए कर दिया, ये बी कर दिया। तो ये देखने में एक अच्छा अरेंजमेंट लगता है कि अच्छा ये इस टाइप के इसके ये रोज हैं। जब अगली कोई हेडिंग आएगी तो हम फिर से यहाँ से लगा लेंगे, फिर से अपना टाइप कर देंगे, फिर से यहाँ से हम सब बुलेट लगा लेंगे। तो ये टेक्स्ट जो है वो यहाँ से उठ के यहाँ से लिखना चालू हुआ, इसको बोलते हैं इंक्रीज लिस्ट लेवल। इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज लिस्ट लेवल। अब ये कहाँ मिलेगा जरा देखिए, ये आपके होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में ये जो आइकन 2 दिख रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्रीज लिस्ट लेवल, इसको बोलते हैं डिक्रीज लिस्ट लेवल, ठीक है ना, डिक्रीज लिस्ट लेवल। तो इस तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। अब देखो जरा, देखो इसको में हम देख भी लेते हैं एक बार। जैसे ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। अब यहां पे मुझे कुछ लिखना है, इसको नीचे कर लेते हैं। अब यहां से मुझे कुछ अगला लिखना है, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूं बुलेट पे, ठीक। अब यहां से अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो फिर से बुलेट लग जाएगी, 1 मिनट, ठीक है। यहां से फिर से बुलेट लग जाएगी, लगी कि नहीं लगी। तो अब मैं इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पैराग्राफ में गया और मैंने यहां पर इसको इस तरीके से किया, कर लिया 2 से 3 से 4 बार जहां पर भी लेना जाना चाहते हो, और फिर मैंने देखो यूज किया। अब देखो बुलेट जो है वो यहां लग के यहां लगी आके। तो इस फीचर को बोला जाता है इंक्रीज लिस्ट लेवल। आई बात समझ में? उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें जो हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से सारी चीजें काम कर रही हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इफ यू वांट योर ऑडियंस टू see your notes in MS PowerPoint 365, which view should you during slide show?
इनमें से कौन सा व्यू जो है वो आप स्लाइड शो के दौरान पे यूज करेंगे, बताइए जरा एक बार। तो इसमें आप यूज करोगे प्रेजेंटर व्यू। कौन सा व्यू यूज करोगे? प्रेजेंटर व्यू। ऑप्शन नंबर 3 यूज करोगे, दैट वन इज प्रेजेंटर व्यू, जिसमें आपके ऑडियंस को आपकी स्लाइड तो दिखेंगी लेकिन आपके द्वारा लिखे हुए नोट्स जो हैं वो उसमें नहीं दिखेंगे। ठीक है, अगर हम व्यूज की बात करें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में तो नॉर्मल व्यू मिलेगा, आउटलाइन व्यू मिलेगा, स्लाइड सॉर्टेड व्यू मिलेगा, नोट्स पेजेस मिलेगा और ये रीडिंग व्यू। बाय डिफॉल्ट जो है वो आपको नॉर्मल व्यू मिलता है, बाय डिफॉल्ट जो है वो नॉर्मल व्यू मिलता है। ये आपको आउटलाइन व्यू है, ये स्लाइड सॉर्टर व्यू है। ठीक है, शोज द ऑल स्लाइड्स एज अ थंबनेल। ठीक है, नोट्स पेज हो गया। रीडिंग व्यू में आप सिर्फ प्रेजेंटेशन को रीड कर सकते हो, एडिट वगैरह नहीं कर सकते हैं। Which method cannot be used to create a new slide in MS PowerPoint? नई स्लाइड क्रिएट करने के लिए इनमें से कौन सा एक मेथड नहीं हो सकता है? प्रेसिंग Ctrl+M हो सकता है, क्लिकिंग न्यू स्लाइड ऑन द होम टैब ये भी हो सकता है, राइट क्लिकिंग ऑन द स्लाइड सॉर्टर पैन एंड सिलेक्टिंग न्यू स्लाइड ये भी हो सकता है, लेकिन प्रेसिंग Ctrl+N ये आपकी न्यू प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो तरीका नहीं है नई स्लाइड क्रिएट करने का MS PowerPoint में। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो वुड यू लाइक टू रिजल्ट रेफरेंस एरर्स इन #REF एरर इन MS Excel फॉर्मूला? MS Excel फॉर्मूला इस तरह की अगर एरर आपको दिखती है तो इसका मतलब आपसे क्या हुआ है? ठीक है, अगर आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम डिलीट कर देते हो जिसमें सेल रेफरेंस या फिर कोई फॉर्मूला लगा हुआ है तो आपको ये एरर जो है वो आपको देखने को मिलती है। जैसे ऑप्शन नंबर 3, डिलीटिंग अ रो और कॉलम दैट कंटेन्स सेल रेफरेंस बाय अ फॉर्मूला इन अनदर वर्कशीट। Consider a scenario where a user is interacting with a virtual reality VR environment. Which of the following input devices is least likely to be the primary means of the navigation and interaction within this immersive environment? देखो इनमें से कौन सा एक सिनेरियो जो है वो VR रियलिटी यानी कि वर्चुअल रियलिटी से इंटीग्रेट करता है, इंटरेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस में से कौन सी इनपुट डिवाइस इज लीस्ट लाइकली टू बी प्राइमरी मींस ऑफ नेविगेशन एंड इंटरेक्शन विद इन दिस इमर्सिव एनवायरनमेंट? इस एनवायरनमेंट में उसका बहुत ही छोटा छोटा यूज होता है, तो वो देख लेते हैं। हैंड हेल्ड कंट्रोलर्स विद पोजिशनल ट्रैकिंग बिल्कुल यूज होता है। हेड माउंटेड डिस्प्ले जो सर पे आप लगा लेते हो आंखों के सामने, ठीक है, उसको भी यूज कर सकते हो। हैप्टिक ग्लव्स और बाइंडिंग टेक्टाइल फीडबैक इसका यूज करते हैं। ऑप्टिकल माउस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, ठीक है, इसका बहुत ही लेस यूज होता है, तो यही आपका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसका हम यूज नहीं करते हैं, मतलब कि बहुत ना के बराबर होता है। Which of the following memory types is also called solid state storage? तो उसको कहते हैं बेटा फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैश मेमोरी। In MS Word 2019, if you want to select an entire paragraph quickly, which of the following actions should you perform? अब देखो इसको समझने से पहले अब इस एक क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको समझने के लिए आपको यहां पे आना पड़ेगा इस टेबल पे। जब भी हम सिंगल क्लिक करते हैं तो कर्सर को आपने कहीं भी ले जाके सिंगल क्लिक कर दिया तो इसका मतलब वो कर्सर जो है पर्टिकुलर प्लेस पे सेट हो जाएगा जाके। डबल क्लिक किया है किसी भी वर्ड के ऊपर तो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। ट्रिपल क्लिक किया है तो जिस वर्ड पर क्लिक किया है तो वो जो वर्ड है जिस पैराग्राफ में आ रहा होगा पूरा का पूरा वो पैराग्राफ जो है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। क्लिक के साथ ड्रैग किया है तो सिलेक्ट द टेक्स्ट और कैरेक्टर लाइन बाय लाइन। तो अगर क्लिक करके फिर आप माउस से ड्रैग कर रहे हो तो वो टेक्स्ट को सिलेक्ट भी करेगा, टेक्स्ट बाय वर्ड या फिर लाइन बाय लाइन सिलेक्ट करता चला जाएगा। सिलेक्ट क्लिकिंग इन द लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन का मतलब होता है, लेफ्ट मार्जिन को दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट वन इज सिलेक्शन बार। उसको क्या बोलते हैं अभी मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से, ठीक है ना। सिंगल क्लिक इन लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन के साथ सिंगल क्लिक करोगे तो एक लाइन पूरी की पूरी सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर डबल करते हो तो इंटायर पैराग्राफ सिलेक्ट होगा, अगर ट्रिपल करते हो तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। अगर कंट्रोल के साथ किसी भी वर्ड पे क्लिक किया है तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस सेलेक्ट होता, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। शिफ्ट के साथ अगर क्लिक करते हो तो सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट फ्रॉम कर्सर टू क्लिक्ड पॉइंट,
ठीक है ना। अब जरा हम सारी चीजें करके देखते हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। अब देखो, इसमें आपको 2 से 3 पैराग्राफ दिख रहे हैं, ठीक है ना, दिख रहे हैं। मैंने कर्सर को लाके यहां पे क्लिक किया तो मेरा कर्सर यहां पे सेट हो गया सिंगल क्लिक। मैंने इसी पे डबल क्लिक किया तो वो वर्ड सेलेक्ट हुआ। मैंने इसी पे 3 बार क्लिक किया तो ये पैराग्राफ सेलेक्ट हुआ। तो देखो पैराग्राफ एक सिलेक्ट हुआ है, इस पे देखो 3 बार सिलेक्ट हुआ तो ये पैराग्राफ सिलेक्ट हुआ, इसमें देखो 3 बार क्लिक किया तो ये पैराग्राफ सिलेक्ट हुआ। बात समझ गए, पहले वाले 3, ठीक। उसके बाद अगले 3 कौन से थे, क्लिक एंड ड्रैग। देखो क्लिक करके फिर मैंने ड्रैग किया तो देखो वर्ड सिलेक्ट हुआ, वर्ड सिलेक्ट हुआ, फिर मैंने नीचे कर दिया तो वो लाइन बाई लाइन इस तरीके से सिलेक्ट होता गया। अब मैं देखो ये तो है हमारा वर्किंग एरिया, जैसे ही आप लेफ्ट साइड लेफ्ट मार्जिन पे आते तो ये देखो एरो में चेंज हो गया, यानी कि यही हमारी क्या है, सिलेक्शन बार। इसके सामने अगर आपने सिंगल क्लिक किया लाइन सेलेक्ट हो गई, इसके सामने क्लिक किया तो लाइन सेलेक्ट हुई, इस लाइन के सामने क्लिक किया तो सिंगल क्लिक पे लाइन सेलेक्ट हो रही है। डबल क्लिक किया तो इस लाइन का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया, इसके सामने किया तो पूरा सिलेक्ट हो गया, डबल क्लिक किया तो पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। अगर मैं किसी भी सिलेक्शन बार में कहीं पर भी 3 बार क्लिक करूं, 1 2 3, देखो पूरा सिलेक्शन बार, पूरा टेक्स्ट जो सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं कंट्रोल के साथ एक सिंगल क्लिक कर रहा हूं तो देखो ये सेंटेंस ही सिलेक्ट होगा, एक सेंटेंस ही सिलेक्ट होगा, एक सेंटेंस। देखो यहां कहीं फुल स्टॉप नहीं है, इस वजह से ये पूरे को क्या मान रहा है, सेंटेंस मान रहा है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को कर पाओगे, एक के साथ कई सारे क्वेश्चन बने। अब ये पूरा का पूरा इंटायर पैराग्राफ सिलेक्ट करने की बात कर रहा था, तो हम क्या करेंगे, ट्रिपल क्लिक ऑन एनी वर्ड विद इन द पैराग्राफ, ठीक है ना। What is the significance of the root directory in the hierarchical file system structure? रूट डायरेक्टरी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, रूट डायरेक्टरी की बात कर रहा है। अब देखो रूट डायरेक्टरी का मतलब क्या हुआ, फोल्डर से मतलब है। आपने कोई एक फोल्डर बनाया, ठीक, उसके अंदर भी आपने 3 फोल्डर बना लिए, सपोज दैट इसके अंदर भी मान लो 3 फोल्डर बन गए, फिर इसके अंदर भी 2 फोल्डर बन गए। तो देखो ये हायरार्की सेट हो रही है, लेकिन ये जो फोल्डर है, ये जो डायरेक्टरी है, वो कहीं ना कहीं सारे फोल्डर्स का रूट है। अगर आपने इस फोल्डर को डिलीट किया, रूट फोल्डर को डिलीट किया, तो सारे के सारे फोल्डर क्या हैं, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। लेकिन आप रूट डायरेक्टरी में गए, फिर आप इस फोल्डर पे गए, इस फोल्डर के अंदर इस फोल्डर पे गए, फिर इस फोल्डर में इस फोल्डर को ही सिर्फ डिलीट किया, तो सिर्फ इतना ही फोल्डर डिलीट होगा, बाकी सब बचा रहेगा। तो रूट डायरेक्टरी का फाइल स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस क्या है, तो उधर समझेंगे। इट इज ए टेम्पोररी डायरेक्टरी यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द कैशिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड फाइल्स, नहीं। इट इज ए स्पेशल डायरेक्टरी दैट कंटेन एसेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल फाइल्स, ऐसा भी नहीं। इट इज अ डायरेक्टरी वेयर ऑल द यूजर स्पेसिफिक फाइल्स आर स्टोर्ड, ऐसा भी नहीं। इट इज द टॉप मोस्ट, इट इज द टॉप मोस्ट डायरेक्टरी, इस वर्ड को रिलेट करना, इन द फाइल सिस्टम हायरार्की फ्रॉम विच ऑल अदर डायरेक्टरी ब्रांच। डायरेक्टरी का मतलब ऑल अदर फोल्डर्स आर ब्रांच। देखो इसी डायरेक्टरी से सारे के सारे फोल्डर बने थे, तो इसका मतलब हमारा 4th जो आंसर जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। आगे आइए, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग डायरेक्टरी असाइक्लिक ग्राफ, डीएजी स्ट्रक्चर फॉर फाइल सिस्टम्स। देखो डीएजी सिस्टम्स, स्ट्रक्चर फॉर फाइल सिस्टम्स किस तरीके से काम करता है, एडवांटेज क्या है इसका। DAG enables the creation of hard links allowing to a single file to have multiple directory entry, ठीक है, यही इसका काम है DAG, यानी कि डायरेक्टरी असाइक्लिक ग्राफ का। इनेबल्स ये क्रिएशन ऑफ हार्ड लिंक को क्रिएट करता है, ठीक है, अलाउइंग अ सिंगल फाइल टू हैव मल्टीपल डायरेक्टरी एंट्रीज। एक सिंगल फाइल में कई सारी मल्टीपल फाइल्स को आप क्रिएट कर पाते हो, ठीक है, तो एक डायरेक्टरी बनती चली जाती है साइक्लिक ग्राफ के थ्रू। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। Which type of cell reference in MS Excel modifies both the column letter and row number automatically? Automatically तो होगा आपका relative reference, ठीक है। Automatically की बात कर रहा है, changes the automatically, इसको बोलते हैं relative referencing। बाकी referencing आप देख सकते हो एक बार। Which of the following best encapsulate the concept of stored program computer as introduced by von Neumann architecture? देखो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी मेमोरी होती थी, जिसमें डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों के दोनों स्टोर होते थे, और वो मतलब कि सीक्वेंस में
प्रोसेस सीक्वेंस में डेटा को, इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट कराते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 में आप देख पा रहे होगे, अ कंप्यूटर वेयर बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द सेम प्राइमरी मेमोरी फॉर सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब होगा। What will the following PowerShell command in Windows OS do? PowerShell में अगर आपको रिमूव करना है, रिमूव आइटम सी लॉग रिक्वेस्ट फाइल, तो क्या करेगा, ये सारी की सारी फाइल्स को डिलीट कर देगा। ऑप्शन नंबर 4। बेसिक कमांड्स कुछ हैं इसकी PowerShell की, जरा एक बार देख लेंगे। गेट हेल्प है, गेट कमांड है, गेट एलियास है, एग्जिट है, MB मूव, कॉपी CP रिमूव का RMDL है। तो एक बार आप सभी ये सारी देख जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है। What are the wavelength and type of laser used in standard CD-ROM drive? ठीक है, ये क्या करता है, इंफ्रारेड लेजर लाइट का यूज करता है और 700 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ होती है। Which of the following best encapsulate the fundamental difference between the वॉन न्यूमैन, हार्वर्ड एंड आर्किटेक्चर इन कंप्यूटर सिस्टम्स? देखो, वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर सिस्टम को हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं इसके बारे में। जॉन वॉन न्यूमैन 1945 में आया, सिंगल मेमोरी यूज होती है फॉर बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। uses one bus for both instructions fetch and data transfer। डेटा को ट्रांसफर करने के लिए और इंस्ट्रक्शंस को फेच करने के लिए एक ही बस का यानी कि सिंगल मेमोरी का यूज होता है। कांट हैपन एट द सेम डे, एक ही टाइम पर दोनों चीजें नहीं हो सकती। जब डेटा को फेच कर रहा होगा तब ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता। जब डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा तो सिर्फ डेटा ट्रांसफर ही होगा, इंस्ट्रक्शन फेच नहीं हो पाएगा। ठीक है, सिंपलर डिजाइन होती है इसकी। वाइडली यूज इन जनरल पर्पज कंप्यूटर, पीसी और लैपटॉप्स में इसका यूज किया जाता है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर की बात करें तो हार्वर्ड मार्कबन कंप्यूटर 1944 में इसको ऑरिजिनेट किया गया। यूजेस सेपरेट मेमोरीज, वन फॉर इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कोड और दूसरी फॉर डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए अलग अलग मेमोरीज का यूज किया जाता है। 2 सेपरेट बसेस का यूज होता है, एक ही समय पर दोनों ही प्रोसेस हो सकती हैं, इसलिए ये प्रोसेस, ये आर्किटेक्चर जो है वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने में फास्टर प्रोसेस है ये। ठीक है, एक ही समय पर इंस्ट्रक्शंस को फेच भी करेगा और डेटा को ट्रांसफर भी कर सकता है साइमल्टेनियसली। मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन होती है, यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम्स, माइक्रो कंट्रोलर्स एंड DSPs, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स में इसका यूज किया जाता है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि कौन सा इसका सही डेफिनेशन दिखा रहा है। कह रहा है द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज प्राइमरली यूज्ड इन मॉडर्न माइक्रो कंट्रोलर्स। देखो, वॉन न्यूमैन का मॉडर्न माइक्रो कंट्रोलर्स का यूज होता है हार्वर्ड वाले से। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है ना। द हार्वर्ड आर्किटेक्चर अलाउ साइमल्टेनियसली फेचिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डेटा, पोटेंशियली इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, व्हाइल द नॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर टिपिकली फेचेस द सीक्वेंशियली फ्रॉम द सेम मेमोरी स्पेस। बिल्कुल सही है। ठीक है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर साइमल्टेनियसली डेटा को फेच और ट्रांसफर भी कर सकता है, ठीक है, विद द फास्टर रेट। लेकिन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में डेटा को सेम एक ही एग्जीक्यूट टाइम पे किया जा सकता है, या तो डेटा एग्जीक्यूट होगा या फिर डेटा ट्रांसफर होगा। द हार्वर्ड आर्किटेक्चर एम्प्लॉयज अ मोर कॉम्प्लेक्स कंट्रोल यूनिट कंपेयर्ड टू द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। देखो, सही स्टेटमेंट ये भी है। ठीक है ना, हार्वर्ड आर्किटेक्ट थोड़ा सा मोर कॉम्प्लेक्स है, तो सही स्टेटमेंट तो ये भी है। दो सही हो गए। ठीक है, ऑप्शन को देखना पड़ेगा भाई। The von Neumann architecture utilizes separate address space for instructions and data, while the Harvard uses single address space। हार्वर्ड में 2 यूज करता है, इसमें सिंगल यूज करता है, तो ये भी गलत हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट मेरे ख्याल से सही है। ठीक है, तो बाकी तो जब क्वेश्चन होगा तो ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलने चाहिए। बाकी बढ़ते हैं आगे। CMOS यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर क्या करता है? ये एक ऐसी चिप है जो ऐसी बैटरी से ऑपरेट होती है जिसमें आपके सिस्टम की डेट हो गई, बायोस की जो सेटिंग्स हो गई, ठीक है, इनको ये अप टू डेट करके रखता है। ठीक है ना, बायोस सेटिंग्स हो गया, सिस्टम क्लॉक हो गया, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आप देखते हो आपने सिस्टम को आज ऑन किया, 2 दिन के लिए बंद रखा, दूसरे तीसरे दिन ऑन किया, फिर भी टाइम जो है अपडेटेड मिलता है। किसकी मदद से? इसी की वजह से। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रोम? रोम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? देखिए जरा, रोम के जब हम प्राइमरी फंक्शन की बात करते हैं, इट फिजिकली सपोर्ट ऑल इंटरवल हार्डवेयर मॉड्यूल्स, नहीं, इट होल्ड्स एसेंशियल फर्मवेयर रिक्वायर्ड फॉर बूटिंग द सिस्टम्स। ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, दूसरा सही आंसर है इसका। इन विंडोज 11 OS विच कमांड इंटरप्रेट द हेल्प टू मैनेज कंप्यूटर्स डिस्क पार्टीशन? डिस्क पार्टीशन वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो हम डिस्क पार्ट कमांड से इसको यूज कर सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इनहेरेंटली पार्ट ऑफ द बेसिक ब्लैंक प्रेजेंटेशन। जो भी ब्लैंक प्रेजेंटेशन, जब आप नई प्रेजेंटेशन एमएस पावर पॉइंट पे खोलते हो तो एक स्लाइड तो आपको मिलती ही मिलती है, प्लेस होल्डर भी मिलता है कंटेंट को लिखने के लिए, और एक डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट भी मिलता है, लेकिन कोई थीम कलर आपको ऐसा नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो जिस तरीके से आपको पहली ये प्रेजेंटेशन आपने ओपन करी, एक स्लाइड है, बिल्कुल है, प्लेस होल्डर है, बिल्कुल है, लेकिन एक लेआउट भी है। क्या कहीं इसमें थीम, वेबसाइट थीम, डिजाइन कुछ कलर आ रहा है? नहीं, वो आपको सेट करना पड़ेगा। तो जब भी न्यू प्रेजेंटेशन खोलते हो ये तीन चीजें आपको एज इट इज मिलती हैं। इन विंडोज 11 व्हाई माइट यू रिसीव एन एक्सेस इज डिनाइड एरर व्हेन यू ट्राइंग टू रीनेम अ फाइल। जब किसी फाइल को आप रीनेम कर रहे होते तो उसमें लिख के आता है एक्सेस डिनाइड। इसका मतलब क्या कि एक्सेस डिनाई हो गया, इसका मतलब आपसे परमिशन ले ली गई है, आपको परमिशन नहीं है उस फाइल को रीनेम करने की। तो द फाइल ओनरशिप हैज चेंज्ड, ऑप्शन नंबर 4। Which of the following statement accurately describe the behavior of continuing numbering from a previous list when inserting a new numbered list within the same document in MS Word? इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट एक्यूरेट डिफाइन ये कर रहा है कि जब हम नंबरिंग यूज करते हैं, कंटिन्यूअस नंबरिंग फ्रॉम अ प्रीवियस लिस्ट से, जब हम नई लिस्ट इंसर्ट करते हैं सेम डॉक्यूमेंट में, तो एमएस वर्ड के देखिए भाई, MS Word automatically restart the numbering from 1 for the new list and there is no direct way to continue previous sequence। ये स्टेटमेंट कहना गलत हो जाए कि देयर इज नो डायरेक्ट वे। डायरेक्ट वे है, आप किसी भी बुलेट लिस्ट को जिस सीक्वेंस से चाहो वहां से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तो गलत हो गया। MS Word provides an option upon creating the new list to continue from previous list। ये ऑप्शन ये प्रोवाइड कराता है which needs to actually selected। ऑप्शन नंबर दूसरा ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। In MS PowerPoint slide master view, what is the primary benefit of customizing the top level master slide versus individual layout masters? देखो, जब आप इंडिविजुअल स्लाइड लेआउट मास्टर पर करते हो कुछ भी चेंजमेंट, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लाइड में चेंज करता है। लेकिन स्लाइड मास्टर व्यू क्या करता है, जैसे आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने हर एक स्लाइड पर कंप्यूटर फॉर आरआरबी, एनडीपी, सीबी2 एंड ग्रुप डी लिखा हुआ है। अब ये क्या मैंने हर एक स्लाइड पर बारी बारी से लिखा? नहीं, मैंने यूज किया स्लाइड मास्टर व्यू। क्या यूज किया? स्लाइड मास्टर व्यू यूज किया। उसमें एक मास्टर स्लाइड होती है, उसी मास्टर स्लाइड पर आप जितने भी एलिमेंट लगाओगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपको उस पूरी की पूरी स्लाइड में ऑटोमेटिकली एक ही बार में लग जाएंगे। तो कस्टमाइजिंग द टॉप लेवल मास्टर इंश्योर्स कंसिस्टेंसी ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्स अक्रॉस ऑल स्लाइड लेआउट। तो यही ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे मास्टर व्यूज की बात करें तो आपको 3 व्यू मिलते हैं मास्टर व्यू, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट और नोट्स मास्टर। इसी मेथड से स्लाइड मास्टर से आप ये काम कर सकते हो। इन मॉडर्न मदरबोर्ड दिस कंपोनेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू टू फैसिलिटेट हाई स्पीड कम्युनिकेशन। नॉर्थ ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज की बात करें तो सीपीयू कनेक्ट करता है हाई स्पीड डिवाइसेस से। नॉर्थ ब्रिज में रैम है, ग्राफिक्स हो गया। साउथ ब्रिज में ये जितने भी स्लोअर पेरिफेरल्स होते हैं जैसे यूएसबी, साटा, ऑडियो, ये सब कनेक्ट करता है। ठीक है, वर्क्स डायरेक्टली विद सीपीयू, वर्क्स इनडायरेक्टली थ्रू नॉर्थ ब्रिज, परफॉर्मेंस क्रिटिकली नॉट एज परफॉर्मेंस सेंसिटिव। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस हो गया नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज। पोजीशन की बात करें तो मदरबोर्ड में आपको देखो ये साउथ ब्रिज हो गया आपका, और ये वाला पार्ट जो है वो नॉर्थ ब्रिज हो गया। ठीक है, which of the following conditions will prevent a file from being renamed in Windows based operating system? अब कह रहा है कि किसी भी which of the following condition will prevent a file from being renamed? कह रहा है कि इसमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर आप फाइल को रीनेम होने से रोकता है। तो फाइल रीनेम तभी नहीं हो पाएगी जब आपकी सेम फाइल किसी न किसी दूसरे एप्लीकेशन में ओपन होगी। जब तक वो ओपन फाइल को आप क्लोज नहीं करोगे तब तक उस फाइल को आप रीनेम नहीं कर पाओगे। इसका मतलब द फाइल इज करंटली ओपनड इन अनदर एप्लीकेशन। आप फाइल को क्लोज कर दीजिए उस एप्लीकेशन में, या किसी भी एप्लीकेशन में खुली है आप क्लोज करेंगे, आप वापस से उसको रीनेम कर पाएंगे। विच द फॉलोइंग बेस्ट इनकैप्सुलेट द रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स कर्नल। कर्नल जो होता है वो एक तरीके से एक कोर की तरह
बिहेव करता है बिटवीन द एप्लीकेशंस एंड द सिस्टम हार्डवेयर। जो भी सिस्टम से हार्डवेयर कनेक्ट होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को उन हार्डवेयर से इंटरफेस यानी कि उनका कनेक्शन स्टेब्लिश करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए इसको हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। किसको? कर्नल को। तो इट एक्ट्स एज द कोर इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशंस एंड द सिस्टम हार्डवेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। In MS Word 365 is a shortcut to remove manual character formatting। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए आप यूज करते हो कंट्रोल पर स्पेस बार। ठीक है, कॉपी फॉर्मेटिंग करनी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। पेस्ट फॉर्मेटिंग करनी है, जो भी फॉर्मेटिंग आपने कॉपी करी उसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ बी यूज करोगे। ठीक है ना, बी। कंट्रोल जेड जो है वो अंडू के लिए यूज होता है। कंट्रोल शिफ्ट एन क्रिएट न्यू फोल्डर, क्रिएट अ न्यू फोल्डर। ठीक है, कंट्रोल प्लस जी तो है वो बोल्ड के लिए होता है। बोल्ड में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा ए बी सी, ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है और मैं इसी को लिख दूं इस तरीके से, यानी कि जो टेक्स्ट की जो थिकनेस होती है वो बढ़ जाती है। टेक्स्ट की जो थिकनेस होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, मतलब मोटा लिखना लगता है इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये होती है आपका बोल्डनेस ऑफ अ कैरेक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। Which of the following keyboard shortcut is used to insert a new slide? नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस एम का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा। कंट्रोल प्लस एन टू ओपन अ न्यू प्रेजेंटेशन, नई प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस के यूज करते हैं हाइपरलिंक लगाने के लिए, टू ऐड हाइपरलिंक। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। कंट्रोल प्लस डी जो है टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे देखो जरा, ये है कंट्रोल प्लस डी जैसे ही किया, ठीक है, तो देखो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसका मतलब कि कंट्रोल प्लस डी का यूज करते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कीवर्ड शॉर्टकट टू रिमूव पैराग्राफ इंडेंटेशन इन एमएस वर्ड 365? पैराग्राफ इंडेंट पहले तो ये जानिए रिमूव किससे होता है। रिमूव होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम से। लगता किससे है? कंट्रोल प्लस एम से, टू इंडेंट अ पैराग्राफ। ठीक है, और हटेगा किससे? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम से। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑल्ट प्लस F2 इन लाइनेक्स जीनोम? लाइनेक्स जीनोम का शॉर्टकट क्या होता है? ये क्या करता है? रन डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। और वहीं अगर विंडोज में बात करें तो रन डायलॉग बॉक्स किससे खुलता है? विंडोज में रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है विंडो की के साथ आर से। ठीक है, which of the following input devices primarily translates physical real world environments, real world movement into digital signals that can be interpreted by a computer system for tasks such as navigation and object manipulation in graphical environment? जैसे आप देख पा रहे हो, मैं इसको मूव कर पा रहा हूं। कभी यहां मैंने क्लिक कर दिया, जब आप किसी विंडोज पे काम कर रहे थे किसी आइकन पे क्लिक किया, वो ओपन हो गया, उसको क्लिक किया, तो वहां पर नेविगेशन जैसे ग्राफिकल एनवायरनमेंट में आप काम करते हो, तो वो किससे कर पाते हो? किस इनपुट डिवाइस से? माउस से कर पाते हो। ऑप्शन नंबर तीसरा। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच व्यू इज बेस्ट सुटेड फॉर रीऑर्गेनाइजिंग स्लाइड्स एंड गेटिंग एन ओवरव्यू ऑफ द एंटायर प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर? आप ये कर पाते हो स्लाइड सॉर्टर व्यू से। ऑप्शन नंबर 1। स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप पूरी की पूरी स्लाइड्स को एक बार में देख सकते हो। जैसे कि जब आप नॉर्मल व्यू करते हो तो आपको इस तरीके से दिखेगा। ये स्लाइड्स जो है वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। जो स्लाइड एक्टिव होगी वो वहां पर यहाँ पर ऐसे आपको दिख रही होगी। जब आप आउटलाइन व्यू पे आ जाओगे तो देखो छोटी छोटी स्लाइड्स आपको दिख रही होंगी और ये स्लाइड जो है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखेगी।
स्लाइड सॉर्टर में जितनी भी स्लाइड्स आप छोटी से छोटी कर सकते हो, तो यहाँ पर सारी की सारी स्लाइड्स जो है आपको एक थंबनेल व्यू में आपको सारी नजर आएंगी। नोट्स पेजेस में आपको एक स्लाइड मिलेगी, उसके नीचे जो है वो आपको एक प्लेस होल्डर मिलेगा जहां पर उस स्लाइड से रिलेटेड नोट्स जो है वो आप बना सकते हो। रीडिंग व्यू में सिर्फ आप अपनी स्लाइड्स को रीड कर सकते हो, ना ही एडिट कर सकते हो, कुछ नहीं। What is the difference between dragging text with the mouse, left click and control plus dragging text in MS Word 365? देखो, जब हम ड्रैगिंग टेक्स्ट की बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस, तो क्या करोगे, टेक्स्ट जब ड्रैग करके लाओगे तो ये ड्रैगिंग मूव्स द टेक्स्ट, मूव कर देगा। कंट्रोल प्लस ड्रैगिंग क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक। विच कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन्स फाइल एक्सप्लोरर? फाइल एक्सप्लोरर किससे खुलेगा, विंडोज के साथ ई ऑप्शन से। ऑल्ट प्लस टैब जो है वो स्विच करता है बिटवीन द एप्लीकेशन। कंट्रोल शिफ्ट एन जो है वो न्यू फोल्डर के लिए होता है। मैं बार बार लिखूंगा नहीं, चीजें रिवाइज करते चलिए क्योंकि फास्ट पेज पे कराना है। कंट्रोल प्लस ई जो है ये आपको, कंट्रोल प्लस ई जो है आपको किस कमेंट में बताना है। एमएस वर्ड में एक अलाइनमेंट लगता है, ठीक है, एमएस वर्ड में एक अलाइनमेंट लगता है, वो अलाइनमेंट का शॉर्टकट है। अलाइनमेंट एमएस वर्ड में 4 होते हैं, एक तो राइट होता है, एक लेफ्ट होता है, एक जस्टिफाई होता है ना, और एक सेंटर होता है। तो इन 4 में से कंट्रोल प्लस ई जो है वो किसका शॉर्टकट है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं आप लोग कितना पढ़ते हो। Which of the following elements, when poorly implemented, is most likely to undermine the credibility and impact of the otherwise well-researched MS PowerPoint presentation? देखो, इनमें से ऐसा एक कौन सा एलिमेंट है जो आपकी प्रेजेंटेशन को एक पुअर मतलब कि गंदा बना सकता है अगर आपने अच्छे तरीके से फीचर्स को यूज नहीं किया तो? करेक्ट, द इंक्लूजन ऑफ स्पीकर नोट्स फॉर रेफरेंस, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो भी नोट्स बन रहे हैं, जो भी प्रेजेंटेशन है उसके आप नोट्स बना रहे हो स्पीकर के थ्रू। इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ स्लाइड मास्टर एंड टेम्पलेट्स, बिल्कुल यही तो गलत है आपके हिसाब से, पुअर। एम्बेडिंग मल्टीमीडिया, बिल्कुल सही है। चॉइस ऑफ ट्रांजिशन इफेक्ट, इससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी दिखती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि स्लाइड मास्टर का अगर आपने सही से यूज नहीं किया तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी खासी खराब हो जाएगी। Which of the following MS PowerPoint features allow you to record the timing for each slide and any narration or laser point movement to be replayed automatically during a slide show? जल्दी से बताइए इसका, सॉरी। MS PowerPoint फीचर्स में ये अलाउ करता है रिकॉर्ड द टाइमिंग, टाइम को रिकॉर्ड करने में, ईच स्लाइड की कितना ज्यादा टाइम लगा, लेजर पॉइंट का मूवमेंट करने में, तो ये रिकॉर्ड स्लाइड्स को करते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ मैक? देखो, जब हम लैन की बात करते हैं तो लैन में जो मैक का यूज होता है वो किस लिए होता है, ठीक है, टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर एट द डेटा लिंक लेयर। ठीक है, जो एनआईसी का इस्तेमाल कर रहे हो आप डेटा लिंक लेयर पर, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2। Which keyword shortcut is used in MS PowerPoint to start editing text inside a selected shape or text box? देखो, MS PowerPoint में जो आपका टेक्स्ट होल्डर है, प्लेस होल्डर है सॉरी, अगर वो सिलेक्ट हो रखा है तो उसमें एडिटिंग कैसे स्टार्ट होगी? बाय प्रेसिंग F2, बाय प्रेसिंग F2। F5 की अगर बात करें, ठीक है, F5 क्या करता है? स्टार्ट अ स्लाइड शो, स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग से स्लाइड शो करता है। अगर मैं यहीं शिफ्ट के साथ F5 प्रेस कर दूं, अगर मैं शिफ्ट के साथ F5 प्रेस कर दूं तो ये स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है ना, करंट स्लाइड से इस स्लाइड शो स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, शिफ्ट प्लस F5 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। What is the primarily advantage of using section breaks in MS Word document compared to the simply using page break? सेक्शन ब्रेक और पेज ब्रेक, देखो पेज ब्रेक बेसिकली कब होता है? जब हमारा पेज पूरी तरीके से टेक्स्ट से फिल हो गया। अब जैसे ही टेक्स्ट दूसरे पेज पे जाता है, इसका मतलब वहां पे पेज ब्रेक लग गया।
सेक्शन ब्रेक की अगर हम बात करें तो ये अलाउ करता है, जैसे पेज नंबरिंग हो गया, हेडर्स हो गया, फूटर्स हो गया, एक ही सेम डॉक्यूमेंट में जब लगते हैं तो ये सेक्शंस को ब्रेक किया। टेक्स्ट आपका अलग है, हेडर फुटर अलग है, ठीक है, नंबरिंग स्कीम आगे अलग है, तो ये छोटे छोटे सेक्शंस को ब्रेक किया है विद इन द पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो देख लेते हैं, सेक्शंस ब्रेक ऑटोमेटिकली क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट बेस्ड ऑन द हेडिंग्स विद इन ईच सेक्शन, अ फीचर नॉट अवेलेबल विद स्टैंडर्ड पेज ब्रेक। ऐसा तो नहीं है। सेक्शन ब्रेक अलाउज फॉर डिफरेंट पेज नंबरिंग स्कीम्स, हेडर्स, फूटर्स विद इन द सेम डॉक्यूमेंट। सही बात है। व्हाइल पेज ब्रेक्स ओनली फोर्स कंटेंट टू द नेक्स्ट पेज। जब कंटेंट पूरा फिल हो जाता है पहले तो कंटेंट को फोर्स करता है कि तुम दूसरे पेज पे पहुंचो भैया, यहाँ पे फुल हो गए हो। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो बेस्ट डिफाइंड है। आगे भी देख लेते हैं, सेक्शन ब्रेक आर प्राइमरली यूज्ड टू ऑप्टिमाइज द डॉक्यूमेंट फॉर प्रिंटिंग। ऐसा तो नहीं है। सेक्शन ब्रेक इंप्रूव द डॉक्यूमेंट फाइल साइज परफॉर्मेंस स्पेशली इन लॉन्ग डॉक्यूमेंट। ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा है एकदम करेक्ट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजिंग मल्टीपल ओपन एप्लीकेशन विद इन अ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज द टिपिकल बिहेवियर इनिशिएटेड बाय कंट्रोल टैब। कंट्रोल प्लस टैब का काम क्या है भाई? It cycles through the open windows or tabs of the currently active application. Option number 1. What is the primary advantage of using a virtual file system BFS layer within a operating system? देखो, जब virtual file system के अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं तो ये बेसिकली जो डिफरेंट एप्लीकेशंस एक ही समय पर खुले हुए होते हैं तो उनमें सारी की सारी फाइल्स को कैसे एक्सेस कर रहे हो, है ना, कैसे उसमें फाइल्स में चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, वो रियल टाइम पे सारी चीजें होती रहती हैं। तो दैट वन इज वर्चुअल फाइल सिस्टम। तो टू डायरेक्टली मैनेज द फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस नहीं, टू हैंडल द लो लेवल डिटेल्स ऑफ फाइल स्टोरेज रिट्रीवल फॉर अ सिंगल फाइल सिस्टम नहीं, टू ऑप्टिमाइज डिस्क स्पेस स्पीड फॉर स्पेसिफिक फाइल सिस्टम्स नहीं, टू प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट इंटरफेस फॉर एप्लीकेशंस टू एक्सेस डिफरेंट फाइल सिस्टम्स। ऑप्शन नंबर 4। What is the primary purpose of virtual memory? देखो वर्चुअल मेमोरी का पर्पस क्या है? ये मेमोरी की कैपेसिटी को एक्सटेंड करता है, जैसे टू एक्सटेंड रैम कैपेसिटी बाय यूजिंग डिस्क स्पेस। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही आंसर होगा। Which of the following option in our PowerPoint allow you to see all the slide at once as a thumbnail? मैंने बताया स्लाइड शॉर्टर व्यू। ऑप्शन नंबर दूसरा। एक ही स्क्रीन पर आप सारी की सारी स्लाइड्स को एज ए थंबनेल देख पाते हो तो वो होता है आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू। Which of the following method is the quickest way to open an existing MS PowerPoint presentation? तो क्विकेस्ट वे क्या हो सकता है? प्रेस कंट्रोल ओ से तो नहीं खुल जाएगा। डबल क्लिक द .pptx फाइल इन द फाइल एक्सप्लोरर, बिल्कुल सही है। फाइल एक्सप्लोरर में अगर इस एक्सटेंशन की कोई फाइल है डबल क्लिक कर दीजिए MS PowerPoint खुल जाएगा। Alt+4 तो गलत है। यूज ओपन PowerPoint एंड क्लिक ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो आपकी कोई भी प्रेजेंटेशन फाइल तो ओपन नहीं होगी, ठीक है, तो आप नई प्रेजेंटेशन फाइल बना रहे होगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही आंसर। In MS Word, which feature allows users to set the margins of a document affecting the space between the text and the edges of the page? MS Word में आप लेआउट टैब पर जाओगे। किस टैब पर जाओगे? लेआउट टैब पर जाओगे तो लेआउट टैब में आपको मिलेगा पेज सेटअप। क्या मिलेगा? पेज सेटअप ग्रुप मिलेगा। उस ग्रुप के अंतर्गत आपको मिलेगा मार्जिन। क्या मिलेगा? मार्जिन। तो मार्जिन से आप यहां से उसको यूज कर सकते हो। ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर दूसरा आप मार्जिन यूज कर सकते हो। कैसे मिलेगा जरा देखिए। आप गए लेआउट टैब पर, मार्जिन पे आए, देखो मैं लेआउट टैब पर पेज सेटअप ग्रुप में आप मार्जिन पे गए तो यहाँ पे मार्जिन आप अपने पेज का सेट कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। Which of the following scenarios would most likely result in page fault error during typical computer operation? देखो पेज फॉल्ट की एरर कब आती है, एक एग्जांपल से समझिए जरा। सपोज आपके पास एक कॉपी है, ठीक है, कॉपी जो है वो आपके लिए एक स्टोरेज डिवाइस की तरह काम कर रही है। जो भी आप टास्क डेली बेसिस पे करते हो आप उसमें लिखते जाते हो, तो वो एक तरीके से आपका स्टोरेज डेटा हो गया, स्टोरेज डेटा डिवाइस हो गई। आपने कई सारे पेजेस में उसको लिखा, ठीक है, आपने 20 नंबर के पेज पर लिखा था टाइप्स ऑफ रॉक्स या टाइम टेबल कुछ भी हो, तो वो पेज आपके छोटे भाई ने किसी भी तरीके से फाड़ दिया या आपने ही फाड़ दिया, उससे निकाल दिया। अब कुछ दिन बाद आपको लगा कि मैंने इस बुक में टाइम टेबल नाम का एक मैंने डेटा बनाया था, वो मैं देखता हूं, आप देख रहे हैं वो मिल ही नहीं रहा है। तो जो डेटा आपने
उस पेज में सेट किया था, लिखा था, स्टोर कराया था, अब वो नहीं है, यानी कि वो रैप अप हो गया है, स्वैप्ड आउट हो गया है, तो वहां से अब आपको दिमाग में क्या एरर आएगी, इसमें तो है ही नहीं। तो इसी तरीके से जब हम कंप्यूटर ऑपरेटर पे काम करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेशंस पे काम करते हैं, तो पेज फॉल्ट का मतलब ये है कि आप किसी डेटा को खोजने की कोशिश तो कर रहे हो किसी मेमोरी एड्रेस में, लेकिन उस एड्रेस पे वो पर्टिकुलर डेटा, वो पर्टिकुलर फाइल जो है वो अवेलेबल नहीं है, किसी कारण बस करप्ट हो चुकी है या डिलीट हो गई या स्वेप्ड आउट हो गई फ्रॉम द योर हार्ड ड्राइव, दैट वन इज सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, तो इस लिहाज से ऑप्शन नंबर तीसरा अगर आप देख पा रहे होगे, अटेम्प्टिंग टू एक्सेस अ मेमोरी एड्रेस दैट हैज बीन स्वेप्ड आउट टू द हार्ड ड्राइव। ठीक है, which of the following scenario would most effectively necessitate the use of keep with next paragraph formatting options in MS Word? keep with next paragraph formatting का मतलब क्या है? जैसा कि जो फॉर्मेटिंग आपकी प्रेजेंट पैराग्राफ में चल रही थी, अब वही फॉर्मेटिंग जो है वो आप अगले पैराग्राफ पे ले जाना चाहते हो, तो क्या करोगे? इंश्योरिंग दैट अ हेडिंग एंड अ पैराग्राफ इमीडिएटली फॉलोइंग इट ऑलवेज अपीयर ऑन द सेम पेज, यानी कि जो फॉर्मेटिंग आपका पिछले में लगा हुआ था वही सेम फॉर्मेटिंग आगे कंटिन्यू करेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द गटर मार्जिन? देखो बात करते हैं जब हम गटर मार्जिन की, तो गटर मार्जिन में क्या होगा, जब आपकी बुक कोई भी आप देखते हो तो आपकी बुक जो है वो लेफ्ट से क्या होती है, बाइंड होती है। जब आपकी बुक लेफ्ट से बाइंड होती है तो कुछ स्पेस जो है वो छोड़ के टेक्स्ट लिखा जाता है। अगर टेक्स्ट यहीं से लिख देंगे तो टेक्स्ट जो है वो बाइंड करते समय हाइड हो जाएगा। तो जो मार्जिन लीव किया जाता है बुक को बाइंड करते समय, उस मार्जिन का नया नाम दिया गया, दैट वन इज गटर मार्जिन। क्या नाम दिया गया? गटर मार्जिन। इसी गटर मार्जिन का यूज होता है टू बाइंडिंग द डॉक्यूमेंट। तो एक्स्ट्रा स्पेस एडेड फॉर द डॉक्यूमेंट बाइंडिंग, ऑप्शन नंबर 3। What does the setting a page break in MS Excel 365 allow you to control? जब आप MS Excel में पेज ब्रेक की बात करते हो, ठीक है, जरा दिखाते हैं आपको MS Excel में पेज ब्रेक। देखो मैंने कुछ डेटा लिखता हूं, ठीक, अब मैं इसको कंट्रोल P कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो आपका ये डेटा जो है वो 3 पेज में गया। अब देखो आपको ये डॉटेड लाइन दिख रही है, ये डॉटेड लाइन दिख रही है। इस डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर यहां से इस तरफ का जो एरिया है वो एक पेज में जाएगा, ये वाला दूसरे पेज में जाएगा और ये वाला डेटा तीसरे पेज में जाएगा। यानी कि ये पेज ब्रेक को डिफाइन कर रहा है ये डॉटेड लाइंस। जब आप प्रिंट करोगे तो इससे यहीं से पता चल जाएगा कि ये 3 पेज में जा रहा है, ठीक है। तो पेज ब्रेक का मतलब ये होता है टू वेयर द वर्कशीट स्प्लिट्स अक्रॉस प्रिंटेड पेजेस। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो इसके लिए सही हो जाएगा। बात समझ गए? इन MS Word 365 which feature allow users to customize the appearance of bullet list by selecting different bullet styles और symbols? तो वो आप कहां से सारी की सारी, चाहे बुलेट का टेक्स्ट फॉर्मेट बदलना हो, कलर बदलना हो, उसको मॉडिफाई साइज और कलर में करना हो, कुछ सिंबल वाली बुलेट लगानी हो, तो वो सारा का सारा आप बुलेट लाइब्रेरी में जाके कर सकते हो। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ सेविंग इन MS PowerPoint एज अ PDF फाइल? अगर किसी भी MS PowerPoint फाइल को आप PDF फाइल में सेव करना चाहते हो, इसका मतलब वो क्या करेगा, फाइल साइज को रिड्यूस करेगा तो करेगा, लेकिन उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं हो पाएगी। जैसे इस क्लास की PDF जो है, इस क्लास की जो प्रेजेंटेशन है वो आपको PDF के फॉर्म में क्लास ओवर होने के बाद टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब उस PDF को आप एडिट तो नहीं कर पाएंगे, ना ही स्लाइड शो की तरह यूज कर पाएंगे, है ना। तो कोई भी MS PowerPoint प्रेजेंटेशन को अगर आपने .pdf फाइल में यूज किया है तो क्या करता है, इट रिड्यूसेस द फाइल साइज एंड प्रिवेंट्स अनवांटेड एडिटिंग। ऑप्शन नंबर दूसरा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइल सिस्टम व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द फाइल सिस्टम? मेटा डेटा। देखो जब हम डायरेक्टरी में मेटा डेटा की बात करते हैं, डायरेक्टरी यानी कि किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर की जब हम बात करते हैं, तो मेटा डेटा में उसकी एक एक छोटी से छोटी चीज काउंट होती है, उसका हर एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है मेटा डेटा में, चाहे उसका नेम हो, उसका साइज हो, उसका टाइम स्टैम्प्स क्या है, उसकी परमिशन क्या है, कौन कौन उसको देख सकता है, ठीक है, कौन सी फाइल कब बनाई गई है, कितना साइज है उसका, कितने KB का है, ठीक है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जब उसमें आ जाए तो उसको बोलते हैं मेटा डेटा। रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज सच एज देयर नेम्स, साइजेस, टाइम स्टैम्प्स एंड परमिशंस। ऑप्शन नंबर 4।
What happens when you press Ctrl प्लस M? जब आप Ctrl प्लस M MS पावर पॉइंट में प्रेस करते हो, इसका मतलब क्या होगा, एक नई स्लाइड जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। वो भी कैसे, जो प्रीवियस लेआउट रहा होगा स्लाइड का, उसी लेआउट पे नई स्लाइड जो है वो इंसर्ट हो जाएगी, यानी कि a new slide is inserted with the same layout as the previous slide। ठीक है। Which of the following operation system provide the highest level of user control over systems resources and it is most commonly used in professional software जो यूज करते हैं तो उसमें यूज होती है Linux, Ubuntu और Fedora। Which of the following is the correct way to add a new slide in a MS PowerPoint 2019 presentation? नई स्लाइड को ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली आपको क्या करना है, होम टैब पर जाइए, क्लिक न्यू स्लाइड कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 3। What is the significance of pipelining in CPU architecture? देखो CPU आर्किटेक्चर में पाइपलाइनिंग का मतलब क्या होता है, पाइपलाइनिंग का मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे जैसे उसके पास आ रही है, पहले इंफॉर्मेशन आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई, इस तरीके से डेटा जो है पाइपलाइन में एडजस्ट होता रहता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यही एग्जीक्यूट होगी। अब ऐसा नहीं है कोई भी फाइल यहां से उठ के यहाँ इसको पहले ऑपरेट करे फिर इसको करे, जिस सीक्वेंस में आएगा उसी हिसाब से डेटा एग्जीक्यूट कराएगा। तो एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली बाय ओवरलैपिंग स्टेज, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। What happens if you delete a file from a USB flash drive in Windows OS? अगर Windows OS में आपने एक USB फाइल ड्राइव से कोई भी फाइल को डिलीट कर दिया तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। आपको ये फिक्र हो कि वो हमने डिलीट करी है, अपनी पेन ड्राइव को अगर आपने लैपटॉप में लगाया और उस पेन ड्राइव की फाइल को, किसी भी फाइल को डिलीट कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइल जो है वो आपकी रिसाइकल बिन में जाएगी, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने स्टोरेज एरिया एक्सटर्नल यूज किया है, इंटरनल स्टोरेज को यूज नहीं कर रहे हो आप। जितनी भी एक्सटर्नल स्टोरेज से कोई भी फाइल डिलीट होगी वो रिसाइकल बिन में जाएगी, एक्सटर्नल स्टोरेज वाली डिवाइसेस की जो भी डेटा होगा वो डिलीट करने पर रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। तो इट इज परमानेंटली डिलीटेड इमीडिएटली। Which of the following method is the quickest way to open the existing MS Excel? MS Word का पूछा गया था, Excel का पूछ लिया, तो डबल क्लिक द .xls फाइल इन फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। What happens if you paste text in PowerPoint with the keep source formatting option? अगर आप keep source formatting option का यूज कर रहे हो तो आपको इनमें से कौन सा फीचर देखना पड़ेगा, जल्दी से बताइए। देखो, जब आप कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन यूज करते हो इसका मतलब क्या, जिस सोर्स से आपने डेटा को कॉपी किया होगा उस सोर्स में जैसी फॉर्मेटिंग होगी, जैसा कलर होगा, जैसी फॉन्ट स्टाइल होगी, ठीक है, बॉर्डर है, बोल्ड है, इटैलिक है, या अंडरलाइन टेक्स्ट था, या कलर्ड टेक्स्ट था, वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग जो है एज इट इज उसके आ जाएगी। इसका मतलब क्या, द टेक्स्ट रिटेन्स इट्स ओरिजिनल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सोर्स। जिस सोर्स से आपने डेटा को उठाया होगा उस डेटा से बिल्कुल फॉर्मेटिंग सेम रही होगी। What happens if you try to open a MS PowerPoint presentation created a new version? देखो, अगर कोई भी PowerPoint फाइल आपने पुराने वर्जन में ओपन करी है और कोई PowerPoint फाइल आपने नए वर्जन में ओपन करी है, तो नए जब भी वर्जन रिलीजेस होते हैं तो उसका कुछ इंटरफेस चेंज करते हैं, कुछ फीचर एड ऑन करते हैं। तो कोई भी फाइल अगर आप 2021 में ओपन करोगे तो हो सकता है जो फीचर 2021 में काम कर रहे हों वो फीचर जब आप 2010 MS PowerPoint में ओपन करोगे तो वो फीचर काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो 2007 वाला वर्जन था, 10 वाला वर्जन था, तो वहां पर पीडीएफ को, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में सेव नहीं किया जा सकता था डायरेक्टली। लेकिन जब 2013, 16, 19 आए, 21 आए, 24 आए, तो उसमें प्रेजेंटेशन को एज अ पीडीएफ भी सेव किया जाने लगा। तो जब किसी भी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन जब आप 7 में 3 में ओपन करोगे तो उसमें ये फीचर काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, द फाइल विल बी ओपन इन कॉम्पैक्टिबिलिटी मोड। फाइल तो ओपन होगी लेकिन विद लिमिटेड फीचर्स, कुछ लिमिटेड फीचर्स के साथ। इन विंडोज 10 द फाइल एक्सप्लोरर, हाउ कैन यू ग्रुप फाइल्स बाय देयर टाइप? देखो, जब आप विंडोज एक्सप्लोरर पे काम कर रहे हो, जब फाइल्स की ग्रुपिंग करनी होती है तो आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, वहां पर लिखा होगा ग्रुप। आप ग्रुप कैसे करना चाहते हो, नेम वाइज, ठीक है, या फिर डिटेल्स वाइज, किस तरीके से कैसे सॉर्ट करना चाहते हो तो वो आप वहां से कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी, यूज द ग्रुप बाय ऑप्शन वाई सेलेक्ट टाइप। Which of the following abbreviation represents a volatile memory technology commonly used for the primary working memory in personal computers? में यूज होती है DRAM आपकी
डी रैम को यूज किया जाता है। What is the fundamental difference between a cold boot and a warm boot? देखो कोल्ड बूट को समझिए और वार्म बूट को समझिए। अभी सिस्टम हमारा चल रहा है, चलते चलते ही मैंने इसको फिर से क्या कर दिया, रीस्टार्ट कर दिया। जब आपने रीस्टार्ट, सिस्टम चल रहा था और आपने रीस्टार्ट कर दिया तो ये बूटिंग कहलाती है, वार्म बूटिंग। ठीक है, अब मैंने इसको सिस्टम को बंद कर दिया, दूसरे तीसरे दिन खोला, तो जब उस टाइम पर जो सिस्टम ऑन हो रहा होगा, जो बूट हो रहा होगा, उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए आंसर कौन सा सही हो जाएगा जरा देख लेते हैं। अ कोल्ड बूट प्रिजर्व द करंट स्टेट ऑफ एप्लीकेशन व्हाइल अ वार्म बूट क्लोजेस देम। नहीं, अ कोल्ड बूट रिस्टार्ट्स द ओपनिंग सिस्टम फ्रॉम अ फॉरवर्ड ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही है। व्हाइल अ वार्म बूट रिस्टार्ट फ्रॉम अ रनिंग स्टेट, ऑप्शन नंबर दूसरा ही जो है वो सही आंसर है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। Which of the following statement is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट? ASCII is primarily used for high speed data transmission and इसका तो कोई यूज नहीं है। LAN जो है वो लार्ज जियोग्राफिक एरिया में नहीं, स्मॉल में आता है, सॉरी लोकल एरिया में आता है, जैसे आपका घर हो गया, आपका ऑफिस हो गया। ठीक है, CD इज द वोलेटाइल, CD वोलेटाइल नहीं, CD नॉन वोलेटाइल होती है भाई। ASCII रिप्रेजेंट कैरेक्टर एज अ न्यूमेरिकल कोर्स, ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। In MS Word 365, which feature allow you to set specific spacing before the एंड आफ्टर पैराग्राफ? देखो एक तो स्पेसिंग होती है लाइन स्पेसिंग, एक होती है पैराग्राफ स्पेसिंग। और स्पेसिंग जो होती है वो कैसी होती है? वर्टिकल स्पेसिंग होती है ना। तो जब पैराग्राफ में स्पेसिंग करनी है तो आपको पैराग्राफ स्पेसिंग पे जाना होगा। जैसे अब देखो, एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, मुझे पैराग्राफ स्पेसिंग पे जाना है तो होम पे जाओगे, पैराग्राफ ग्रुप में आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का, इस पे क्लिक करोगे। देखो ऐड बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग पे क्लिक करना है। देखो रिमूव है ना, ये देख पा रहे हो। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे अगर आपको जाना है तो देखो बिफोर में कितनी आपको लाइन स्पेसिंग रखनी है, 24 का रख दिया। देखो अब देखो इस लाइन के बाद इतनी स्पेसिंग हो गई इस तरीके से। तो लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। विच द फॉलोइंग मेथड इज द इजीएस्ट वे टू सॉर्ट फाइल्स बाय नेम इन द फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज 11? फाइल्स को सॉर्ट करना है बाय नेम। अब जब नेम सॉर्ट करना है तो क्या करोगे? राइट क्लिक करोगे, सिलेक्ट ग्रुप करोगे और फिर नेम को सिलेक्ट कर दोगे, ऑप्शन नंबर 4। विच फीचर अलाउ यू टू क्रिएट अ मल्टी लेवल नंबर्ड लिस्ट इन MS Word 2019? मल्टी लेवल्ड नंबर लिस्ट को अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। Which statement best explained why removing all desktop icons does not impact the functionality of the application the Windows OS? देखो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी डेस्कटॉप पर आइकन होते हैं वो उसके ओरिजिनल एप्लीकेशन नहीं होते हैं। ठीक है, वो सिंपली क्या होता है? शॉर्टकट होता है। अगर उस शॉर्टकट को आप डिलीट भी कर दोगे तो वो मेन फाइल नहीं होती जिससे वो मेन फाइल ही डिलीट हो जाएगी, उसका शॉर्टकट होता है। जब भी आपको कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है, कोई फाइल अगर है, जब तक आप उसको कंट्रोल पैनल से जाके अनइंस्टॉल नहीं करोगे तब तक वो फाइल डिलीट नहीं होगी, कोई भी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल नहीं होगा। सारे के सारे वो सब क्या होते हैं? शॉर्टकट्स होते हैं। आप किसी फाइल का शॉर्टकट बना सकते हो, आप किसी एप्लीकेशन का शॉर्टकट बना सकते हो, और जो शॉर्टकट को डिलीट करोगे तो ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसकी ओरिजिनल फाइल डिलीट कर देगा। तो डेस्कटॉप इज अ वर्चुअल मेमोरी वेयर एप्लीकेशंस रन इन द बैकग्राउंड? नहीं। डेस्कटॉप आइकन्स आर सिस्टम क्रिटिकल फाइल रिक्वायर्ड इन रन एप्लीकेशन? नहीं। डेस्कटॉप आइकन्स आर वर्चुअल शॉर्टकट? बिल्कुल सही बात है, वर्चुअल शॉर्टकट्स होते हैं। एंड नॉट द एक्चुअल एप्लीकेशन फाइल? जब एक्चुअल एप्लीकेशन फाइल नहीं है तो वो डिलीट नहीं होगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। Which of the following characters is not allowed in the file name? फाइल नेम में इसमें कौन सा नेम अलाउ नहीं होता? कुछ रूल्स हैं, देख लीजिए। जब भी आप फाइल का नेम करोगे, ठीक है, तो एक ही पाथ पर, एक ही लोकेशन पर सेम फाइल नेम नहीं हो सकती। ठीक है ना, एक ही लोकेशन पर सेम फाइल नेम नहीं हो सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक ना। इनवैलिड कैरेक्टर्स कौन कौन से यूज कर सकते हो आप? जैसे ये
2 कैरेक्टर यूज कर सकते हो, ब्लैंक नहीं दे सकते हो। लेंथ लिमिट की बात करें 260 कैरेक्टर या 256 कहीं कहीं दिया रहता है, तो वो वहां तक यूज कर सकते हो, ठीक है ना। केस सेंसिटिव नहीं है, माई फोल्डर लिखो कैपिटल में, चाहे माई फोल्डर स्मॉल में लिखो, वो एक ही फाइल को मानेगा। कुछ रिजर्व नेम होते हैं जिस नाम से फाइल को नहीं बनाया जा सकता, जैसे कौन है, PRN है, ऑक्स है, नल है, COM1 है, LPD1 है, ठीक है। स्पेस अलाउड होता है वर्ड्स के बीच में जो भी फाइल नेम होगा, ठीक है। पीरियड का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जो डॉट है, इस डॉट का मतलब क्या है, पीरियड, लेकिन वो एज ए एक्सटेंशन फॉलो नहीं होगा, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा फाइल नॉट यूज नहीं हो सकता, यानी कि क्वेश्चन मार्क। When utilizing the paste special function in MS Word to insert content copied from a spreadsheet, which of the following paste option would preserve the original formula calculation while displaying a calculated value in Word document? ठीक है, तो आप जब भी पेस्ट स्पेशल फंक्शन का यूज करते हो MS Word में किसी भी स्प्रेडशीट से कोई भी कंटेंट कॉपी करते समय, तो वो कहां से आएगा, MS Excel वर्कशीट ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। Which one is not a method to search for replace and find? Replace text in Microsoft Word। जब कंट्रोल प्लस एस से फाइंड एंड रिप्लेस विंडो ओपन हो जाएगी, एक कंट्रोल प्लस ऑल्ट की, ये तो नहीं है। एडिट से फाइंड एंड रिप्लेस हो जाएगा, होम टैब पे जाकर सिलेक्ट रिप्लेस होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो कंट्रोल प्लस एस से फाइंड एंड रिप्लेस हो गया, कंट्रोल प्लस G से गो टू ओपन हो जाता है ना, और कंट्रोल प्लस H फाइंड एंड रिप्लेस हो ही गया, ठीक है। कंट्रोल प्लस F से फाइंड के लिए यूज करते हैं, है ना। F5 का भी यूज करते हैं टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, ठीक है ना। F5 का भी रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। What does the PCB stand for in electric circuit? इलेक्ट्रिक सर्किट में PCB का मतलब क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। इस तरीके से बोर्ड आपने देखे होंगे, PCB कहलाते हैं। When using the replace function control plus S in MS PowerPoint, which of the following options allows users to replace only whole words and not parts of words? देखो कोई भी जब आप रिप्लेस करोगे तो पूरा का पूरा वर्ड रिप्लेस होगा, ना कि जो सर्च किया 2-3 किसी वर्ड के आपने 2-3 लेटर सेलेक्ट कर लिए भाई रिप्लेस हो गए, नहीं, पूरा का पूरा वर्ड रिप्लेस होता है। तो फाइंड होल वर्ड्स ओनली, ऑप्शन नंबर 3। What happens when you apply a template to an existing MS PowerPoint presentation? ठीक है, MS PowerPoint presentation में अगर आपको टेम्पलेट लगानी है, ठीक है, तो क्या मतलब है उसका। देखो टेम्पलेट जो जब आप यूज करते हो, टेम्पलेट का मतलब है प्री डिजाइंड, यानी कि पहले से डिजाइन करके रखी हुई एक ऐसी टेम्पलेट है जो पहले से डिजाइन है, उसका पहले थीम लगा हुआ है, उसमें सारे की सारी फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है, ये सारी चीजें लगे, आपको सिर्फ टेक्स्ट से रिप्लेस करना है, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो जल्दी और इजीली तैयार हो सकती है। तो इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, देख पा रहे होगे, इट अप्लाइज अ न्यू डिजाइन वाइल कीपिंग द एग्जिस्टिंग स्लाइड कॉन्टेक्ट, ठीक है। Which of the following statement is true regarding ASCII, LAN and CD in computer terminology? LAN refers to a wide geographical network, ऐसा तो नहीं है, geographical wide नहीं, local area network होता है। CD is rewritable magnetic storage device नहीं है भाई, optical storage device है। ASCII is a formatic disk lang, ऐसा भी नहीं, ठीक है। ASCII represents the characters using numerical codes and binary. What happens if users try to open an MS file creating in a new version? अब जिस तरीके से MS Word हुआ या MS प्रेजेंटेशन हुआ, उसी तरीके से MS Excel भी है। जब पुराने वर्जन में खोलोगे, नए वर्जन वाली फाइल में खोलोगे, तो कुछ फीचर्स नए में एक्सेस होंगे, वो पुराने में नहीं होंगे, लेकिन फाइल दोनों में खुलेगी। द फाइल विल ओपन इन compatibility mode with limited functionality, option number 3. In MS Excel, which feature ensures that only a specified portion of the spreadsheet is printed? तो MS Excel में अगर आपको कोई ओनली स्पेसिफाइड पोर्शन अगर प्रिंट करना है, तो आपको प्रिंट एरिया पे जाना होगा, जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया होगा वही एरिया से प्रिंट होगा, बाकी का छूट जाएगा। जैसे आप प्रिंट पे गए, आप पहले से एक्सेल फाइल में उतना एरिया सेलेक्ट करके रखिए, सेलेक्ट करके रखोगे, फिर आपको चूज करना होगा प्रिंट सिलेक्शन, जो आपने सेलेक्ट किया है उतना ही प्रिंट करना है, तो प्रिंट सिलेक्शन पे जाओगे। Which of the following best describes the underlying the data structure that forms the basis of an electronic spreadsheet like MS Excel? अच्छा,
कह रहा है कि इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है डेटा स्ट्रक्चर को एमएस एक्सेल के रिगार्डिंग। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल विद इंटरकनेक्टेड टेबल्स एंड फील्ड, कोई एमएस एक्सेस तो यूज कर नहीं रहे हैं जो एमएस एक्सेल ये वाला होगा। हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर ऑन डेटा इनटू नोड्स एंड ब्रांचेस, ये भी नहीं। अ टू डायमेंशनल ग्रिड कंपोज्ड ऑफ रो एंड कॉलम्स, आप एक्सेल में रो एंड कॉलम्स को डेटा को सेट करते हो इंटरसेक्टिंग टू फॉर्म सेल, जब रो एंड कॉलम को इंटरसेक्ट किया जाता है तो क्या कहलाता है, सेल्स कहता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा है जो सही है। विच द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स डेस्कटॉप। ओपन सोर्स जो है आपका लाइनेक्स उबुंटू है। ओपन सोर्स का मतलब कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर सबके लिए ओपन है, उस पर आप उसके कोड को मॉडिफाई करके कुछ चेंज भी कर सकते हो, उस कोड से सीख भी सकते हो, ठीक है। तो ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है लाइनेक्स और उबुंटू। इन विंडोज एक्सपी विच कंपोनेंट प्रोवाइड्स अ जियोग्राफिकल इंटरफेस फॉर यूजर्स टू ओपन एंड एक्सेस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस। तो ये इजीली आप किससे कर पाओगे, स्टार्ट मेन्यू से कर पाओगे, ठीक है। What characteristics of the CPU determines how many instructions it can process per speed? जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जितने भी एग्जीक्यूट होते हैं पर सेकंड में उसको बोलते हैं क्लॉक स्पीड। क्या बोलते हैं, क्लॉक स्पीड। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी इज इनकरेक्ट। पीसीबी के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है। पीसीबी सर्व ओनली डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड नॉन पोर्टेबल डिवाइसेस, ऐसा तो नहीं है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, चाहे डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप कंप्यूटर हो, चाहे वो आपका कोई ऑडियो डिवाइस हो, कुछ भी हो, उसमें पीसीबी तो होता ही होता है। पीसीबी होल्ड एंड कनेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूजिंग कंडक्टिव ट्रक्स, बिल्कुल सही है। पीसीबी प्रोवाइड अ बेस टू सपोर्ट एंड ऑर्गेनाइज हार्डवेयर पार्ट, ये भी सही है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस में भी मल्टी लेयर पीसीबी टू फिट मोर सर्कुलेटरी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है वो गलत है, इस वजह से आंसर पहला सही हो जाएगा। Which of the following statement is best describe the role RAM and ROM? RAM और ROM का रोल कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहा है? RAM is used to store the operating system and permanent file. RAM में क्या कभी परमानेंट फाइल स्टोर होती है? नहीं, टेम्परेरी फाइल स्टोर करता है। ROM is used to store system firmware, सही है। While RAM store temporary data for active process, दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगला देखते हैं, रोम इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा दैट कैन बी मॉडिफाइड एंड रिटेन। रोम में लिखा हुआ डेटा मॉडिफाइड नहीं हो सकता। रैम इज नॉन वोलेटाइल, रैम जो है वो वोलेटाइल है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा ही सही है। विच ऑफ द प्राइमरी पर्पज ऑफ द .ppsx फाइल फॉर्मेट इन एमएस पावर पॉइंट 365। देखो, जो पावर पॉइंट हम सेव करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्लाइड शो मोड रहता है उसमें, ठीक है। तो उस फाइल में सेव करने के लिए हम .ppsx का यूज करते हैं। दैट वन इज टू सेव द प्रेजेंटेशन फॉर्मेट दैट ओपन्स डायरेक्टली इन स्लाइड शो मोड, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑन द एमएस पावर पॉइंट 2019 होम स्क्रीन विच ऑप्शन आर सेक्शन शुड यू क्लिक टू स्टार्ट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन व्हेन द स्टार्ट स्क्रीन इज इनेबल्ड, ठीक है। The open button at the bottom left corner, no recent tab in left sidebar, no design tab from the revision, no ribbon, the tile leveled blank presentation on the right panel, ठीक है ना। blank presentation पे आपको क्लिक करना होगा। What is the purpose of ASCII? ASCII का पर्पस क्या है? ये एक रिप्रेजेंटेशन मेथड है, ठीक है, सिंबल्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। To define a standard set of codes of representing chest and control characters, option number 4. When initiating a new presentation in MS PowerPoint, which of the following is the most accurate description of design idea? देखो, डिजाइन यानी कि जो थीम की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि प्री डिजाइंड जो टेम्पलेट्स होती हैं उन्हीं को हम यूज कर सकते हैं एज अ करंट स्लाइड फॉर द कंटेंट। ऑप्शन नंबर 3 आप देख रहे होंगे, to suggest various pre-designed templates and layout based on the content of current slide, option number तीसरा। Which element on the Windows 11 desktop allow users to quickly access multiple open windows and virtual desktops, ठीक है। तो ये काम आप किसकी मदद से कर सकते हो, टास्क व्यू या फिर टास्क बार, है ना, टास्क बार। Which Windows OS tool is used to change the system date and सिस्टम का टाइम, डेट और टाइम चेंज करने के लिए आप किसका यूज करोगे, आप यूज करोगे कंट्रोल पैनल का, ठीक है ना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कैश मेमोरी? कैश मेमोरी के रिगार्डिंग कौन सा गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट है? कैश मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज नहीं होता भैया, ये प्राइमरी होता है, ठीक है ना। कैश मेमोरी स्टोरेज फ्रीक्वेंटली एक्स डेटा फॉर क्विक रिट्रीवल, सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा। कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी, फास्टर देन मेन मेमोरी, ये भी सही है, ठीक है ना। कैश मेमोरी इज लोकेटेड क्लोज टू द सीपीयू, ये भी सही है, लेकिन पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो ये वाला नहीं, इनकरेक्ट तो पहला ही है। तो आंसर कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है, यही आपका गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेज डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अ सेक्शन ब्रेक? नेक्स्ट पेज इन एमएस वर्ड। सेक्शन ब्रेक की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हमारा करंट सेक्शन था एक पेज पर फिल होकर दूसरे पेज पर चला गया, तो सेक्शंस में जैसे आपका हेडर्स आ गया, पेज नंबरिंग्स आ गई, फुटर आ गया, हेडिंग्स आ गई कुछ, तो वो चीज। तो इट स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ व्हाइल मेंटेनिंग द सेम फॉर्मेटिंग, नहीं, इट एंड्स द करंट सेक्शन एंड स्टार्ट अ न्यू सेक्शन ऑन द सब्सिक्वेंट पेज, सही ये बात है। इट इंसर्ट अ मैनुअल लाइन, नो। इट क्रिएट अ विजुअल डिवाइडर बिटवीन, नहीं, ऐसा डिवाइडर कुछ नहीं बनाता है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है भाई। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट सेविंग वर्क विद न्यूअर वर्जन्स ऑफ एमएस एक्सेल 2019? तो 2019 में कौन सा .xlsx आता है। 2003 उसके पहले के वर्जन्स में एवं उसके पहले यूज होता था .xls। 2007 के बाद में .xls x यूज होने लगा, ठीक है। इस तरीके से तमाम सारे यूज होते हैं, CSV में भी यूज होता है, ठीक है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है CSV का मतलब, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है। इन सारे फॉर्मेट में भी एक्सेल फाइल को सेव किया जा सकता है। विच फीचर इन विंडोज अलाउ यू टू क्रिएट अ शॉर्टकट टू फ्रीक्वेंटली यूज फोल्डर्स फॉर इजियर एक्सेस, ठीक है। तो क्विक एक्सेस का यूज करते हो, जैसे आपका क्विक एक्सेस जो है वो आपको यहाँ पर मिल सकता है, आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज करेक्ट? प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखिए भाई, प्राइमरी मेमोरी यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, गलत है। लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म स्टोरेज होता है, वो भी टेम्परेरी स्टोरेज होता है। अब सेकेंडरी टेम्परेरी नहीं होता, परमानेंट होता है। विच बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आर डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द, गलत है। प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर बट हैज लोअर स्टोरेज कैपेसिटी, सही बात है। वाइल सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर बट प्रोवाइड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो एकदम से बेस्ट फिट है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑटोफिल फीचर इन एमएस एक्सेल 365? एमएस एक्सेल 365 ऑटोफिल फीचर का पर्पज क्या है? ये ऑटोमेटिकली फिल कर देता है सम आर रेंजेस ऑफ वैल्यूज टू कॉपी सेल कंटेंट कंटिन्यू पैटर्न, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा, सॉरी, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो आपका सही है ना। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर है। अब देखो किस तरीके से ये काम करता है, जरा देख लेते हैं एक बार। जैसे मैंने यहां पर लिखा 1, 2 लिखा, 3 लिखा, अब देखो इसको एक पैटर्न मिल गया। अब मैं अगर मैं ऑटोफिल कराने की कोशिश करूंगा तो सिलेक्ट ऑफ रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे कॉर्नर पे आएंगे, छो ब्लैक सा प्लस साइन मिलेगा, इसको नीचे करते चले जाइए, देखिए ऑटोफिल हो गया जो पैटर्न मिला। अब मैं देखो पैटर्न चेंज कर रहा हूं, मैंने नंबर्स ले लिए इवन नंबर्स, इवन नंबर्स के अगर मैं ऑटोफिल करूंगा, देखो ये उसी नंबर में सिलेक्ट हो गए हैं। अब मैं मंथ को भी कर सकता हूं, ठीक है, जनवरी और फरवरी इसको मिल गया, तो इसको सिलेक्ट करिए और नीचे क्या कर दिया, ऑटोफिल कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। दैट वन इज ऑटोफिल फीचर टू कॉपी सेल कंटेंट और कंटिन्यू अ पैटर्न। When you reuse slide from another presentation in MS PowerPoint 365, which of the following options ensures the imported slide retain their original formatting? तो अगर आपको ओरिजिनल फॉर्मेटिंग रखनी है तो कैसे यूज करना होगा? क्लिक कीप सोर्स फॉर्मेटिंग इन द रीयूज स्लाइड पेन, ऑप्शन नंबर 4 को साथ जाना होगा, ठीक है ना। आई बात समझ में? जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक है। When working with text wrapping around an image in MS Word with
which layout option provide the most flexibility in precisely positioning the image relative to the text and other elements ignoring the text flow। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, तब आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग हमने बना रखी थी, तो इसको हम 0 कर देंगे। ठीक है ना। ठीक है। अब देखो, अब मैं यहां पे एक इमेज इंसर्ट कर रहा हूं। तो इमेज और टेक्स्ट के बीच में आपको चीजें समझ में आएंगी। जस्ट अ मिनट। हो जा भाई, हो गया। ठीक है। देखो भाई, अब देखो जैसे ही ये इमेज आई थी, तो इमेज देखो टेक्स्ट के ऊपर इस तरीके से आ रहा है। तो जब टेक्स्ट और इमेज का कॉम्बिनेशन होता है तो वहां पर टेक्स्ट रैपिंग फीचर्स का यूज करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, देखो लेआउट ऑप्शन में आ गया विद टेक्स्ट रैपिंग। विद टेक्स्ट रैपिंग में अभी ये टाइट पर लगा हुआ है। अगर मैंने इसको थ्रो पे कर दिया, ठीक है, तो ये देखो टेक्स्ट के बीच में कहीं पर भी जाके वो सेट हो जाएगा जहां पर इमेज को हम मूव कर रहे हैं। अगर इसी को मैंने कर दिया बिहाइंड द टेक्स्ट, अब देखो इमेज जो है हमारी टेक्स्ट के पीछे चली गई। देखो अब टेक्स्ट मूव नहीं हो रहा है बस, लेकिन इमेज जो है वो टेक्स्ट के पीछे है। आप इस इमेज को फ्रंट द टेक्स्ट भी कर सकते हो। देखो ये, तो दिस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं हम लेआउट ऑप्शन से। तो अब यहां पर क्या यूज करेंगे, when working with text wrapping around an image in MS Word, which layout option provides the most flexibility and precisely positioning the image। तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं behind text या in front of text, ये सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, इमेज की पोजीशन को टेक्स्ट के रिगार्डिंग रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3। ठीक, आगे बढ़ें। हाउ कैन यू चेंज द मार्जिन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, कैसे चेंज कर सकते हो। आप लेआउट टैब पर जाइए, पेज सेटअप पे आपको मार्जिन मिलेगा, यहां से आप इसको चेंज कर सकते हो। देखिए भाई, लेआउट टैब पे गए, पेज सेटअप पे मार्जिन पे गए, यहाँ पे मार्जिन आप उसका चेंज कर सकते हो। विच फीचर इन MS PowerPoint 2019 allow you to reuse slides from another presentation without copying content manually। बताओ भाई। तो reuse slides under the home tab। What is the primary purpose of sections feature in MS PowerPoint when managing a large presentation। जब सेक्शन की बात करते हैं MS PowerPoint में, तो ये एक प्रेजेंटेशन को डिवाइड कर देता है लॉजिकल ग्रुपिंग में। ठीक है ना, फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बेस्ट फिट है। When navigating through options in a dialog box or menu using the keyboard, what is the primary function of the tab key। टैब की से आप क्या कर सकते हो, जो भी विंडो खुली होगी। अब देखो आपको टैब की का फीचर दिखाते हैं। देखो जैसे मैंने टैब की प्रेस करी, अब तो यहाँ टेक्स्ट की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे टैब की बात करें। अब देखो इस स्क्रीन पर, अब देखो यहाँ पर जैसे होम पे आ गए, टैब की प्रेस की तो यहाँ तो टेक्स्ट में चल रहे हैं, लेकिन मैं करता हूँ Ctrl+D। अब देखो मैं इस विंडो में जो भी अवेलेबल ऑप्शंस होंगे, अब देखो बॉडी पे मैं टैब यूज कर रहा हूँ, तो जितने भी अवेलेबल ऑप्शन होंगे इनके बीच में मूव करना टैब की का काम होता है। ठीक है, किसी भी विंडो की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो टू मूव द फोकस टू नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शन और कंट्रोल ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस F5 इन MS PowerPoint 2019। जब F5 आप प्रेस करते हो तो क्या हो जाता है, स्टार्ट्स द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग। और अगर शिफ्ट के साथ F5 दबाओगे तो स्लाइड शो तो होगा, लेकिन कहां से, फ्रॉम करंट स्लाइड। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डिफाइनिंग अ नेम्ड रेंज इन MS Excel। MS Excel में नेम्ड रेंज अगर करना है तो क्या करोगे, क्या डिफाइन करता है,
टू क्रिएट अ विजुअल चार्ट और ग्राफ फ्रॉम द सिलेक्टेड डेटा, नहीं। टू रेफर टू अ सेल और रेंज सेल्स यूजिंग अ मोर डिस्क्रिप्टिव एंड इजियर टू अंडरस्टैंड नेम इन फॉर्मूलाज, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। In MS Word, when a user wants to move a block of text from one part of document to another, which the following sequence of actions should be performed? अगर आपको टेक्स्ट और ब्लॉक को मूव करना है एक डॉक्यूमेंट से दूसरे में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मूव करना है। तो जब आपको मूव करना होगा तो डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा। और जब डॉक्यूमेंट को कट करोगे तो कट द टेक्स्ट, पेस्ट द टेक्स्ट एट द डिजायर्ड लोकेशन, जहां पेस्ट करना चाहते हो वहां पेस्ट कर दीजिए। In many Windows application, Alt plus space bar typically invokes which of the following? ठीक है, एक सिस्टम मेन्यू ओपन करता है जहां आपको ऑप्शन मिलते हैं, मूव है, साइज है, मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, ऑप्शन नंबर 3। इन विंडोज ओएस विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फाइल अलाउड इन अ फाइल और फोल्डर? बताओ भाई। सिस्टम्स लाइक एस्टेरिक्स और क्वेश्चन मार्क्स आर नॉट अलाउड, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना। Which output device is specifically designed to produce high quality printed graphics? तो हाई क्वालिटी प्रिंटेड ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए आप किसका यूज करते हो? इंकजेट प्रिंटर्स का यूज करते हो। आपसे पूछ लिया जाए प्लॉटर का यूज करते हो, है ना। प्लॉटर का यूज बड़े बड़े बैनर्स होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो प्लॉटर आपकी एक क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। अगर आपसे पूछ लिया जाए आउटपुट डिवाइस, प्रोजेक्टर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक आपकी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। अगर प्रिंटर के टाइप्स की बात करें तो दो टाइप होते हैं, एक इम्पैक्ट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट में आपके करेक्टर्स और लाइन प्रिंटर आते हैं। लाइन में ड्रम हो गया, चेन हो गया, ब्रांड हो गया, डॉट मैट्रिक्स और डेजी बिल, ये आपके करेक्टर प्रिंटर्स हैं। वहीं आपके इम्पैक्ट में बात करें तो इंकजेट हो गया, लेजर प्रिंटर्स हो गया, थर्मल प्रिंटर्स हो गया, ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का टाइप है। What happens when you press enter while working with a bullet or numbered list name? जब आप बुलेट में काम कर, जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो तो उसके अगला वाला, सपोज दैट आपने बुलेट में ABC लगा रखा है, तो जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो अगर A है तो B हो जाएगा। अगर आपने नंबर लगा रखा तो 1 2 3 है तो अगले 3 के बाद चौथा हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये उसके आगे वाली सीरीज को कंटिन्यू करता है। तो इट क्रिएट्स अ न्यू लिस्ट आइटम विद द सेम बुलेट और नंबर। ठीक है। In an MS Excel spreadsheet, what does the cell address B5 represent? अगर आपका सेल एड्रेस B5 है तो मैंने आपको बताया था B5 में B क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। B क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। 5 क्या रिप्रेजेंट करता है? रो को। यानी कि B5 सेल एड्रेस जो है वो B नंबर की कॉलम है, 5 नंबर का रो है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? A row B5, no, a column B and row 5, option number 4. ठीक है। In the context of file deletion, what is the typical immediate effect of moving a file to the trash or recycle bin in GUI based operating system? अब देखो, जब भी कोई फाइल डिलीट करते हो तो टिपिकल इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है? टिपिकल इमीडिएट इफेक्ट आपका यही होता है कि जो भी फाइल जब आपने डिलीट की, रिसाइकिल बिन में तो गई, लेकिन वो परमानेंट एड्रेस उसका रिमूव नहीं होता है उस एड्रेस से, उस मेमोरी एड्रेस से। भाई अगर परमानेंट मेमोरी एड्रेस रिमूव हो गया तो फिर फाइल जो है वो रिस्टोर नहीं हो पाएगी। बात समझ में आ रही है? तो जब तक आपका रिसाइकिल बिन में है, इसका मतलब वो पार्शियली डिलीट तो हुई है, लेकिन परमानेंटली आप उसको स्टोर भी कर सकते हो। रिस्टोर पे जाके रिसाइकिल बिन में फाइल को सिलेक्ट करके रिस्टोर करके, यानी कि उसका एड्रेस अभी भी वही है जो पहले था। बात समझ गए? तो जैसे देख पा रहे हो, द फाइल डेटा इज इमीडिएटली ओवररिटन और अनरिकवरेबल, गलत। द फाइल मेटा डेटा इज इमीडिएटली पर्ज्ड फ्रॉम द फाइल सिस्टम, नो। फाइल इज कंप्रेस्ड एंड आर्काइव्ड बिफोर बीइंग परमानेंटली डिलीटेड, ऐसा भी नहीं। The file is moved to special directory and its directory entry is updated, but the data remains on the storage device. Option number 4 ही सही है। Which shortcut key combination is used to insert a hyperlink? तो Ctrl plus K का यूज करते हैं। Ctrl plus N नई प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। In MS PowerPoint, which of the following tabs must first select as the open option for the loading a shipped PowerPoint file?
सेव्ड पावर पॉइंट फाइल को अगर आपको ओपन करना है तो आप किस टैब के माध्यम से ओपन कर सकते हो? तो उसको ओपन करने के लिए आपको जाना होगा फाइल टैब पर। फाइल टैब पर जाओगे, ओपन पे जाओगे। इन एप्लीकेशन विच मल्टीपल टैब्स लाइक ब्राउजर्स और एमएस वर्ड विच व्हाट डज कंट्रोल प्लस टैब डू? तो कंट्रोल प्लस टैब क्या? स्विचेस टू द नेक्स्ट टैब, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन? न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन को आपको क्या करना है? क्लिक फाइल या ओपन करोगे या कंट्रोल प्लस एन करोगे या फिर कंट्रोल प्लस ओ। तो नई प्रेजेंटेशन के लिए क्या करना है? कंट्रोल प्लस एन करना है, ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ अ यूजर ट्राइज टू रीनेम अ फाइल टू द सेम नेम एज एन एग्जिस्टिंग फाइल इन द सेम फोल्डर? तो अगर सेम नेम से ही, सेम फोल्डर में ही अगर आपको दूसरी फाइल रीनेम कर रहे हो तो क्या होगा? सिंपली क्या हो जाएगा भाई? विंडो डिस्प्ले एन एरर डिस्प्ले कर देगा, फाइल विद दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑप्शन नंबर 3। हाउ डू यू ऐड द टेक्स्ट टू अ स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट? एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को कैसे ऐड करोगे? तो कैसे ऐड करना है भाई? कंट्रोल प्लस टी करोगे, टू क्लिक ट्रांजिशन टैब करोगे, ड्रैग एन इमेज ऑन द स्लाइड करोगे। तो क्या करना है? क्लिक इनसाइड द टेक्स्ट प्लेस एंड स्टार्ट टाइपिंग। हाउ टू ऐड टेक्स्ट की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2। विच सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स करेक्टली इनिशिएट्स अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन इन एमएस पावरपॉइंट 2016 और लेटर? स्टेप्स करेक्टली इनिशिएट्स अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? फाइल पे जाओगे, न्यू पे जाओगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन कर दोगे। क्या? नो नहीं, यस। फाइल पे जाइए, न्यू पे जाइए, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। व्हाट इज द प्रॉपर वे टू प्रिंट अ स्प्रेडशीट इन एमएस एक्सेल? अगर प्रिंट करना है तो क्या तरीका हो सकता है? तो क्लिक ऑन द होम टैब से प्रिंट नहीं होता है, फाइल टैब पे जाओगे फिर प्रिंट करोगे, ऑप्शन नंबर 3। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द फॉर्मूला बार? फॉर्मूला बार का पर्पज मैंने क्या बताया था कि अगर कुछ भी टेक्स्ट एक्टिव सेल में लिखा हुआ है तो वही टेक्स्ट आपको फॉर्मूला बार में भी दिखेगा। टू इंसर्ट चार्ट एंड इमेजेस नहीं, टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ सेल्स नहीं, टू डिस्प्ले एंड एडिट द कंटेंट ऑफ अ सेल, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, समझ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज कैन बी यूज टू क्विकली ओपन अ प्रेजेंटेशन इन एमएस पावर पॉइंट? एमएस पावर पॉइंट में अगर प्रेजेंटेशन को ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस ओ करना पड़ेगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फाइंड एंड रिप्लेस? फाइंड रिप्लेस का मतलब क्या है? सर्च करेगा स्पेसिफिक टेक्स्ट को और उस टेक्स्ट को जिसको आप सर्च करोगे किसी दूसरे के साथ जिससे आप रिप्लेस कराना चाहते हो उससे रिप्लेस कर देगा। टू सर्च और स्पेसिफिक टेक्स्ट एंड रिप्लेस द इट विद अदर टेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम विद अ मल्टी कोर प्रोसेसर। What is the primary advantage of having multi-cores compared to a single core processor with the same clock speed when executing multiple independent tasks simultaneously? आजकल देख रहे हो, ठीक है, मल्टीपल कोर्स के साथ प्रोसेसर आ रहे हैं, तो किसी में मल्टी कोर है किसी में सिंगल कोर है, तो उसमें क्या प्राइमरी एडवांटेज है मल्टी कोर का और सिंगल कोर का? देखो कोर की अगर हम बात करें तो जब हम कोर बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, तो कोर बढ़ने से जो प्रोसेस को हैंडल करने की यानी कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने की जो टाइमिंग है, ठीक है, और जो एबिलिटी है वो थोड़ी सी और इंप्रूव होती जाती है जैसे आपकी कोर बढ़ती जाती है, ठीक है। अगर आपका एक ही टाइम पर कई सारे टास्क ओपन किए हुए हो तो कभी कभी आप देखते हो सिस्टम धीरे धीरे चलता है, प्रोसेस धीरे धीरे से होती है, तो इट इम्प्रूव टू हैंडल एंड एग्जीक्यूट मल्टीपल सेपरेट प्रोसेसेस कॉन्करेंटली। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसके लिए बेस्ट फिट है। If you want to save a workbook in MS Excel 365 so that only viewing is allowed and editing is restricted, उसके लिए आपको किस पर जाना होगा? आपको रीड ओनली मोड पर जाना होगा। What type of memory is used to store temporarily while a computer is running? कंप्यूटर जब चल रहा होता है, रनिंग कर रहा होता है, तो किस समय पर टेम्पररी डेटा का यूज किया जाता है पर्टिकुलर मेमोरी के द्वारा? दैट वन इज रैम, ठीक है ना। Which component of Windows OS allows users to modify system settings such as display resolution, sound preferences and other account? तो आप किससे इसको कर सकते हो? आप कंट्रोल पैनल से जाके सारी चीजें कर सकते हो। What happens when a user presses the bullet button in MS Word? तो जब भी बुलेट बटन प्रेस करेगा तो क्या होगा? जो भी टेक्स्ट होगा वो बुलेट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। जैसे अब देखो मैंने ये सिलेक्ट किया
और बुलेट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो टेक्स्ट तो जा बुलेट में चेंज हो गया, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू, इसमें से कौन सा एक सीपीयू का हिस्सा नहीं है। हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला जो है हार्ड डिस्क ड्राइव का हिस्सा नहीं है। इफ यू मूव टेक्स्ट यूजिंग कट एंड पेस्ट, व्हाट डज द टेक्स्ट गो बिफोर बीइंग पेस्टेड। देखो किसी भी टेक्स्ट को आपने कट किया, पेस्ट करने से पहले वो कहां पर जाता है, क्लिप बोर्ड पे जाता है और क्लिप बोर्ड से ही वो पेस्ट होता है। Consider a scenario where a user interacts within a touch-sensitive display. Which of the following best describe the functional duality of the component within a computer system? Touch-sensitive display की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो टच डिस्प्ले जो टच सेंसिटिव डिस्प्ले है तो उसके रिगार्डिंग आपको देखना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, इट एक्ट्स solely as an output device displaying visual feedback to the user section। अब देखो ये सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिवाइस ही नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस के साथ साथ इनपुट डिवाइस भी है। एक ही समय पर वो दोनों काम कर रहा होता है। यूजर एक ही टाइम पर उसमें इनपुट भी देता है, उस इनपुट का उसी स्क्रीन पर आपको आउटपुट भी दिख रहा होता है ना। तो ये तो गलत हो गया भाई। इट फंक्शंस एक्सक्लूसिवली एज एन इनपुट डिवाइस, अब ये देखो सिर्फ इनपुट डिवाइस के बारे में बता रहा है, ये भी गलत हो गया। इट सर्व्स एज बोथ एन इनपुट डिवाइस डिटेक्टिंग टच इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एंड विजुअल रिस्पॉन्स पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल, इनमें से कौन सी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। तो रोम, रैम हो, रजिस्टर हो, कैश हो, वो सबके सब वोलाटाइल है। What is the significance of PowerPoint's protected view? PowerPoint के प्रोटेक्टेड व्यू की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ आप रीड ओनली मोड एक्टिवेट रहता है, आप किसी भी फीचर को एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे, सब कुछ डिसेबल होता है। तो इट ओपन्स फाइल इन द रीड ओनली मोड डिसेबलिंग मोस्ट एडिटिंग फीचर्स, ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज आर नॉट अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का हिस्सा नहीं है। ग्राफिक कार्ड जो है वो सीपीयू का हिस्सा नहीं है, बाकी सबके सब सीपीयू का पार्ट है। Which action best describe the effect of applying bullets or numbering to a selection of text in MS Word? जैसे ही आप किसी भी टेक्स्ट पर बुलेट अप्लाई कर देते हो तो टेक्स्ट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो टेक्स्ट की अगर हम बात करें, इट कन्वर्ट्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू स्ट्रक्चर्ड लिस्ट विद सिंबल्स और नंबर्स फॉर अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। In MS PowerPoint 19 interface, which of the following icons should you click to save changes to the current presentation quickly? तो करंट प्रेजेंटेशन को क्विकली अगर आपको कुछ चेंज करना हो, ठीक है, तो आप किस आइकन पर क्लिक करोगे, जल्दी से बताइए। 250 कह रहा है कि टू सेव चेंजेस, तो सेव के लिए आप जाओगे इस वाले सिंबल पे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये आपका अंडू होता है, ये आपका रिडू होता है, ठीक है ना। बात समझ गए, दिखाते हैं आपको पावर पॉइंट में। देखो भाई, ये जो देख रहे हैं आपको क्या है, अंडू है, और इस तरीके से आपको ये दिखेगा ये रिडू है, और ये जो है आपका ये सेव वाला फंक्शन है, समझ गए ना। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लाइड मास्टर इन एमएस पावर पॉइंट, स्लाइड मास्टर का क्या पर्पज है, मैंने आपको बताया था इसका पर्पज, ठीक है। टू अप्लाई कंसिस्टेंट फॉरकास्टिंग ऑफ फॉर्मेट टू ऑल स्लाइड्स, जो भी आप चेंजेस करते हो वो सारी की सारी स्लाइड्स पे एक ही बार में चेंज हो जाता है। इन एमएस पावर पॉइंट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एस्पेक्ट रेशियो सेटिंग 16:9 या 4:3 व्हेन यू आर सेटिंग अप योर स्लाइड साइज। जब आप स्लाइड साइज कर रहे होते हो तो एस्पेक्ट रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये क्या बेसिकली प्रोपोर्शन, स्लाइड जो स्लाइड का जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है स्क्रीन पर, वो कितना किस साइज में दिखेगा। तो इट डिफाइंस द प्रोपोर्शन ऑफ द स्लाइड डिस्प्लेस ऑन द स्क्रीन इन्फ्लुएंसिंग हाउ द कंटेंट इज लेड आउट एंड हाउ इट अपीयर्स ऑन द डिस्प्ले सर्विसेज डिवाइसेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम गिवन टू द फोल्डर ऑन विंडोज, डिफॉल्ट जैसे कोई आपने नया फोल्डर बनाया तो विंडोज जो है वो अपने आप से कौन सा क्या फोल्डर का नाम देता है, वो देता है न्यू फोल्डर, ठीक है। Which function key can be used with Alt to choose the current application in Windows application? Alt to close the current, Alt के साथ आप क्या प्रेस करते हो, F4 प्रेस करते हो। Which tab is in MS Word 3 सेकंड द चेंज पेज मार्जिन ओरिएंटेशन एंड पेज, तो आप किस पे जाओगे, लेआउट पे जाओगे।
What happens if you start a new blank presentation while another presentation is already open in MS Word PowerPoint? ठीक है, तो slides from the current presentation are copied to the new one? No. The new presentation PowerPoint windows opens with the blank presentation. भैया देखो, एक खुली थी, दूसरी खोलोगे तो नई प्रेजेंटेशन खुल जाएगी, जो आपकी पहली ओपन थी उसमें आप काम एज इट इज कर रहे होगे। हाउ डू वी कस्टमाइज बुलेट्स इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में बुलेट को कैसे कस्टमाइज किया जा सकता है? होम पे जाओगे, बुलेट पे जाओगे, डिफाइन न्यू बुलेट, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो एज इट इज सही हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन टू वैलिड वे टू मूव द सेलेक्ट इन द टेक्स्ट एमएस वर्ड? ड्रैग एंड ड्रॉप मूव हो जाता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस ड्रैग मूव हो जाता है, कट एंड पेस्ट मूव हो जाता है, फॉर्मेट पेंटर ऐसा कुछ नहीं काम करता है, तो ऑप्शन नंबर चौथा। What is the main purpose of the taskbar in the Windows desktop interface? Main purpose of the taskbar in the Windows desktop interface की अगर हम बात करें तो देखो भाई, तो क्या हो जाएगा? It provides access to open and frequently used programs. पहला ही ऑप्शन सही निकल आया, ये it provide access to open and frequently used programs। तो टास्क बार में जो आइकन आ जाते हैं, जो ऑप्शंस ओपन एप्लीकेशंस ओपन होते हैं, उनके बारे में ये यहाँ पर शॉर्ट आइकन में इसको दिखा देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन फंक्शन एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट? टच स्क्रीन, ऑप्शन नंबर ए। माइक्रोफोन आपका इनपुट हो गया, प्रोजेक्टर आपका आउटपुट हो गया, स्कैनर आपका इनपुट हो गया, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? ग्राफिक कार्ड, रिपीट हो गया क्वेश्चन। इन MS PowerPoint, which of the following keys must be pressed to start a new line while typing inside the text box? तो एंटर की का यूज करते हो, किसका यूज करोगे? एंटर की का यूज करोगे। जैसे टेक्स्ट बॉक्स में आप यहां से लिख रहे हो, अब नई लाइन पे लिखना है, तुरंत एंटर कर दोगे तो नई लाइन से आ जाएगा। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू यूज द फॉर्मेट पेंटर टूल इन MS Word? MS Word में फॉर्मेट पेंटर टूल जब यूज करते हो तो ये कॉपी करता है किसको? फॉर्मेटिंग की कॉपी कर लेता है, एग्जांपल फॉन्ट की, कलर की, फ्रॉम वन पीस ऑफ टेक्स्ट टू अनदर, ऑप्शन नंबर 4। इन MS PowerPoint अब देखो दिखाते हैं आपको फॉर्मेट पेंटर कैसे काम करता है। देखो जैसे यहाँ पर ये था, मैंने इसको रेड कर लिया, है ना, अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, अब फॉर्मेट पेंटर पे इसको कॉपी कर दिया। अब देखो ये इस तरह का सिंबल आ जाएगा, अब जिसके ऊपर इसके क्लिक कर दोगे तो वही फॉर्मेटिंग लगा देगा, इसको कर दिया, वही बात। इस तरीके से फॉर्मेट पेंटर काम करता है। In MS PowerPoint 2019, when you press the enter key while typing in a text box, what is it? Text box is automatically resized. Cursor moves to the next line within the same text box, option number 3. What is the correct method to save a new workbook in MS Excel? MS Excel में नई वर्कबुक को सेव करने का क्या तरीका है? फाइल पे जाइए, सेव एज क्लिक कर दीजिए, या फिर शॉर्टकट का यूज कर लीजिए Ctrl+S, या फिर सेव एज F12 का यूज कर लो। Consider a scenario where a user is interacting with a graphical application. Which component of the computer system is primarily responsible for rendering the visual element displayed on the monitor? कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई? GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। Which of the following is the function of Ctrl+Shift+B? यानी कि पेस्ट फॉर्मेटिंग की बात कर रहा है ना, किसको बात कर रहा है? पेस्ट कंटेंट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। बोलो हाँ कि ना, समझ गए भाई? तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं? कमेंट में भाई एक बात जरूर बताना, ठीक है ना। काफी मेहनत हुई है इस क्लास के लिए, और तबीयत भी मेरी सही नहीं है, फिर भी क्लास हो रही है, ठीक है। इन अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट रोल डज रैम प्राइमरली प्ले व्हेन मल्टीपल एप्लीकेशंस आर ओपन साइमल्टेनियसली? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उस समय पे रैम का रोल क्या हो जाता है? जब हम रैम के रोल की बात करते हैं तो इट एक्स ए परमानेंट स्टोरेज, तो परमानेंट स्टोरेज तो नहीं होती है रैम। It temporarily holds active program data and instance to enable fast switching between tasks। बिल्कुल दूसरा ही ऑप्शन जो है वो आपका सही हो गया। ये टेम्परेरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है एक्टिव प्रोग्राम के बीच में, और फिर फास्ट स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट टास्क में ये हेल्पफुल होती है। What is the shortcut to open MS PowerPoint for directory from the application? Open Ctrl+O, ऑप्शन नंबर
तीसरा। इन MS/2019 वहीं अगर P की बात करें तो प्रिंट होता है, S की बात करें सेव होता है, N के लिए कंट्रोल प्लस एंड न्यू प्रेजेंटेशन। इन MS/2019 which of the following features can you use to change the page orientation in your document? पेज ओरिएंटेशन अगर चेंज करना है तो पेज ओरिएंटेशन पेज लेआउट टैब पर जाओगे, ओरिएंटेशन पे जाओगे। ओरिएंटेशन में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक पोर्ट्रेट मिलता है और एक आपको लैंडस्केप मिलता है। ठीक है, पोर्ट्रेट जो है बाय डिफॉल्ट पेज पे लगा होता है, ठीक है ना। पोर्ट्रेट जो है वो आपका कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है ना, और लैंडस्केप जो है वो आपका कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है ना। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रैम एंड रोम आर विद रेफरेंस टू कंप्यूटर मेमोरी इज करेक्ट? रैम इज नॉन वोलेटाइल। भैया रैम वोलेटाइल होती है, कितनी बार बताया मैंने। रोम इज फास्टर देन रैम, गलत है। रैम कैन नॉट बी रिटन टू ओनली वंस रीड फॉर्म। रैम टेम्पोरली स्टोर डेटा फॉर एक्टिव एंड वाइल टेम्पोरली स्टोर फॉर्मवेयर। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द कैश मेमोरी इन अ कंप्यूटर? स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्स डेटा फॉर क्विक रिट्रीवल। ऑप्शन नंबर 3। Which of the following is the most effective method for organizing files and folders in a computer's operating system? ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी हो चुका है। ठीक है, क्रिएटिंग अ लॉजिकल फोल्डर स्ट्रक्चर दैट रिफ्लेक्ट द कंटेंट यूजिंग क्लियर डिस्क्रिप्टिव नेम्स। ऑप्शन नंबर 1। In the architecture of central processing unit, which statement accurately distinguishes the function of ALU and CU? देखो, ALU decodes instruction while CU handles data storage task। गलत बात, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। CU executes arithmetic operation, यही गलत। ALU arithmetic operation को execute करती है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ALU handles calculations and logical operations, बिल्कुल सही फंक्शन है ALU का। CU manages instructions flow and coordination। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। What is the function of the keyboard control plus F? क्या करता है control plus F? It forward mail, check the correct spelling, format containing document, तीनों ही गलत हैं। It opens a search or find feature to locate text in items of file or web page application। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। Which of the following is the true? When you delete a file and it is placed in the recycle bin on Windows। जब आप कोई फाइल हटाते हो, उस विंडोज की रिसाइकल बिन में रखा है, तो इनमें से कौन सा सत्य है? The file is moved to the system's storage space but remains inaccessible until permanently deleted। क्या ये बात सही है? देखते हैं आगे। The file remains locked, ऐसा भी नहीं। The file is permanently removed। The file can be restored by right clicking it and selecting the restore option। ऑप्शन नंबर 4। रिसाइकल बिन में जाने की बात हो रही है। Which method allow you to create a new text file inside a specific folder in Windows? Create a new text file inside a specific folder। ठीक है, open folder, right click, new text document। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। What is the main purpose of the tab key? To shift the cursor to the next field or tab position। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, Which of the following is an example of an operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है इसमें से? विंडोज 10 है। बाकी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी ब्राउजर है आपका। Which keyboard shortcut is used to cut? Which keyboard shortcut is used to cut? कट के लिए आप क्या यूज करते हैं? Ctrl+X। ये Z है अंडू के लिए, ये पेस्ट के लिए, और ये कॉपी के लिए। Which option correctly explains the fundamental difference between input and output devices? देखो भाई, इनपुट डिवाइसेस क्या? जो भी डेटा यूजर के द्वारा सिस्टम के अंदर भेजा जाता है, चाहे वो पॉइंटिंग डिवाइस के फॉर्म में हो, चाहे कीबोर्ड से भेजा गया हो, ठीक है ना, ये सब का सब इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में कौन सा करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, जरा देखते हैं। Input devices change user input into digital format while output device permanently save system। ऐसा तो नहीं है। Input device directly interact with CPU while output device work independently with CPU involvement। नहीं। Input devices run preloaded instructions। ऐसा भी नहीं। Input devices enables users to send data into the system। बस यही मेन बात है। While output devices communicate processed information back to the user। बिल्कुल सही है। ठीक है,
मतलब प्रोसेस होने के बाद यूजर को किस तरीके से दिख रहा है, कहां से दिख रहा है, वो आउटपुट डिवाइस है। Which of the following accurately explains why a touch screen can be considered both an input and output? देखो टच स्क्रीन जो है दोनों की तरह काम करती है, इनपुट भी और आउटपुट भी। तो इट प्रोसेसेस यूजर डेटा इंटरनली एंड सेंड इट टू मेमोरी, नहीं। इट अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद विजुअल डेटा एंड सेंड टच सिग्नल टू द कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर दूसरा ही सही है। व्हाट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू? एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेस डेटा। कनेक्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कनेक्ट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। अगर पूरे के पूरे सीपीयू की अगर हम बात करें, लेकिन कनेक्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ना करके ये ऑप्शन होगा दूसरा नंबर, ठीक है ना। एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, एंड प्रोसेस डेटा, ऑप्शन नंबर दूसरा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रिंट प्रीव्यू? देखो प्रिंट प्रीव्यू की जब भी बात करते हैं तो प्रिंट करने से पहले पेज आपका प्रिंट किस तरीके से होगा उसको चेक करने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू यूज करते हैं, ठीक है ना। तो प्रिंट प्रीव्यू टू चेक हाउ द स्प्रेडशीट विल अपीयर ऑन पेपर एंड एडजस्ट लेआउट फॉर्मेटिंग, ऑप्शन नंबर 1। In MS Word, which command allow you to duplicate a selected block of text? Duplicate of selected block of text करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। What is the purpose of creating सब folders when organizing files? फाइलों को व्यवस्थित करते समय सब फोल्डर्स बनाने का क्या उद्देश्य है? To group related files together for better management, ठीक है। Which of the following action will create a new folder? कौन सा एक्शन इसमें नया फोल्डर बना देगा? राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, सेलेक्ट न्यू फोल्डर, ऑप्शन नंबर चौथा। या फिर शॉर्टकट यूज कर लो Ctrl+Shift+N का। द फॉलोइंग डिवाइस प्रोसेस डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम, फॉलोइंग डिवाइस प्रोसेसेस डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम, तो सीपीयू हो जाएगा भाई। इन एमएस एक्सेल व्हाट द प्राइमरी पर्पज ऑफ प्रिंट प्रीव्यू? टू व्यू हाउ द शीट विल लुक व्हेन प्रिंटेड, ऑप्शन नंबर 2। Which of the following is not a valid way to save a workbook in Microsoft Excel? है Microsoft Excel में इनमें से कौन सा एक वैलिड वे नहीं है? तो वैलिड तरीका नहीं होना तो फाइल क्लोज, ठीक है। Ctrl+S से भी सेव कर सकते हो, ठीक है। फाइल सेव से भी सेव और फाइल सेव एज भी कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही आंसर है। In MS Word, if you want to duplicate a selected text without removing it from its original, को डुप्लीकेट भी करना और रिमूव भी नहीं होना है तो उसके लिए कॉपी पेस्ट ही करोगे, ठीक है ना। विच कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड? बोल्ड के लिए Ctrl+V। आई किसके लिए होता है भाई? इटैलिक के लिए होता है। इटैलिक में जैसे ABC ऐसा लिखा है तो इटैलिक में थोड़ा सा तिरछा करके लिखेगा, ठीक है। दिखा दूं आपको इटैलिक, वरना कंफ्यूज हो जाओगे अभी इसको नहीं पता है। जैसे ये देखो नॉर्मल है, इसको मैं बोल्ड कर रहा हूं, ये बोल्ड हो गया। अब इसी को मैं इटैलिक बना रहा हूं Ctrl+I करके, देखो इटैलिक में ये तिरछा हुआ, ठीक है ना, और ये सिंपली बोल्ड है। बोल्ड इटैलिक समझ, ठीक है ना। डी किसके लिए यूज होता है? टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। Ctrl+U जो होता है वो अंडरलाइन के लिए यूज होता है ना। Which of the following action is essential for preserving changes made to an Excel workbook under a new file name? ठीक है, अगर नई फाइल में कुछ भी चेंजेस करना है तो फाइल को हम क्या करेंगे? सेव एज करेंगे। What is the primary function of an operating system in laptop? To manage hardware and software resources, ऑप्शन नंबर दूसरा। What is the main function of MS PowerPoint? Creating presentation and slides, ऑप्शन नंबर दूसरा। What is the standard method to save your work in PowerPoint? अगर वर्क को सेव करना है तो सिंपली क्या करना है? यूज द फाइल टैब, सेलेक्ट सेव और Ctrl+S, ऑप्शन नंबर दूसरा। फुल फॉर्म ऑफ CD? CD बोले तो कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। CD-ROM हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होता है। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है, ठीक है। Which of the following is an example of an input device that allow users to interact with the computer of typing text? टेक्स्ट को टाइप करने के लिए इनपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड है। What is the good way to keep your files organized on a computer? ठीक है, to use separate folder or different types of files, ऑप्शन नंबर 1। Where are files and folder typically stored in a computer? हार्ड ड्राइव में फाइल्स फोल्डर्स को रखा जाता है, ठीक है।
अब देखो जैसे फुल एक इस तरह का क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट इन बाइनरी सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू, गीगाबाइट किससे रिलेटेड है, 1024 MB से, 1 GB इक्वल टू 1024 MB। तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ ले। तो एक बिट बाइनरी डिजिट होता है, एक निबल में 4 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होता है। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट, 1 MB 1024 KB, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 MB। तो ये पूरी टेबल है, इसको देखना। हाईएस्ट जो डेटा स्टोरेज यूनिट है दैट वन इज जियोबाइट, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, कमांड बेस्ड में MS DOS और यूनिक्स हैं अगर पूछ ले तो। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, उबुंटू, फेडोरा, मैकिंटॉश है। वॉइस बेस्ड हो गया iOS है, सीरी है, ठीक है। गेस्चर बेस्ड हो गया, टच बेस्ड स्क्रीन हो गया एंड्रॉइड और iOS में, ठीक है। प्रोग्राम कंसेप्ट की बात करें, डीबगर हो गया, कंपाइलर है, असेंबलर है, इंटरप्रेटर है, ठीक है। ये कैसे काम, जैसे कंपाइलर की बात करें तो ये प्रोग्राम को हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में तो बदलता है, लेकिन पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में चेक करता है और जो भी एरर्स होती हैं वो आपको लास्ट में बता देता है। वहीं असेंबलर इसका अपोजिट होता है। असेंबलर में क्या होता है, सॉरी, इंटरप्रेटर इसका अपोजिट होता है कि ये पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएगा और हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा, लेकिन लाइन बाय लाइन चेंज करेगा। एक लाइन में अगर कोई एरर है तो उस लाइन को करेक्ट करिए, उसके बाद वो रन होगा। डीबगर सिंपली क्या है, एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसमें आपकी किसी भी प्रोग्राम में अगर कोई एरर है, कोई भी बग है, जो सॉफ्टवेयर में जो एरर्स होती हैं, कोड में जो एरर होती है उसको बग बोला जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो डीबगर यानी कि स्टेप बाय स्टेप्स उन एरर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए या इंस्पेक्ट ऑफ कोड को चेक करने के लिए डीबगर का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं असेंबलर की बात करें, ये सिंपली प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज से मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। हिंदी में भी दिया हुआ है। कुछ और नाम कुछ हैं, जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हो गया, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर ED रॉबर्ट्स हो गया, फादर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर मार्शियन हॉफ, फादर ऑफ इंटरनेट विंटन सर्फ एंड बॉब कहान, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब के टिम बर्नर्स ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जॉन मकार्थी, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम के एडा लवांसा, ऑपरेटिंग सिस्टम में गैरी क्लिडल, सुपर कंप्यूटिंग में सैमोर क्रे, है ना। तो ये तमाम सारे इंपॉर्टेंट हैं, कुछ देख लीजिएगा। इनपुट डिवाइस की अगर मैं लिस्ट में देखूँ, कीबोर्ड है, स्कैनर है, सारी इनपुट डिवाइसेस मैंने मेंशन करी हैं। OCR की बात करें, OMR की बात करें, ठीक है, MICR की बात करें, इसको हटा देना, ये गलत लग गया है यहाँ पे, ठीक है ना। टेक्स्ट रिकग्निशन करता है, मार्क एरिया डिटेक्शन करता है, चेक प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। आउटपुट डिवाइसेस आपकी ये आ गई यहाँ पर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में जो प्रोप्राइटरी हैं, ठीक है, वो देखो इस तरह विंडोज के जो वर्जन हैं। मैक OS एप्पल के जो प्रोप्राइटरी हैं वो ये हैं, सोनोमा, वेंचुरा, मॉन्टरी, बिक्सर, कैटालिना, मॉगबेस। लाइनेक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ओपन सोर्स है सब। क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, उबुंटू है, फेडोरा है, लाइनेक्स मिल्ट है, आर्क है, मंजारो है, काली लाइनेक्स है, ये हैकिंग में यूज होता है, एथिकल हैकिंग में, ठीक है। कोई ये सुपर कंप्यूटर्स हैं इंडिया के, इनके कुछ नाम हैं, पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चन। ये सुपर कंप्यूटर्स और हैं, ये इंटरनेशनल की अगर कवरेज करें तो EI कैप्टन USA। टाइप्स ऑफ वायरस की अगर हम बात करें, ठीक है, फाइल इन्फेक्टेड वायरस, फाइल को इफेक्ट करता है, इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स इंपॉर्टेंट है, वॉर्म भी इंपॉर्टेंट है ना। डिस्गाइज एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर बट परफॉर्म्स मैलिशियस एक्टिविटीज, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा इनको भी देख लीजिएगा। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें हम, ठीक है, तो पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज किया गया था, ये क्वेश्चन यहाँ से खूब पूछा जाता है। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो उसमें मैग्नेटिक टेप और रजिस्टर्स का यूज किया गया था, है ना। फिर तीसरी जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप्स, IC चिप्स का यूज होने लगा। फोर्थ में अगर हम बात करें LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज होने लगा। और फिफ्थ जनरेशन यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और नैनो साइंस अंडर मतलब क्या है चली रही है फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। तो ये थी आपकी क्लास। मोस्टली क्वेश्चंस को हमने कवर किया जो जिस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए आपके प्रीवियस एग्जाम्स में। तो होप इस क्लास को आपको काफी फायदा मिला होगा, ठीक है। इस क्लास को पढ़ने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, बस मैं आपसे यही चाहता हूँ, ठीक है। एक कमेंट जरूर करते जाइएगा। बाकी मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड लक, थैंक यू। आपका पेपर अच्छा हो और क्लास को जरूर कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक अगेन। परमार एकेडमी की तरफ से, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले
एग्जाम के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।